व्हाट डू यू थिंक, अगर हम पेटीएम मनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मोबीक्विक करके ऐप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर दे गुड? काम क्यों नहीं करती दुनिया, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों हम एश्योरेंसेस के पीछे भाग रहे हैं। यूट्यूब पे और स्पेशली इंस्टाग्राम पे आपको बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। टेक्निकली बोलें तो इंड्यूसमेंट कहते हैं कि आप में भी मैं लालच क्रिएट कर दूं, जो कि शायद आप लालची इंसान ना भी हो। अगर कोई कह रहा है कि बड़े सपने देखो तो वो अनएथिकल है, तो बड़े सपने देखना अनएथिकल कैसे हो गया? बड़े सपने दिखाना शायद कहा होगा मैंने। फेयर एंड लवली गोरा बना देंगे, नहीं बनाया। आप क्लेम कर सकते हो ना, कोई कॉलेज कहते हैं 100% गारंटेड प्लेसमेंट होती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती भी है तो रैंडम जॉब्स होते हैं। आपके साथ बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं। अवेयरनेस चाहिए ना, क्या लोन ऐप से लोन लेना सही है? बिकॉज मैंने कहा ना कि आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे, आप वापस नहीं आ पाएंगे वहां से। आपके साथ जब पहली बार हो जाए, प्लीज स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ। जनवरी से लेके अगस्त तक 11,269 करोड़ रुपीस के स्कैम इंडियन साइबर सेल को रिपोर्ट हो चुके हैं। और हमारी रिसर्च कहती है कि 80% स्कैम्स रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। थोड़ा टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी की भी, तो वो भी बोल रहे थे कि इतने दिन का MBA कोर्स है, बट फिर उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ये है। MBA की फुल फॉर्म भी चेंज करके उन्होंने बताई। अगर इसको MLM कह के ही बेचा जाता तब ये एथिकल था। मेरे स्टूडेंट ने इतना कमाया, मेरे 500 स्टूडेंट हैं, ऐसे करते हैं। मेरे को ये सब बोलने की ज़रूरत क्या है? ये सेम चीज़ें ही हैं सारी घुमा फिरा के, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग इस तरह से बात करके, चाहे वो लोन ऐप्स हैं, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे बिजनेस कोच हैं, जैसे भी हैं, अनएथिकली एथिकल के लाइंस को बहुत ज़ोर से पुश करते हैं वो। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि चोर की कैटेगरी में आ चुके हैं। कभी कोई ऐसे आपको धमकी नहीं आई कि भाई बंद कर दे, मेरी वीडियो डिलीट कर दे? डरना आपको चाहिए जो ये स्कैम कर रहे हैं। हम वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो एक मेरा डिसीजन है, तो आप डरिए प्लीज़ जो स्कैम कर रहे हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ और आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहीं पे उसका एक नुकसान भी है कि वहाँ पे फ्रॉड्स, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड स्कैम्स बहुत इजीली किए जा सकते हैं, नॉट ओनली थ्रू स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स बट ऑल्सो थ्रू इन्फ्लुएंसर्स। सो इस एपिसोड में हमने अपने गेस्ट असीम जुनेजा, ऑल्सो नोन एज अ डिजिटल ब्लॉगर, उनके साथ स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, फ्रॉड्स के बारे में, स्कैम्स के बारे में, उनकी लीगैलिटीज़ के बारे में, अगर स्कैम हो जाए तो क्या करें, स्कैम से कैसे बचें, इन सब के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। एंड उन्होंने हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग केसेस भी शेयर किए हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, बहुत सारे मिथ भी ब्रेक किए हैं। तो प्लीज़ एपिसोड एंड तक देखना, क्योंकि यू नेवर नो कि आप कितने स्मार्ट क्यों ना हो, ये फ्रॉड और स्कैम की दुनिया बहुत ही तेज़ है, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एपिसोड एंड तक देखना एंड अपने डियर वंस के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्लीज़ एंजॉय द शो। असीम जी, वेलकम टू शालो निशा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे, ट्रेडिंग पे, और आप सिखाते भी हैं अपनी स्टॉक पाठशाला में, बेसिकली इसकी टीचिंग्स भी देते हैं, असिस्ट भी करते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, अ डिजिटल ब्लॉगर, और आपकी लुक भी देखते हैं इतनी कूल सी। तो वहाँ से आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि आपने कंटेंट इतनी सीरियस चीज़ों को, क्योंकि जनरली अगर हम देखते हैं तो इसकी अलग से कंपनीज होती हैं ट्रेडिंग की और इसकी, तो कंटेंट में आने का कैसे सोचा, और ये डिजिटल ब्लॉगर नाम कैसे सोचा? ओके, सो डिजिटल ब्लॉगर नाम केम इन जब मैं एंजल में जॉब करता था एज VP मार्केटिंग देयर 2015-16। तो मैं कुछ जो मेरे बॉस थे, CMO थे एंजल के, ही यूज्ड टू टेक मी टू IIT और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। वहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप्स आती थी फंडिंग के लिए। तो एक पिचिंग राउंड होता है VC से पहले वेरीफाई करने के लिए, तो उनमें मुझे बिठा देते थे कि यू चेक आउट एंड टॉक विद दी स्टार्टअप्स। और वहाँ से थोड़ी आदत लग गई कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की। आई स्टार्टेड ट्रैकिंग आउट डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टार्टअप्स ऑन अ digitalblogger.com। एक डोमेन खरीद लिया मैंने ऐसे ही ऐसे ही रैंडम? पैसिव लेवल पे व्हाइल आई वाज वर्किंग। तो डोमेन वही रहा, बट देन मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में लिखना शुरू कर दिया और वो ज़्यादा ऑर्गेनिकली पिकअप होना शुरू हो गया। और मैं मार्केटिंग स्पेस को जानता था, तो मेरे को SEO भी आता था, तो उस हिसाब से वो गूगल से भी ट्रैफिक आना शुरू हो गया। तो मैंने ब्लॉग का URL चेंज नहीं किया, डोमेन चेंज नहीं किया। आई केप्ट ऑन डूइंग दिस एंड आफ्टर जब मैंने छोड़ा एंजल, तो मैंने उसी पे ही उसको फिर कंटिन्यू किया। ओके। तो digitalblogger.com का तो रीज़न यही है। दूसरा सवाल क्या था आपका?
दूसरा ये था, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी। सवाल नहीं है, वैसी ही बात थी कि इतनी कूल से, क्योंकि जनरली व्हेन वी थिंक अबाउट ट्रेडिंग स्टॉक्स तो ऐसे सूट कोट बूट टाई और या ओह ऐसे ओके, सो मैं प्रोफेशनल से ट्रेडर नहीं आते हूँ, हैं। आई एम हाँ नॉट जी, आई एम इन दिस इन्वेस्टर। इंडस्ट्री। हाँ, हाँ, मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ जैसे कि नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में। आई इन्वेस्ट इन हम्म, इंडियन एंड यूएस मार्केट्स या रियल एस्टेट एंड ऑल दैट। बट ट्रेडर नहीं हूँ, ट्रेडिंग की एबीसीडी भी नहीं आती है मुझे। बट स्टॉक पाठशाला के थ्रू हम वेरीफाइड ट्यूटर्स होते हैं जो खुद पीएनएल वेरीफाइड होते हैं या सेबी आईएआरए होते हैं या एनआईएसएम सर्टिफाइड होते हैं। उनको वेरीफाई करने के बाद वो पढ़ाते हैं स्टॉक पाठशाला ओके। में। फ्रॉम दैट एंगल आई एम जस्ट लाइक अ बिजनेस पर्सन, जो कि थ्रू ऐप जो कि 2019 की बनी हुई है बाय द वे, अभी नहीं आया है। बस हम मार्केट नहीं करते थे, बट जब से ये सब चल रहा है मार्केट में बहुत कुछ के बेचने को तो कोई भी आ जाता है आजकल, तो हमें लगा कि देन वी शुड मार्केट इट, बिकॉज कोई जेन्युइन एटलीस्ट बैकग्राउंड चेक के बाद स्पेस में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि हम्म, पढ़ाए, एटलीस्ट इसका फोकस पढ़ाई की तरफ हो, टिप्स या प्रॉफिट या इन चीज़ों की तरफ ना हो। okay, so basically you were into job and then you started a little bit of this content creation हाँ, and then you started your own business, this stock पाठशाला, करेक्ट। ऐसा? अ डिजिटल ब्लॉगर वाज आल्सो अ बिजनेस, क्योंकि अ डिजिटल ब्लॉगर पे मैं रोज़ ही मैं अकेला ही था 2015-16 से लेके 18-19 तक 3-4 साल मैं अकेला ही था बॉम्बे में। चेंबूर में रहते थे हम। तो वहाँ पे 1 बीएचके था। आई यूज्ड टू वेक अप एवरी डे। ये रोज़ का मेरा रूटीन था। सुबह उठना, सुबह उठ के 3 से 4 आर्टिकल लिखना, 2 से 3 अच्छा, ब्लॉगिंग एक्चुअली तभी मैं सोच रही थी कि क्योंकि व्लॉगिंग तो हमने बड़ा सुना है यूट्यूब हाँ, पे कि ब्लॉगिंग। व्लॉगर्स बहुत है, बट यूट्यूब पे ब्लॉगर क्यों है? वो एक्चुअली मेरा मेन हाँ, वो था। बॉम्बे वाला बी लाइक ब्लॉगर। अच्छा, तो ओके, राइटिंग वाला काम था, व्लॉगिंग नहीं किया अभी तक मैंने कुछ। ओके, बट हाँ, तो फिर लिखते थे। आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स। तो उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक आता है, लोग आते हैं, लीड देते हैं। वो लीड को आई यूज्ड टू सेल इट टू ब्रोकर्स। यही हाँ, सेम काम मैं एज अ वीपी करता था जब मैं वीपी एंजल में था। तो देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, चित्तौड़गढ़.com करके है, ऐसे मनी कंट्रोल भी तो है, पर बहुत सारी हैं। दे यूज्ड टू सेल लीड्स टू अस। क्यों? क्योंकि वो लोग उनके ट्रैफिक वेबसाइट पे राइट, आते थे। यही सेम चीज़ है digitalblogger.com के थ्रू। तो आइडिया वाज़ टू डू बिज़नेस, आइडिया वाज़ नॉट टू डू कंटेंट क्रिएशन। तो आर्टिकल ओके, राइटिंग, यूट्यूब आ गया, फिर यूट्यूब करना शुरू कर दिया 2017 में। तो ये चलता रहा, उसमें से भी लीड जनरेशन एंड ऑल दैट। सीरियस स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, सेबी, फ्रॉड्स, ये तो पिछले 3 पॉडकास्ट, ये पिछले 3-4 साल से हुआ है। पहले ओके। 2-4 साल तो यही सब था सो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन और ये सब आपने स्टार्ट किया एज अ बिजनेस, एज़ अ बिज़नेस। एंड फिर बिजनेस के लिए इट स्टार्टेड हेल्पिंग, एंड ये खुद भी बिजनेस बन गया, ये खुद भी कंटेंट एक, क्रिएशन भी बिजनेस बन गया। हाँ, मोर और लेस। इससे भी पीछे अगर जाए, अगर आपकी एजुकेशन हुँ, बैकग्राउंड एंड ऑल, क्योंकि आप अपनी बहुत वीडियोस में कहते हैं, अभी भी आपने कहा कि कुछ सिखा रहे हैं तो पहले आपको आना चाहिए, है ना? मोर और तो लेस। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ। सो देखो, इंडिया में जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हर कोई इंजीनियर बन रहा था। 2002 से 2006 में मैंने इंजीनियरिंग किया है। ओके, इन आई एम वेरी ओल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, ओके। तो पता ही नहीं था क्यों किया है, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए किया है। मोस्टली को पता नहीं होता इंडिया में कि हम भी एक्चुअली हम भी इंजीनियरिंग करने गए थे, हाँ, हमें पता था हम क्यों कर रहे हैं, ओके, ओके। क्योंकि सब कह रहे थे इसलिए। हमारी और जनरेशन को कोई आइडिया नहीं था। ओके, मेरे को जो कॉलेज भी मिला वो भी काउंसलिंग, मुझे याद है मैं अपनी मम्मी के साथ गया था। और वहाँ पे मिल रहा था, या तो हमारे शहर के 30 किलोमीटर शहर दूर है, एक वहाँ पे कॉलेज था, एक 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे था। अब वो 30 किलोमीटर वाला घर सब कह रहे थे अरे नज़दीक है, यहाँ कर लो। और इंजीनियरिंग भी क्यों करनी है ये भी नहीं पता, और कहाँ से करनी है ये भी नहीं पता। बस कॉलेज सेलेक्ट किया, हाँ ओके, काउंसलिंग डन, 4 साल बिता दिए उस जगह पे। पता नहीं है कि क्या सीखा है। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा जॉब लग गया इन्फोसिस में। मैं आईटी थोड़ा सीख गया या समझ गया। 4 साल वहाँ बिताए, फिर 2 साल आईबीएम में बिताए, 6 साल मैंने जावा में कोडिंग की है प्रॉपर। एंड देन मुझे लगा कि नहीं यार, इसके लिए अब मुझे जाके 2012 में रियलाइज़ हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बना था। आई प्रॉब्ली नीड टू डू समथिंग एल्स। फिर मैंने जॉब छोड़ी। मेरी उस समय अच्छी जॉब थी, 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा था 2012 में मैं। ओके, और मेरी शादी हुई थी जनवरी में 2012 में। मार्च अप्रैल में मैं चाइना में था। चाइना में क्यों? एमबीए करने के लिए, मैं पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे गया। ओके, मेरी तैयारी चल रही थी आईबीएम के समय के दौरान। बट देन आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ वर्किंग, टेकिंग इट सीरियसली कि आई नीड टू डू बिजनेस। मुझे बिजनेस में आना है, एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। आई वांट टू डू समथिंग इस स्पेस में। क्या करूँगा ये नहीं पता था, बट इस तरह से मतलब जॉब के डायरेक्शन में, स्पेशली आईटी में नहीं रहना है। आईटी अच्छा होता है जो कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो देन आई काइंड ऑफ वेंट इनटू दैट। सीब्स में, सीब्स करके कॉलेज है शंघाई में, तो वहाँ पे मैंने 2 साल बिताए। फिर उसके बाद मैं बीच में 3-4 महीने के लिए सिंगापुर भी गया इंटर्नशिप के लिए। तो वो एक अलग असीम जुनेजा बन गया। मतलब ऑनेस्टली आई वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन
2012 से जो मैं गया था इनपुट और जो आउटपुट वापस एयरपोर्ट से आया था, मैं बहुत ही अलग इंसान था। मैं वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स थे या मेरे जो बैचमेट्स थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई स्पेन से है, कोई कोरिया से है, चाइनीज़ तो हैं ही, अमेरिकन्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। तो हमें सीखने को मिला कि वो कैसे काम करते हैं, काम को किस नज़र से देखते हैं, क्यों करते हैं जो वो कर रहे हैं। दे हैव अ रीज़न। मैं एमबीए भी इसलिए कर रहा था क्योंकि आई वांट टू प्रोबब्ली गेट आउट ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग। मेरे को शायद ये भी नहीं पता था कि मैं एमबीए क्यों करने जा रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं करना है। बट उनके पास रीज़न था कि वो एमबीए क्यों कर रहे हैं। ओके। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि थैंक गॉड मैं सही जगह पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, एट लीस्ट आई विल बी इन ए फार बेटर स्पेस। तो 2 साल मैं चाइना में रहा, चाइनीज़ सीखी, माय वाइफ आल्सो केम, शी आल्सो काइंडा हेल्प्ड मी आउट। वो ट्यूशन पढ़ाते थे जाके अंग्रेज़ों के बच्चों को और वो ओके। घर का शी यूज्ड टू रन द हाउस एंड आई यूज्ड टू गो एंड मेरा एक साइकिल होता था। साइकिल खरीदा था मैंने 800 युआन का। तो वो साइकिल से मैं रोज़ कॉलेज जाता था क्लासेस लगाने के लिए। एंड देन दिस काइंड ऑफ वेंट ऑन। मैंने 5-6 इंटर्नशिप्स किए वहाँ पे। मैंने कोका कोला में काम किया है, मैंने सिंगापुर में जाके 2 महीने 3 महीने काम किया है, मैंने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया है, एक लग्जरी कंपनी में काम किया है, एक कैफ़े में काम किया है, कैफ़े में एज अ बिजनेस प्रोजेक्ट काम किया है। तो ऐसे 5-6 रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिले मुझे, जहाँ पे आई एक्चुअली अप्लाइड जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है क्लासेस में इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है और उसके बिजनेस के सॉल्यूशंस। तो मेरे को वहाँ पे रिसर्च का आदत लग गया बहुत। in-depth research of any space, comparative analysis, market positioning, how do you differentiate yourself in the market, किस तरह से आप अलग हो जाते हो और क्यों अलग ज़रूरी है, और जब अलग हो गए तो उसको स्केल करना कितना ज़रूरी है, and how do you actually scale operationally, all of that on a practical level। फिर जब मैं इंडिया आया, फिर अब obviously 40-50 लाख रुपए का लोन लेके आए, kind of went and the loan was there। तो मुझे चुकाना था। थोड़ी देर मुझे लगा कि 1-1.5 साल में जॉब करता हूँ, मेरी जॉब नहीं लगी। 2014 से लेके 2015 एंड हाफ तक आई वाज जॉबलेस, बट आई वाज वर्किंग विद ऐसे साइड गिग्स चल रहे हैं, गुड़गांव की कंपनी के साथ कुछ कर रहा हूँ या यूएस का एक स्टार्टअप के साथ कुछ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, स्टफ लाइक दैट। फिर वन फाइन डे एंजल पीपल कॉल्ड मी एंड दे सेड कि उन्होंने अपवर्क पे मेरा प्रोफाइल देखा है। अपवर्क एक हाँ फ्रीलांसिंग जी। स्पेस उस है, टाइम ओडेक्स नाम होता था आई थिंक ओडेस्क उसका। नाम होता था। हाँ जी। परफेक्ट। सो ओके वी बिलोंग टू द सेम स्पेस। Yes. तो ओडेस्क पे मुझे एंजल के एक वीपी थे, उन्होंने अप्रोच किया कि वी लाइक योर प्रोफाइल, क्योंकि उसमें हिस्ट्री बन जाती है कि आपने क्या क्या काम किया है। तो मुंबई में 3 महीने का एक प्रोजेक्ट है, आप आ जाइए और एंजल में काम करना है आपको, और उसके बाद आप चले जाना। तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। घर वाले कहते हैं बेटा जा तू जॉब कर, कुछ कर, ये एक बिजनेस वाला आइडिया कर लेंगे, पर एटलीस्ट गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्लस पैसे दे रहे थे अच्छा। तो आई वेंट देयर एंड देन दैट बिकेम अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वाह! इसमें 2 चीज़ें, हमने बात तो बहुत सारी चीज़ों पे करनी है, 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो यू स्टडीड इन चाइना फॉर हाँ 2 इयर्स, हाँ तो उसके बारे में अभी आई वांट टू नो कि आपको क्या डिफरेंस लगा चाइना के एजुकेशन में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ओके में? ओके फर्स्ट थिंग इज़ दैट, फिर लाइन वाइज़ पहले इनमें ठीक से है। 2 चीज़ें निकलती हैं, उस पे बात करते हैं। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, सी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इंडिया में भी एमबीए कर सकता हूँ। ग्रेट लेक्स चेन्नई में मेरा हो गया था, एसपी जैन सिंगापुर में मेरा हो गया था, सिंगापुर का एक यूनिवर्सिटी है एक और एनटीयू, वहाँ पे हो गया था, सीव्स में हो गया था। एमबीए के लिए मेरे को आईआईएम आईएसबी भी कर सकता था मैं, कॉम्पेटिटिव स्पेस है वहाँ पे होना। बट ऑनेस्टली उस टाइम पे जब हम कर रहे थे सभी इंजीनियर्स ही थे, जो वहाँ पे भी जो आईएम में एमबीए कर रहे थे, 90% ऑफ देम वर इंजीनियर्स, मोस्टली ओके। मेल। इंजीनियरिंग भी मेल ही करते हैं, तो इट्स जैसे वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल स्पेस। और वो इंजीनियर्स भी ज़्यादातर फ्रेशर्स ही होते हैं, मतलब आईआईटी किया और आईएम किया, इट्स अ टैग, इट यूज्ड टू बी अ टैग कि मैं आईआईटी आईएम या हूँ। बट आईआईटी करने के बाद ज़्यादातर लोगों के पास बीच में एक्सपीरियंस नहीं होता है, दे डायरेक्टली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईएम। एट दैट पॉइंट इन टाइम ऐसा होता था। तो मेरे पास सीखने के लिए फ्रॉम एकेडमिक्स को छोड़ के बाकी, सी एमबीए में ना ओके। आप प्रैक्टिकल सीखते हो, आपके कलीग्स आपको सिखाते हैं, आपके प्रोफेसर्स आपको सिखाते हैं, किताबें भी सिखाती हैं, बट मेजर एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू। तो देन दैट वाज वन बिग रीज़न, जो जिस तरह के नेटवर्क में था उन्होंने मुझे पक्का मना कर दिया कि इंडिया में एमबीए मत करना, इट विल कॉस्ट यू 2 टाइम्स 3 टाइम्स टू डू एमबीए आउटसाइड, बट इट विल बी वर्थ इट। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक तो फ्रॉम ए सप्लायर पॉइंट, फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव रादर, जो स्टूडेंट स्पेस है वो बस प्रोबेबली टैग्स के लिए काम कर रहा है, शायद, और नो उस टाइम पे ऐसा होता होगा। और जो एजुकेशन का क्वालिटी है इट्स वेरी वेरी थ्योरेटिकल। अब आप देखो कि मैंने 18 महीने का प्रोग्राम किया और मैंने 5 इंटर्नशिप्स किए हैं, और हर इंटर्नशिप्स 2 से 3 महीने की थी। तो आप देखिए कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरा, मैं एमबीए के असाइनमेंट्स भी कर रहा हूँ
और साथ में मैं कोका कोला का जो बॉटलर है वहाँ का शंघाई का, उसमें मैं देख रहा हूँ कि अगर उसको एक मिल्क का ड्रिंक प्रोड्यूस करना है, मार्केट में लेके आना है जो दूध से बना हुआ है, तो किस तरह से वो किसके कंपटीशन में तोड़ेगा, किस प्राइस पॉइंट पे लेके आएगा, क्या इंग्रेडिएंट्स उसको डिफाइन करेंगे, क्या वो हेल्दी है, किस तरह के कस्टमर को, किस तरह के ऑडियंस को वो टारगेट करेगा। मैं इन तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम इंडिया में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम था जहाँ पे आप इतना एक्सपोजर वाइल यू आर स्टडिंग, और मैं किससे, मैं मेरे मेरे स्टूडेंट्स कौन है साथ, कोई रेडियो जॉकी रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर रहा है जर्मनी में, कोई यूएस में कुछ बड़ा काम कर रहा था, वो दे वांट टू पिवट टुवर्ड्स समथिंग एल्स, के वहाँ पे कुछ गैप दिखाओ उनको, अरे यार 2 साल का एक प्रोग्राम करके आते हैं, वापस विल बी बेटर पर्सन, सोच के यही आते हैं। हमें होता है कि हम ना क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इसलिए आए हैं हम यहाँ पे। वैसे ये काफ़ी बिगेस्ट डिफरेंस है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि हमारे टाइम में भी ऐसा था कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने बोला 2002 की बात थी जब आप लोगों को देख के इंजीनियरिंग कर रहे थे। हाँ हाँ हम 2010 की बात कर रहे हैं, तब भी यही था। ऐसा माइंडसेट है इंडिया में। आई डोंट नो व्हाई हम क्यों नहीं एजुकेशन के मामले में इतना ग्रो कर पाए अभी भी, या Absolutely, बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं होता कि व्हाट डायरेक्शन दे शुड चूज। सी ये ना स्कूलिंग सिस्टम से शुरू हो जाता है। 10th करना है, +1 +2 में क्या रखेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल, कोई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा है, कोई आर्ट्स की बात नहीं कर रहा है, और आर्ट्स में अगर कर भी लेंगे तो आर्ट्स को लेके है क्या हमारे पास सप्लाई देने को, क्या कोई म्यूजिक स्कूल्स हैं अच्छे, क्या कोई डिज़ाइन स्कूल्स हैं अच्छे एट दैट स्टेज +2 के लेवल पे, नहीं है, नहीं। उतना है ही नहीं। तो बच्चे के पास ऑप्शन भी नहीं है कि यार या तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखे हैं हर गली मोहल्ले में, या डॉक्टर बन जाओ, या सीए बन जाओ आजकल, या लॉयर बन जाओ। ये 4-5 रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस हैं। अगर आप कुछ ऐसी काम करोगे जो क्लीशे नहीं है, तो आपको सोसाइटी अलग तरीके से देखती है। अच्छा क्या कर रहे हो, यूट्यूबर हो आजकल, नहीं नहीं काम क्या कर रहे हो, ट्रेडर हो, अच्छा नहीं नहीं काम क्या कर रहे काम क्या हो। कर सो नाउ इट सोसाइटी स्टिल लुक्स एट यू एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द बेस हैज़ टू चेंज। मेरे ख्याल से 4th-5th में पता लग जाना चाहिए बच्चा किस तरफ जाएगा, और उसको बाकी चीज़ें बहुत कम देनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में करना है 5वीं क्लास से स्पोर्ट्स करवाओ ना, ओलंपिक के लिए तैयार करो उसको। लेकिन अभी वहाँ बहुत दूर हैं हम, प्रोबेबली 30 से 40 साल दूर हैं हम फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव ऑन द ग्राउंड लेवल पे। मतलब बाहर जाके आपको इतना डिफरेंस लगा कि चाइना में जो एजुकेशन हो रही है और जहाँ इंडिया में हो रही है यहाँ पे। और मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, और आई डोंट थिंक अभी भी हम कैचअप कर पाए हैं उस चीज़ को लेके। मतलब आप सोचो कि जो प्रोफेसर्स थे हमारे, कोई ऑक्सफोर्ड से आया है, कोई हार्वर्ड से आया है, अब मैं उनसे सीख रहा हूँ। अब एंड ऐसा भी नहीं कि गेस्ट लेक्चरर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक लेक्चर लगवाया और एमबीए कॉलेज का लग गया कि यहाँ पे हमारे गेस्ट लेक्चरर ऑक्सफोर्ड से आते हैं। नहीं, दे आर इन हाउस फैकल्टी, वो एक्चुअल में पढ़ाते हैं, उनका एक्सपीरियंस पुराना ही यहाँ है। सीप से जो अपना करियर शुरू कर रहा है प्रोफेसर, ही माइट लैंड अप इन द यूएस एंड स्टे देयर फॉर एवर, more or less, in a good B school or a Master of Science university or a design school, depending on the direction that the person is. Marketing वाले बहुत सारे professors, they start from China, who are Chinese people, they actually end up in Europe or in the Okay. US. क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि सीप्स का recognition है, उस education system का recognition है। इंडिया के प्रोफेसर्स कितने के वहाँ के हैं और यहाँ के हैं, that I have limited information of, but I have limited hopes as well. तो बेसिकली चाइनीज एजुकेशन में आप ये सेइंग कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा जाता है, सिखाया जाता है कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देखे समझे। यहाँ इंडिया में थियोरटिकल है काफ़ी इंडिया ज़्यादा। में नंबर कितने आए हैं पे ध्यान है, हाँ। 90%, 95%। बेटा सीखा क्या तुमने, Knowledge. ये सवाल कौन पूछ रहा है। अगर मैं एक माइक्रो नीश की स्पेसिफिक पॉइंट को भी समझ गया और उस चीज़ को मैं बड़ा कर रहा हूँ विद एक्सपीरियंस, बैम्बू इफेक्ट सुना होगा आपने, बैम्बू 5 साल का इफेक्ट होता है, 5 साल मेहनत चलती है, दिखती नहीं है, कुछ लेकिन नहीं उसके बाद दिखता, वैसे ही एकदम आइसबर्ग से। होता है, ऊपर से छोटा दिखता है, नीचे से कितना बड़ा होता है। सेम चीज़ है, वी आर लुकिंग एट कि बाहर से क्या है। वी आर ए प्रेजेंटेशन कंट्री, हम बाहर से देखते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका घर कितना बड़ा है। हम कपड़े भी वही पहनते हैं जो दिखने में अच्छे हों, कंफर्टेबल हैं या नहीं पता नहीं। एट द सेम टाइम एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, बच्चा स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, क्या रैंक आ रहा है, शुरू से ही उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे फर्स्ट आना है, सीखूं नहीं सीखूं, मगिंग अप कर लो, जो मर्जी करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी यही करवाते हैं कि इस तरह से ऐसे सवाल आएंगे, ये सवाल का तैयारी कर लो। कॉन्सेप्ट पढ़ाने की, सिखाने की, समझाने की, एक्चुअल ग्रैस्प करने की, मेरा प्यार कैसे बनेगा एजुकेशन सिस्टम के साथ, मैं एक स्पेसिफिक पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट कैसे होऊंगा जब मेरे पर प्रेशर ही ये है कि मुझे नंबर लेने हैं। मेरे को अच्छा भी लग रहा है कोई चीज़, मैं शायद उस तरफ नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर वाले, टीचर, सोसाइटी सब लग रखे हैं पीछे कि यार तेरे को नंबर लेके आने हैं, नहीं तो उसका आईआईटी में हो जाएगा, आईआईटी के बाद उसका ये जॉब लग जाएगा, जॉब के बाद पता नहीं क्या क्या। दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, कभी खत्म नहीं होने वाला। राइट। ये मेंटालिटी से बाहर अगर हम खुद ही आ गए पेरेंट्स,
थिंग्स विल बी डिफरेंट। आई एम श्योर यू विल बी अ वेरी ग्रेट पेरेंट। यू हैव वो किड्स? पता नहीं, बट नंबर्स नहीं पूछते, हम डिस्कस नहीं करते हैं नंबर्स ओके, एट ऑल। सो दिस वाज अबाउट एजुकेशन। हाँ। इन जनरल माइंडसेट में आपको डिफरेंस लगा बिटवीन चाइनीज पीपल एंड इंडियन पीपल? जैसे आप जनरली लोगों से मिलते हो, हाउ दे टॉक, हाउ दे बिहेव, ऐसा? सी चाइनीज लोग ना, इंडियन लोग भी मेहनती हैं, बट अगर हम 100 इंडियंस और 100 चाइनीज को खड़ा कर दें, कोई भी एक जनरल सैंपल साइज उठा ले, वो 100 लोग ना बिजी हैं। चाइनीज वो काम कर रहे हैं, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया पकड़ लोगे ना, सारा सब मेहनती लोग हैं। फ्रॉम द डे दे आर बोर्न उनका माइंडसेट ये है कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत से ही कमाया पैसा आएगा, और उतना ही आएगा जितनी मेहनत की, उस हिसाब से आएगा। अलग अलग तरह के, अभी आप आज की तारीख में इंस्टाग्राम जनरेशन एंड ऑल दैट, ये फायर इफेक्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, या दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इंडिया में प्रॉबेबली इस चीज़ को लेकर थोड़ी मेच्योरिटी की ज़रूरत है कि मेहनत करनी ज़रूरी है। यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ थ्रू आउट द डे। और जो फिर अगेन दैट कम्स बैक टू, ये थोड़ा डीप पॉइंट है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मेरा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है ना, मैं पढ़ाई अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई इसलिए हूँ क्योंकि नंबर लाने थे, तो मैं इसलिए पढ़ा हूँ, मेरे को पसंद नहीं है वो एजुकेशन, और मेरी जॉब भी लगेगी ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने, तो मुझे काम करने का मन नहीं है, बस करना पड़ रहा है। तो दिस इज मेरे ख्याल से डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और जॉब लग गई तो मैं बहुत खुश हूँ, और अगर मैं जॉब स्विच करूँगा भी, कल को मुझे कुछ और जॉब भी करनी पड़े और सेम पैसे देती है, तो मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जॉब से प्यार नहीं था, मैं पैसे के लिए प्यार कर रहा था। वहाँ के, या कोई भी एक मेच्योर कंट्री इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट एंड वर्क, दे आर वर्किंग बिकॉज दे नो दैट दे हैव टू वर्क, और उसी तरीके से वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। पढ़ाई है नहीं है, काम इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है कि करना है। ये आपको इंडिया के सरकारी एरियाज में मिल जाएगा, प्राइवेट कंपनीज में मिल जाएगा। बहुत रेयर सिचुएशंस में मिलेगा जहाँ पे मुझे ये अच्छा लगता है, मैं पैशनेट हूँ, और सच में पैशनेट हूँ, और चाहे मेरे को 20 घंटे का काम करना पड़े, मैं करूँगा। नहीं, मेरे को जल्दी रिटायर होना है और मेरे को पैसा लेके आना है। ये माइंडसेट थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लगता है। एग्री। बीच में अभी हमारी बात हुई थी, आपने भी अपवर्क पे काम किया, हमने भी। हाँ अगर वो वाला एक्सपीरियंस जानना चाहूँ, क्योंकि आप हमसे काफ़ी टाइम पहले अपवर्क यूज़ करते हाँ, थे। मैं बहुत बुजुर्ग इंसान हूँ। हमें नॉट इन दैट No, सेंस। I take it as a pride. तो अगर मैं आज के बच्चों के लिए जानना चाहूँ, जो आज यंगस्टर्स काम कर रहे हैं अपवर्क पे, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड वेबसाइट, गुड मोड टू अर्न, और आप कुछ गाइडेंस देना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए एज अ फ्रीलांसर अपवर्क पे काम? सी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है नहीं। इंडिया इज़ रिलेटिवली अ चीपर वर्कफोर्स। अगर हम यूएस के क्लाइंट्स से काम करते हैं, जो अपवर्क पे काम कर रहा है, मेरे को लगता है कि ऑनेस्टली उसको शायद अच्छा लगता है वो काम, इसलिए वो कर रहा है। मतलब वो डिज़ाइन में है, या कंटेंट क्रिएशन में है, या कंटेंट राइटिंग में है, एडिटिंग में है, शायद वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दैट इज़ द स्पेस जहाँ पे वो एक्चुअली में कमा सकता है और उसको आता है। जॉब लग जाती है, दैट्स अ डिफरेंट स्पेस। फ्रीलांसर, फीवर, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे काम करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग एजेंसी की तरह भी काम करते हैं इसमें। बहुत से लोग अपने आप अपना करियर भी बिल्ड करते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जो कि पैसिवली रात को बैठ के 2 घंटे का कंटेंट कर लिया, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का वर्क है, एंड स्टफ लाइक दैट। दिस इज़ अ फैबुलस स्पेस फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। और यू नेवर नो, ऑनेस्टली, अगर अपवर्क ना होता, मैं नहीं यहाँ पे होता, मेरी डॉट्स कहीं और से कनेक्ट होती, बट बिकॉज ऑफ अपवर्क एंड दैट वन कॉल ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम इजिप्ट, मेरे जो CMO बॉस थे इजिप्ट से, मेरे व्हाट्सएप कॉल आता है रैंडमली दैट ओके दिस इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। तो अगर मैं अपवर्क पे नहीं कर रहा होता, मैं कुछ और कहीं कर रहा होता, तो वो प्रोफाइल नहीं बनी होती वैसी, तो मेरा डॉट कुछ और होता, मेरी लाइफ कुछ और होती, मैं कहीं और बैठा होता, शहर वाइज भी, माइंडसेट वाइज भी, पर्सनैलिटी वाइज भी, एवरीथिंग इन डिफरेंट, किसी पैरेलल यूनिवर्स में। आई बिलीव अगर मैं अपवर्क पे नहीं हूँ तो मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। तो फॉर पीपल आउट देयर जो कि आज की तारीख में साइड गिग्स करना चाह रहे हैं, स्टार्ट दिस, टेकिंग इट सीरियसली। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, बट मेक श्योर दैट यू आर इन हेयर फॉर अ लॉन्ग रन। आप ये सोचो कि मेरे को आज $5 पर आवर या $50 पर आवर के बेस पे कितना पैसा बन रहा है, और मैं बस इसके लिए कर दूँ। रेटिंग मैटर करती है, उस तरह के केसेस में रेटिंग खराब होती है, ऑल दैट। सो यू हैव टू टेक इट कि 2-3 साल चुपचाप काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, तुम्हारे लिए बिजनेस बन सकता है इवेंचुअली। आज की तारीख में सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कल को तुम लोग बिठा सकते हो एजेंसी बना के, बट एटलीस्ट क्रिएट ए प्रोफाइल, गेट सम एक्सपीरियंस, वर्क विद पीपल। तुम्हें काम दे रहा है कोई, वो भी एक प्रॉपर बिजनेस है, वो भी रैंडम लोग नहीं है, उनके साथ काम करो, टेक एज मच एक्सपोजर एज पॉसिबल, जितने मर्जी गिग्स उठाओ, जितनी कैपेसिटी है, लर्न करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिग्स करो, देन फिगर आउट इवेंचुअली किस तरह से तुम्हें इसको लेके चलना है।
2-3 साल लगेंगे, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक कि मैं जल्दी करना चाहता हूँ और जल्दी से मैं अमीर बन जाऊँ, कोई अमीर नहीं बनाने वाला, खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ। 2-3 साल के बाद गारंटी रिटर्न्स आएँगे। स्टॉक मार्केट में नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोल सकते हैं। सही, क्या बात जैसे है। वी आर इनटू डिजाइनिंग, तो हम डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हैं अपवर्क पे। ओके। आपके केस में आप सर्विस किस टाइप की देते थे, या अभी अगर मैं ये पूछूं सिंपल वर्ड्स में कि पहले आप अपना ये बताओ कि आप किस टाइप के गिग्स पे सो काम करते थे, एज़ एन एमबीए पास आउट तो मैं इसी तरह की कंसल्टेंसी करता था। किस तरह सो के? लेट्स से देयर वाज़ यूएस में एक कंपनी थी लॉस एंजलिस में ट्रीट डॉट मी करके, ठीक है? दे 2014-15 में दे वर डूइंग इन हाउस, वो घर पे भेजते थे। जो किसी को ये करवाना है, जो लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, नेल पॉलिश करवानी है एंड देन आईब्रोज़ का काम करवाना है। जैसे अर्बन कंपनी है अभी अर्बन आज क्रैप सैलून की जैसे, हाँ, सर्विसेज है। अर्बन कंपनी, अब अर्बन कंपनी नाम हो गया उसका। तो उस टाइम पे वो न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस में ये काम कर रहे थे। विल जोन्स करके दैट्स अ गाय। सो आई वर्कड विद हिम। यहाँ पे वी मेड एन ऐप, इंडिया की एक बेंगलोर की टीम हायर की हमने। तो मैं उस टीम के साथ आई एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर और मैं उस टीम से बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्रिएट करके व्हाइल वर्किंग विद द मैनेजमेंट, उनसे मेरा काम था ऐप का एग्जीक्यूशन करवाना, डिलीवरी करवाना ऑन अ टेक लेवल। ओके, ये उन्होंने बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट किया है। सो दिस इज़ वन थिंग, बट दिस वाज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ऐसे ही एक सऊदी अरेबिया के कंपनी थी जिनको अमेज़न पे अपने चार्जर्स होते थे आईफ़ोन के, जो चाइना में वो बनवाते थे और अलग-अलग यूएस में या कहीं पे बेचते थे, ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो माय जॉब वाज़ टू मेक श्योर कि अमेज़न पे उनका जो प्रोफ़ाइल है, वो जब सर्च करे कोई, तो वो टॉप ऊपर रेटेड है। आए। सो इट्स फ्रॉम एन एसईओ पर्सपेक्टिव। सो ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग गिग्स को लेके या कंटेंट राइटिंग को लेके या बिजनेस कंसल्टिंग को लेके आई वाज इन्वॉल्वड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। मैं 8 से 10 प्रोजेक्ट मेरे पैरेलल चल रहे होते थे एंड इसी चीज़ों को देख के ही उनको लगा कि जब उन्होंने देखा होगा तो शायद मेरे 40-50 प्रोजेक्ट खत्म हुए होंगे। तब तक एंजल के एक वीपी थे उस टाइम, उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने मेरी एक इंटरव्यू करवाई सीएमओ के साथ, जो मेरे बाद में बॉस बने। उन्होंने सिलेक्ट किया, ऑफर लेटर भेजा, मैं गया। फिर 3 महीने की अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मुझे फुल टाइम कर दिया। और ये कहाँ पे किया आपने सारा ये वाली जॉब? ये मुंबई में। ओके, हाँ, मैं जब कर रहा था फ्रीलांसिंग, मैं गुड़गाँव में था, ओके, 2014 से लेके 15 साढ़े 15 तक। देन मैंने बहुत किया। मैंने 2014 में जब वापस आया था तो मैं ई-कॉमर्स के शूज़ ऑनलाइन सेल करता था। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज़, ईबे, सब पे हमारे प्रोफाइल होते थे। मेरे फादर का बिज़नेस था शूज़ का। आई यूज्ड टू गो टू आगरा, दिल्ली एंड ऑल दैट। वहाँ से सामान सोर्स करके हमारा गोडाउन था, उसमें रखते थे। देन आई यूज्ड टू वर्क विद फ्यू पीपल। तब मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट देता था एडिटिंग करवाने के लिए शूज़ की फ़ोटो क्लिक करके। आई यूज्ड टू पुट देम, फिर उनकी सोर्सिंग करते थे, ऑर्डर्स आते थे। फिर इंडिया जो हमारा छोटा सा शहर था अबोहर, उसमें पोस्ट ऑफिस के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया, पार्टनरशिप किया मोर और लेस, कि मैं आपको बल्क में ऑर्डर्स ला के दूँगा, आप सस्ते में दीजिए। जो कुरियर कंपनीज़ थी वहाँ की। तो ये सब 1 डेढ़ साल किया है, साथ में ये साइड गिग्स किए हैं। तब ओके। जाके तो मैं एक वर्कहॉलिक इंसान हूँ, आज भी 15, 16, 17 घंटे काम करता हूँ और ये नेगेटिव टर्म नहीं है, मेरे को पसंद है इसलिए मैं करता हूँ, जो भी मैं। और ये 2006 से है या पहले से है, जिस तरह से भी मैंने जॉब किया है या बिज़नेस किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको करना चाहिए, मैं करता हूँ। मंडे टू सैटरडे मेरा यही रूटीन होता है, संडे नहीं होता है आज की तारीख में। संडे गोज़ टू द फैमिली। इंटरेस्टिंग। तो आई होप आई काइंडा आंसर्ड योर क्वेश्चन कि हाँ, साइड गिग्स, थोड़ा आगे भी सही चला है। गया मैं काफ़ी एक्चुअली। नहीं, सही था। आई थिंक इट विल हेल्प टू द पीपल हु वांट टू ग्रो देयर प्रोफाइल देयर। हाँ, बहुत सारे लोग लेते नहीं है सीरियसली, मतलब इसको सी के कुछ साइड में आ जाए $100 $50 एंड देन प्रॉब्ली विल सी लो ना यार। बट वो परफेक्ट बिजनेस भी बन सकता है रेदर देन साइड बिजनेस, इफ यस, वी विल से। दिस कुड बी अ करियर। मतलब आज की तारीख में इट्स चेंजिंग, बहुत पुराना है। आज की तारीख क्या कह रहा हूँ जी, मैं, जी, जी, इट्स बहुत हैपनिंग पुराना फॉर है। गुड 20 इयर्स नाउ। जैसे आप काफ़ी टाइम से इंटरनेट पे हैं, एआई की वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट आया होगा। आई थिंक कैन इसकी यू वजह से एआई एआई इज वन डायरेक्शन के काफ़ी चीज़ों को आसान बना दिया है। जैसे आज की तारीख में यूट्यूब में अगर हमें स्क्रिप्टिंग करना है तो ऑनलाइन कंटेंट में मतलब वो चैट जीपीटी से ही होता है। जी, जी, जी। या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं और जेमिनी हो गया। यू डोंट हैव टू सर्च। बट हाँ, चैट जीपीटी में भी सर्च करना पड़ता है कि जो चैट जीपीटी में बताया कि सच में सही था या नहीं। कई बार चैट जीपीटी भी धोखा दे देता है। ऐसे 2-3 बार हुआ है। ओके। दैट हैपेंस या हाँ। मतलब एक बार बोल देगा चैट जीपीटी का हाँ ये हुआ है, फिर उसको पूछो कि ये सोर्स क्या है, तो कहते हैं ये हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली दिस चैट हैपेंड जीपीटी विद की मी। तो बहुत स्टोरीज आती है। दिस इज वेरी वेरी वियर्ड। मतलब मैं स्क्रिप्ट बना दिया, वीडियो शूट कर दिया, एडिटिंग टीम कह रही है कि सर इसका सोर्स नहीं मिल रहा हमें। मैंने कहा यार होगा, मेरे को 2-10 मिनट दो। मैंने देखना शुरू किया, नहीं मिला। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इसका मुझे सोर्स बताना, कहते ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। तो मैंने कहा पहले क्यों बताया ऊपर।
ऊपर भी बता रखा है। हाँ, तो इस मामले में जेमिनी इज वेरी गुड Very फॉर विद सोर्स बता देता है या फिर सोर्स तो ये क्लियर भी कर बताता देता है। है, हाँ लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ ले तो कई बार ग्लिच दे जाता है। हाँ, नाउ वी आर वेरी वेरी वही धीरे धीरे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे हाँ, बाय डे। ये मशीन है ना, दे विल टेक इनपुट्स एज मच एज पॉसिबल एंड देन प्रॉब्ली बी, इसको 2-4 साल लगेंगे अभी उस स्पेस में बट आने फिर में। भी ह्यूज डिफरेंस है अगर मार्केट में देखा जाए। इट्स ए पॉजिटिव डिफरेंस फॉर श्योर। बहुत सारे ऑपरेशनल काम कम हो जाएंगे, इंसान कुछ एक्चुअली सोचने की डायरेक्शन में जाएंगे क्रिएटिविटी लेवल पे। अभी हमारी काफ़ी रिलेटेबिलिटी बन गई आपसे। अब जब हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे, वीडियोस, हमें लग रहा था यार हम क्या बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बात करते हो ट्रेडिंग के ऊपर, और वो ऐसा टॉपिक है जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं आया हमें कभी, और कोई सही वे मिला भी नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हम सीख रहे हैं, फिर आपकी वीडियोस देख के उनसे भी ट्रस्ट कम हो गया। See, तो फिर इसके बारे में अपन बात हाँ करेंगे, जी, चले इसके बारे में आपकी भी चॉइस है, करेंगे। बट कुछ चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान इजीली पता कर सकता है कि सही है या नहीं, उतना पता होना चाहिए, हम्म, क्योंकि ऑनलाइन तो मान के चलो 100% स्कैम ही है, हम्म, 100%। मतलब आई कैन टेल यू द नंबर्स, मैं बहुत नंबर ओरिएंटेड इंसान हूँ, मैं एग्जैक्ट नंबर बता सकता हूँ कि साइबर के कितने केस इस साल हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने रिपोर्ट परसेंटेज है, ब्ला ब्ला ब्ला, फ्रॉम दैट एंगल, एंड किस किस तरह के स्कैम होते हैं और क्यों लोग दे देते हैं यार। इस इट एंड ऑनेस्टली अगर कुछ बेसिक चीज़ें पता होती तो शायद नहीं होता स्कैम। ओके, ये एक्सपीरियंस नहीं सिखाया है। राइट, नो वी विल टॉक एज अ अबाउट इट। कॉमन पर्सन, स्टॉक में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो व्हाट शुड आई लाइक फॉलो? मैं किस पे ब्लाइंडली बिलीव करके इन्वेस्ट कर सकती हूँ एज अ कॉमन पर्सन, इफ आई वुड लाइक टू नो? किसी पे भी नहीं, हाँ, ब्लाइंडली बिलीव तो आपको किसी पे भी नहीं करना है। ठीक है। यूट्यूब वाले लोग कौन है, कुछ अथॉरिटी थोड़ी हैं। सी देयर इज़ RBI, अगर आपको स्पेसिफिकली करेंसी में देखना है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, इट्स नॉट इलीगल आइदर, टैक्स लेती है सरकार 30%, बट अगर आप इंडियन रेगुलेटेड मार्केट की बात करेंगे तो देन सेबी इज़ देयर हु टेक्स केयर ऑफ इट, और डूज एंड डोंट्स बताते हैं वो। देखिए यूट्यूब पे और स्पेशली इंस्टाग्राम पे आपको बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, इसको टेक्निकली बोलें तो इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब ये है कि मैं आपको ऐसा कोई सपना दिखाऊं और दिखाऊं और आपको लगे कि, और मैं आपको कहूं कि आपके साथ भी ये हो सकता है। अब इससे क्या होएगा, एक फॉर्मो इफेक्ट क्रिएट होएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा ये कर सकता है, और मैं कहूं कि अरे मेरे सब स्टूडेंट्स भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, या ये लाइन भी ना बोलूं तो आपको अपने आप ये इफेक्ट आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है या मुझे कुछ समझ है, आप ऐसे ही विश्वास कर लेंगे मुझ पे। क्यों? क्योंकि आप में भी लालच जगा दिया मैंने। हाँ, इंड्यूसमेंट का मतलब यही है कि आप में भी मैं लालच क्रिएट कर दूं, जो कि शायद आप लालची इंसान ना भी हो, तो आपको लगेगा इट्स नॉट दैट ईजी, लोग नॉट दैट डिफिकल्ट, रादर लोग ऐसे ही बोलते हैं। एंड देन आई टेल यू समथिंग, आई गिव यू टिप्स, आई गिव यू कोर्स, आई गिव यू रैंडम स्टफ, उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। द वे, ओनली वे इज़ आपको सीखना पड़ेगा। आप डिज़ाइन बैकग्राउंड से हैं, आप आज कॉन्फिडेंटली आपको बोल दिया जाए आप 1 घंटा लें या 1 दिन लें या 1 साल लें, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइज़, आप कर देंगे, आपको पता है। बिल्कुल। बट आपको मैं स्टॉक मार्केट कहूँ, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिसने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से जैसे आपने डिज़ाइन पढ़ा है, दैट गाय और दैट गर्ल कैन टेल प्रॉबेबली। सीख के ही करना पड़ेगा, और कोई आपको कोई भी अमीर नहीं बना सकता है, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी खुद, सेल्फ स्टडी। जहाँ मर्जी लाइफ में पैसा कमाना है, मेहनत रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट की पढ़ाई किए बिना स्टॉक मार्केट से पैसे की उम्मीद करते हैं, तो आप शायद स्टॉक मार्केट की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो आप स्टॉक मार्केट को हल्के में ले रहे हो, इज़्ज़त नहीं की ना। उसकी इज़्ज़त करनी है तो उसको सीखो, रिस्पेक्ट करो उसको उतनी ड्यू डिलिजेंस करो, पढ़ाई करो। स्टॉक मार्केट भी कहेगी यार ये बच्चा-बच्ची पढ़ के आए हैं, इसको सेंस बनता है। दे और शी दैट पर्सन शुड अर्न। बनाते भी हैं, तभी तो 8-9% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं। कौन है ये लोग? रैंडम लोग तो है नहीं जिसको किसी इन्फ्लुएंसर ने अमीर बनाया है। वो तो खुद 91% लॉस में है, दैट पर्सन। सीखे सिखाए लोग ही हैं या एक्सपीरियंस लोग ही हैं। तो आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अगर पैसा कमाना है, तो सेम जो हम बात कर रहे थे एजेंसी वाला कि आपको 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। कुछ अलग नॉलेज नहीं है उसके लिए। बट जैसे आपने कहा कि सीखना चाहिए, लेकिन सीखे अभी स्टॉक या स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग किसी ने सीखनी है तो कहाँ से सीखे? एग्जैक्टली ट्रस्टवर्दी सोर्सेज क्या है? सी ट्रस्ट क्रिएट आपको खुद ओवर पीरियड टाइम बनाना पड़ेगा। स्टार्ट विद बुक्स, स्टार्ट विद रैंडम बेसिक
नॉट रैंडम, स्टार्ट विद बेसिक एजुकेशन, ओके। जहाँ से भी आपको एटलीस्ट आपका एक बेस बन जाए, आपको पता हो कि कौन चीज़ क्या होती है, ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, पोजिशनल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल, फंडामेंटल, प्राइस एक्शन, ये वर्ड्स हैं, कुछ जार्गन्स हैं। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में कुछ कुछ चीज़ों का बेस बना लोगे, उसके बाद आप कहीं से यूट्यूब का फ्री करते हो, किसी का कोर्स लेते हो, किसी की किताब पढ़ते हो, कोई वेयर एवर, आपको पता लग जाएगा कि आप बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि आपके पास बेस है ना। अब वो बेवकूफ़ कौन बनता है? जिसका ये बेस भी नहीं है, जिसको सच में ये इस चीज़ों की समझ नहीं है ऑब्जेक्टिवली, वो सिर्फ विश्वास के बेस पे जा रहा है, वो सिर्फ क्रैश कोर्स इन्फ्लुएंस के जैसे बेस कर पे। लेते हैं कि कई, बेसिकली आप कह रहे हैं कि क्रैश कोर्सेज जो आते हैं कि हम इतने टाइम में आपको ट्रेडर बना देंगे, 3 महीने बाद आप अर्न करना, उस पे ट्रस्ट ना करके बुक्स से वी यार, शुड स्टार्ट। आप कॉलेज में अपन जैसे जब पढ़ते हैं, कोई कॉलेज कह दे 100% गारंटेड प्लेसमेंट, और हमें भी पता है कि किस तरह की प्लेसमेंट होती है। राइट। प्लेसमेंट होती नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, होती भी है तो रैंडम जॉब्स होते हैं। गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, कोई एजुकेशनल स्पेस गारंटी किसी चीज़ की नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जिसको पढ़ाया जा रहा है उसकी भी तो जिम्मेवारी है ना, सिर्फ पढ़ाने वाले की थोड़ी है। तो फ्रॉम दैट एंगल, ट्रस्ट नो वन, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम। बोरिंग आंसर है, पर सच यही है। आपको मैं ग्लोरीफाई करके दिखा दूं कि मेरा ये P&L देख लो, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं प्रॉफिटेबल हूँ इसलिए मैं आपको प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ। किसने कहा? मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। सचिन तेंदुलकर अच्छा कोच बन पाए? नहीं। अच्छे कैप्टन बन पाए? नहीं। नो, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रांसफर दैट नॉलेज टू द अदर पर्सन। वर्सेस कई एक एवरेज क्रिकेटर, रॉबिन सिंह क्रिकेटर है लेट्स से, या अजय जडेजा क्रिकेटर है, और एवरेज क्रिकेटर्स, बट कोई अफगानिस्तान का कोच बना हुआ है, कोई जिम्बाब्वे का कोच बना हुआ है। दे आर गुड कोचर्स, वो सिखाना जानते हैं, दे नो टू ट्रांसफॉर्म दैट नॉलेज। P&L वेरिफिकेशन इज नॉट ए गारंटी कि वो आपको बना देंगे। हाँ, वो सिखा सकते हैं, आप सीख पाओगे या नहीं मे बी, बट इस चीज़ की कोई 100% इंश्योरेंस नहीं है कि वो अपनी सारी नॉलेज आपको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ। तो मेक श्योर दैट यू चेक कि सेबी आईए है, RA है, आप चेक करें, NISM सर्टिफिकेट, बेसिक चेक कर लें। उसके बाद प्रॉबेबली सॉर्ट ऑफ सी आपका खुद का बेस बना हुआ है, देन डिसाइड कि राइट, आपका सोर्स क्या बन सकता है। मेक सेंस। Can I आपने मैं कहा मैं अपने प्रोडक्ट की पिचिंग भी नहीं करूंगा इसमें। हाँ, आपको हर चीज़, किसी पे भी विश्वास नहीं करना है, मुझ पे भी नहीं करना है, किसी पे नहीं करना है। डू योर ओन थिंग योर ओन वे। राइट, दैट्स सो गुड, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अब डेफिनेटली अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो शायद समझ भी पाएंगे व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग और किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। बट ऐसी गुड बुक्स या ट्रेडिंग को सीखने के लिए ऐसी 5 बुक्स यू वुड लाइक टू रिकमेंड? बेसिकली See, 5 बुक्स फॉर आपने एक बिगिनर्स। किताब रखी हुई है, रिच डैड पुअर डैड। राइट। जी, दैट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ बेसिक बुक। बेंजामिन ग्राहम की बुक्स हैं। देन देयर आर बुक्स रिटन बाय अ लॉट ऑफ अमेरिकन राइटर्स। इंडियन राइटर्स बहुत अच्छे आपको खास नहीं मिल पाएंगे। मैं खुद आपको जैसे बताया ट्रेडर नहीं हूँ, तो आई कांट टेल यू कि ये किताबें पढ़ो। मैं खुद ही कह रहा हूँ, आपको वही बताएगा जिसने सब किया हुआ है। मैं आपको, आप मुझे बिजनेस की बुक्स पूछोगे, आप मुझसे एंटरप्रेन्योरशिप की बुक्स पूछोगे, कंटेंट की बुक्स पूछोगे, आई कैन गिव यू अ होल लिस्ट कि आप कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, डू योर ओन थिंग। जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर वो किताबों का नाम लेते हैं, उस किताब का भी रिव्यू देखो चेक करके, फिर जाके किताब पढ़ो। किताब पे अगर पैसा वेस्ट भी होता है ना कि समझ नहीं आई, इट्स ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी को कोर्स दे के या किसी से ऐसे 20,000 50,000 रुपये दे के कि मेरे को ट्रेडर बना देगा, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हैं। वो तो बना रहा है, आप नहीं बनेंगे तो कोई और बना देगा। राइट। मैंने देखा आपकी वीडियोस में भी आप काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। एंड एक चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप स्पिरिचुअलिटी को भी कनेक्ट कर पाते हैं, कर देते हैं ट्रेडिंग से, बिजनेस से और ये सब से। जैसे एक सिद्धार्थ बुक जब आप पढ़ रहे थे, आपने हाँ, उसका दैट्स शॉर्ट, या एक्सपीरियंस बताया था। सो बुक्स के बारे में पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आपने खुद ही बोला कि आप बिजनेस के बारे में पूछ सकते हो। तो एट 5 बिजनेस बुक्स दैट एवरीवन मस्ट रीड। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मैं किताब पढ़ ही रहा होता हूँ। मतलब आज भी मैं एक सेबी चेयरपर्सन, मेरे को आजकल एक वो आदत सी लगी हुई है कि सेबी के चेयरपर्सन जितने भी एक्स रहे हैं, मैं उनकी सबकी किताबें पढ़ना चाहूँगा। तो एक मिस्टर वाजपेयी थे जो 2002 से और 2005 के बीच में एज ए सेबी चेयरपर्सन, मैं उनकी पूरी किताब पढ़ चुका हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ उनकी किताब? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सेबी की फंक्शनिंग उस टाइम पे क्या होती थी। आज की तारीख में अजय त्यागी जी हैं, एक जो पिछले सेबी के चेयरपर्सन थे, वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तो 2 चैप्टर ही पढ़े हैं। सिद्धार्थ किताब मैं चाहता था कि किसी ने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं वर्कहॉलिक की बात कर रहा था, तो दैट बुक गेव मी दैट सूदनेस कि यार घुमा फिरा के उस किताब में
थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। वो किताब बताती है कि एक पंडित के घर पैदा हुआ बच्चा जिसकी परवरिश प्रॉपर रिलीजन के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं उसमें ही हुई है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका तरीका सही नहीं है। आप पंडित हो बट आप भगवान के पास कभी भगवान के लेवल पे नहीं पहुँच पाओगे, आप रीच नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ़ एक ऑपरेशन लेवल पे काम कर पाओगे। वो छोड़ता है, वो समाना बनता है, समाना मतलब कि जो त्याग देते हैं, जंगलों में रहते हैं। वहाँ से भी वो क्वेश्चन करता है, उसको भी छोड़ देता है। आगे वो एक्चुअल गौतम बुद्धा वहाँ पे जो जो उनके मेंटर थे, उनके पास जाता है। ही आल्सो क्वेश्चन्स दैट कि मैं आप जैसा कब बनूँगा? मैं गौतम बुद्धा तो बन नहीं सकता हूँ और आप भी सिखा नहीं पाएँगे क्योंकि आपने जब गौतम बुद्धा आप बने हो, आप खुद एक्सपीरियंस करके बने हो। आप सिखा के आपने आपको किसी ने सिखाया नहीं है। वो एक्चुअल गौतम बुद्धा को छोड़ता है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आता है, पूरा 5-10 साल मटेरियलिस्टिक स्पेस में हर चीज़ करता है जो एक नॉर्मल इंसान करता है। वहाँ से उसको पता लगता है कि यार मैं वही सही था। फिर he goes back to where he started from and then he eventually himself becomes Gautam Buddha. So this is like a 360 degree turn. That story told me कि यार जो ये हम सब कर रहे हैं इवेंचुअली क्यों कर रहे हैं। तो अभी कुछ कुछ जब थोड़ा सा बिजनेस में ऊपर नीचे होता ही है, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं देन आई गो बैक टू दैट बुक एंड रीड दैट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट की किताबें हुक्ड करके किताब है, वो आप पढ़ें। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट की स्पेस में हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब अगर आपको कोई टेक ऐप बनाना है या आपको कोई बिजनेस सॉल्यूशन क्रिएट करना है, गैप पकड़ लिया, ज़ेप्टो आया या ब्लिंकिट आया, उन्होंने एक 10 मिनट का प्रोडक्ट डाल दिया मार्केट में। अब किसी को ज़रूरत नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था, बट उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न आपको 2-3 दिन बाद डिलीवरी देते हैं, आपके ही लोकल शहर से हम आपको 10 मिनट में दे देंगे। चीज़ वही है। वो कहेंगे, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है ज़ेप्टो का in this financial year. That tells कि market is demanding. अब this is directly impacting Amazon क्योंकि लोगों को वो सामान जो 2-3 दिन में मिलता था अब आज मिल रहा है। So it's an idea, it's a gap in the market and they probably saw कि लोगों को अगर मैं कहूँगा कि अगर 10 मिनट में ले लो तो एक्सेप्ट करेंगे। डेफिनेटली उन्होंने एक ट्रायल्स रन किए होंगे छोटे-छोटे शहरों में, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, चेक करना होगा कि किस तरह के सेगमेंट को चाहिए। बट इवेंचुअली ये मास मार्केट प्रोडक्ट निकला, मतलब हर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार है। मतलब आपको प्रिंट आउट चाहिए, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग बिजी हैं, घर पे हैं, बच्चों को लेके आना है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या चीज़ है? पैसे ले लो, टाइम नहीं है। तो प्रिंट आउट भी जो 10 रुपए की, 5 रुपए की चीज़ है, उसके लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि खुद नहीं जाना पड़ेगा। सो ब्लिंक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने हुक्ड बताया आपको, इट्स अ येलो कवर बुक। वो मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम करता था treat.me में। दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड। दैट काइंड ऑफ बुक विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इस तरह के स्पेस में या एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेस में या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में, या हर कंपनी, अच्छी कंपनी, टेक की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर्स की जॉब्स होती हैं एट जूनियर लेवल, एट सीनियर लेवल। आगे चल के तो CPO भी बन गया है, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। पहले CEO CXO होते हैं ना, CEO CXO CFO CMO CO, सब CPO आ गया है कि दे आर गिविंग रेलेवेंस टू प्रोडक्ट पीपल एज वेल। तो हुक्ड एक किताब है, मनीष करके दिस कंटेंट क्रिएटर, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट ही हैज़ कवर्ड स्टोरीज ऑफ ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स। 8 से 10 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे भुवन भाम हो, चाहे यू टॉक अबाउट आशीष चंचलानी, तो उनकी जर्नी कैसे रही है कंटेंट क्रिएशन की स्पेस में। तो आई हैव रिसेंटली रेड दैट बुक एज वेल जस्ट टू सी कि इफ़ आई कैन कनेक्ट एंड क्या मेरी भी जर्नी सिमिलर है, क्या मैं अलग हूँ या मैं सच में उनके साथ रिलेट कर सकता हूँ। सो स्टफ लाइक दैट। सो ये कुछ किताबें हैं जो मैं रिसेंटली, अगर मैं कहूँ पिछले 1-1.5 महीने में कंज्यूम कर चुका हूँ। मेरे पास अगेन जैसे मैंने कहा बुक रहती है कोई ना कोई, तो सेबी की बुक्स आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। Okay. And your favorite book of all the time? मेरे डिपेंड करता है कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूँ। Okay. सो सेबी ऐसा नहीं है कि मेरे को सेबी की किताबें पढ़नी थी, बट द डायरेक्शन दैट वी हैव टेकन कि हमें स्कैम्स के बारे में बताना चाहिए, रेगुलेशंस के बारे में बताना चाहिए, सेबी का एवोल्यूशन क्या है। जब सेबी इवॉल्व हो रहा था तो बाहर की जो स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर थे, SEC था या यूके का था या मैं ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर थे, वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे। आज हम सच में आगे हैं या ऑन अ डिफरेंट एंगल वो हम बहुत पीछे हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज मेरे को थ्योरेटिकली अगर नहीं होगी, मुझे अपना पास्ट नहीं पता होगा, तो हाउ कैन वी पोर्ट्रे सम फ्यूचर एस्पिरेशंस टू द रिटेल ट्रेडर्स आउट देयर। तो हमारे कंटेंट में ना बीच-बीच में कहीं दिख जाएगा। मैं ऐसे किताब का चैप्टर पढ़ के या कुछ बोरिंग चीज़ नहीं बताऊँगा, बट अगर कहीं पे कुछ इंसिडेंट हुआ है व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग इनफ, देन आई विल पिच इन कि ये देखो किताब में मेरे पास ओरिजिनल सोर्स है। जैसे कि मैं 1 मिनट एक चीज़ बताना चाहूँगा। STT करके एक टैक्स होता है,
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स स्टॉक मार्केट में। ये मतलब कि आपने ट्रेडिंग किया, आपके ट्रेडिंग की वैल्यू के ऊपर आपको लगता है। अब देखो LTCG भी होता है, STCG भी होता है। मतलब अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में पैसा कमाया तो सरकार आपसे पैसा लेगी। अब STT एक अलग से टैक्स है, GST भी हम दे रहे हैं। मतलब एक ही ट्रेड के ऊपर बहुत सारे, स्टैम्प ड्यूटी भी है, बहुत सारे टैक्स लगते हैं। तो STT कब आया था इंडिया में, क्यों लाया गया था इंडिया में? जिस चेयरपर्सन के अंडर आया, जिस फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आया, उनके ओरिजिनल सोर्स हम पढ़ चुके हैं। और वी आर इन द प्रोसेस, वी आर ट्राइंग कि हम पिटीशन डालें सुप्रीम कोर्ट में कि इस STT को, हम कुछ लॉयर्स के साथ, देयर इज वन लॉयर टीम इन दिल्ली, वी आर ट्राइंग कि STT को अबॉलिश किया जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अबॉलिश करना, क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए होता है। बट हम उस तरह से लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम उस रास्ते पे हैं, रिसर्च में हैं, जहाँ पे इफ़ देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि STT को अबॉलिश किया जाए या LTCG STCG को अबॉलिश, एटलीस्ट एक टैक्स ले लो आप, दोनों टैक्स क्यों ले रहे हो? तो फ्रॉम दैट एंगल वी आर ट्राइंग। तो ये किताबें हमें डायरेक्टली इस तरह से हेल्प करती हैं। ओके, इसलिए हम, फेवरेट किताब है तो आजकल फेवरेट किताबें से भी चेयरपर्सन की चल रही हैं। राइट। और ये तो हमारे लिए भी न्यू है, क्योंकि हमें भी जब GST आया, सिंपल शब्दों में तो यही कहा गया था कि पहले बड़े सारे टैक्स लगते थे हर चीज़ के ऊपर, तो सारे टैक्सेस को ख़त्म करके बस एक GST लगेगा अब हर बिजनेस पे, तो कैलकुलेशन भी ईजी है। अभी आपने बताया कि स्टॉक के अंदर अलग अलग टैक्सेस और स्टॉक भी मार्केट होते में हैं, तो बहुत तरह के टैक्स तो होते हैं। इतना भेदभाव क्यों करना होता? ट्रेडर पैसा कमाए ना कमाए, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाती हैं। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो डिपॉजिटरी हो। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ओके। एक ट्रेड मारा, ज़्यादातर ये पार्टीज पैसा उनके अकाउंट्स में आ जाता है। ट्रेडर प्रॉफिट में है, लॉस में है, नोबडी केयर्स। अभी आप करंटली कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, एंड देन यू प्रोवाइड सर्विसेज की जिसमें अगर स्कैम्स होते हैं तो उसमें यू असिस्ट, एंड वन इज स्टॉक पाठशाला, राइट? हाँ, मतलब इसके बियॉन्ड हम कुछ B2B लेवल पे भी काम करते हैं, जहाँ पे वी कंसल्ट स्टॉक ब्रोकर्स, ओके। सब ब्रोकर लेवल पे या मेन कॉर्पोरेट ऑफिस के लेवल पे, वेयर वी हेल्प देम इन। अब किसी ब्रोकर को अगर कोई डिस्काउंट ब्रोकिंग आर्म लेके आना है, तो वी काइंड ऑफ कंसल्ट देम, दे रीच आउट टू अस कि उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो दैट रिसर्च जो मैं अपवर्क पे, ऑडेस्क पे किया करता था, आज की तारीख में ड्यू टू द काइंड ऑफ पोजिशनिंग वी हैव, तो ब्रोकर्स खुद से रीच आउट करते हैं कि इस तरह के स्पेस में व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो 1-2 घंटे का कंसल्टेशन सेशन हो गया विद दीज पीपल, सो वी ऑब्वियसली चार्ज फॉर दैट। तो B2B लेवल पे हम वो सब भी करते हैं। ओके, सबसे मेन अगर हम देखें कि आपका चंक जो है बिजनेस का, तो वो कौन सा है, मेन पार्ट क्या है सब में? मेन स्टॉक पाठशाला ही है। 2019 से वी आर डूइंग। मैंने मार्केट नहीं किया उसको, रिसेंटली हमने मार्केट करना शुरू किया है थोड़े बहुत शॉर्ट्स में। बट 2019 में वी ब्रॉट द वेबसाइट एंड देन ऐप आ गया था। मेरे को याद है कि एक लखनऊ की कंपनी थी, टेक कंपनी, आउटसोर्स किया हुआ था। देन फिर एक जयपुर की कंपनी को किया, फिर 1-2 साल से हमने इन हाउस ही किया हुआ है। तो हमारी खुद की टेक टीम है जो कि ऐप को देखती है। तो मेजरली स्टॉक पाठशाला, देन इज़ ऑडिस्टर ब्लॉगर, जो auditorblogger.com, और ऐसे 4-5 ब्लॉग्स हैं हमारे, जहाँ पे क्यूमुलेटिवली 4 से 5 लाख का मंथली ट्रैफिक आता है हमें। उस ट्रैफिक के बेस पे लीड जनरेट होती हैं, जो मैंने शुरू में बताया, वो लीड्स हम ब्रोकर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स वन बिजनेस। देन जो मैं आपको कंसल्टिंग का बता रहा हूँ, और ये अभी फ्रॉड फ्री शुरू किया है 4-5 महीने से, वेयर वी आर हेल्पिंग पीपल। क्या नेम है? फ्रॉड फ्री फ्रॉड में फ्री, क्या है कि ओके। अगर किसी का स्कैम हो जाता है, देखो स्कैम वाला चीज़ तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, खुद से करते थे। मतलब कि किसी ने कंप्लेंट किया, हम वीडियो बनाते हैं, फॉर्म रखते हैं नीचे, फॉर्म पे कोई फिल करता है, वो फिल में वो बताता है कि इस बंदे ने ये बोल के मेरा इतने पैसे का नुकसान किया, ये मेरे प्रूफ्स हैं। तो ऐसे कंप्लेंट्स आती थी, उस कंप्लेंट्स को हम देखते थे और अपने बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन सॉर्ट ऑफ करते थे, जहाँ पे हम रिसर्च करेंगे, फर्स्ट हैंड नॉलेज लेंगे, क्योंकि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, तो हमें चेक राइट। करना चाहिए कि वो सच में सच बोल रहा है या नहीं। तो हम खुद से रिसर्च करेंगे, खुद से क्लाइंट बनेंगे, हम पैसे देंगे उनको। अगर 5,000 का कोर्स है हम बाय करेंगे, 50,000 का है हम जाएंगे। हम जाके भी रह चुके हैं किसी किसी के केस में, तो उनके इंस्टीट्यूट में 1 महीना रह चुके हैं, उनको फीस दी है, होटल का किराया है, एम्प्लॉय की सैलरी सब दिया है उसको। सो वी हैव बीन डूइंग दैट। पहले हम यही करते थे, लेकिन फ्रॉड फ्री में ये हमने ओपन अप कर दिया है कि अगर किसी का स्कैम हुआ है, आप बताइए,
विल टेक ए स्मॉल कंसल्टेशन फीस, और जिसमें हम आपको एंड तक लेके जाएंगे। अगर हमें सेबी के सामने या एक्सचेंज के सामने आपको रिप्रेजेंट भी करना पड़ा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे आपको। आई विल सिट इन दैट हियरिंग्स, टीम मेंबर्स हैं वो भी बैठते हैं, एंड विल रिप्रेजेंट यू इन टेक्निकल एंगल कि रेगुलेशंस पे दूसरी पार्टी ने या जो भी आई है, आ रहे हैं, ब्रोकर है, जो भी है, यूट्यूबर है, उन्होंने क्या क्या वायलेशंस की हैं, कौन सी किताब में सेबी की क्या लिखा हुआ है, और इन्होंने ये वाली लाइन क्रॉस किया है, इसके लिए हमें अमाउंट का रिकवरी चाहिए। वो रिकवरी फिर हम अटेम्प्ट करते हैं कि विक्टिम के लिए वापस आए। उस रिकवरी में हम कुछ नहीं चार्ज करते हैं, हमारा वन टाइम कंसल्टिंग फीस ही होता है, चाहे वो 50 लाख का केस है या 5 लाख का केस है या ओके। 5,000 का केस है। जनरली तो ऐसे केसेस में हमने सुना कि कमीशंस होती हैं हाँ, कि 10% हम लेंगे अगर आपका रिकवर होता है तो हमारा 50 परसेंटेज लेंगे। कुछ नहीं है। वैसे किस तरह के स्कैम्स रहते हैं सबसे ज़्यादा? स्कैम्स देखो अगेन 2 तरीके के होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड, सेबी अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में रिसर्च एनालिस्ट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आ जाता है, जिनका काम होता है लोगों को टिप्स देना कि मैं आपको प्रॉफिटेबल रखूँगा, मोर और लेस ट्राई करूँगा, गारंटी नहीं होती है उसमें। ब्रोकर आ जाते हैं, लिस्टेड कंपनी आ जाती हैं, ये सेबी के अंडर आते हैं सब लोग। दूसरे होते हैं टेलीग्राम वाले, यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले, जो कि अपने कंटेंट के थ्रू, इंस्टा वाले दिखा दिखा के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं फाइनेंशियली। तो ये 2 तरह के केसेस रहते हैं। कुछ केसेस में हम साइबर पुलिस की हेल्प लेते हैं, कुछ केसेस में हम बैंकिंग के केस भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के, तो हम आरबीआई के पास भी जाते हैं। नॉर्मल कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी आती हैं, स्विगी ने ये कर दिया, अमेज़न ने ये कर दिया, तो हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाते हैं, एंड सेबी में तो हम जाते ही हैं। तो इन तरह के केसेस के आने के कारण अब जैसे वी आर फाइटिंग, अभी एक रीसेंट केस है जहाँ पे मैं खुद इन्वॉल्व था। ओके। एक यूज़र ने हमें अप्रोच किया, सब्सक्राइबर था वो, कि उसके मदर ने 2013-14 में एक मुंबई के बिल्डर से फ्लैट लिया, लेकिन उसने कहा कि आप फ्लैट में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, आपको मैं मंथली रिटर्न दूंगा। बिल्डर हूँ मैं, आपको रिटर्न आते रहेंगे, मेरे को पैसा चाहिए होता है। अब 3-4 साल तो पैसे आए, उन्होंने लगाए थे 36 लाख रुपए। अब 3-4 साल तो पैसे आए, फिर पैसे आने बंद हो गए। तो इनका एक लड़का था, लेडी का, जो सब्सक्राइबर था हमारा, तो उन्होंने अप्रोच किया और कहा कि मेरी मदद का ये हुआ है, हमने कोर्ट केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, वो हियरिंग पे ही नहीं आता है, मतलब अवॉइड ही कर रहा है वो। तो हम क्या करें, हमें पता नहीं, एफआईआर भी नहीं ले रहे हैं हमारी, तो कोर्ट के थ्रू ही हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो कोर्ट के थ्रू भी हमें पिछले 6-7 साल से तारीखें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आप वीडियो बना दो एक। मैंने कहा आप कोर्ट में चल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप वीडियो बना दीजिए, तो वो वायरल होएगा तो प्रेशर बनेगा। तो हमने चेक किया, सारे प्रूफ्स देखे। अब हम वीडियो तो ऐसे नहीं बना सकते, तो मैंने बिल्डर को फ़ोन किया, जो उनके सपोर्ट का नंबर है। तो किसी लेडी ने उठाया, 2-3 मिनट बात हुई, मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा केस आया है, वी आर टॉकिंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल, एंड हमें एक वीडियो बनाना है, क्योंकि हमें असाइनमेंट मिला है काम करने का, वी आर पेड फॉर दिस। आप अपनी साइड बताइए, आपके पास कोई काउंटर प्रूफ है, अदरवाइज़ हमारा वीडियो शूट हो रहा है और चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं आधे घंटे में बात करवाती हूँ। तो उन्होंने किसी सीनियर से बात करवाई, सेम मैसेज ऐसा किया हमने, सेम मैसेज कम्युनिकेट किया। तो उन्होंने कहा कि आई विल टॉक टू द बिल्डर, और हम आपको बताएंगे। तो मैंने खुद को कहा कि मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, 1 हफ्ते के बाद आई विल शूट द वीडियो एंड पब्लिश इट, फिर देखेंगे जो होना है। फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी कि मैंने तो अटेम्प्ट किया है बात करने का। बाद में पता लगा कि 3 दिन बाद उस कॉल के बिल्डर, उस लड़के के एडवोकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था केस, उस एडवोकेट को बिल्डर के एडवोकेट का कॉल आता है और कहता है कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप ख़त्म करो इसको। पूरा पेपर वर्क हो गया, सब कुछ रिटर्न हो गया। 3 दिन 4 दिन बाद सब्सक्राइबर का मैसेज आता है टीम को कि आप वीडियो मत बनाना, हमारी तो सेटलमेंट हो गई है। तब उसको हमने बताया कि बेटा सेटलमेंट हुई नहीं है, ये करवाई गई है, ये देखो कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये है एक्चुअल कॉल्स। और ये हमने पूछा कि आपको इनके एडवोकेट ने कभी अप्रोच किया था? कहते नहीं। देन ही अंडरस्टूड कि नहीं ये ऑब्वियसली कॉल के थ्रू हुआ है। एंड अगले 6 महीने के अंदर 7-7 लाख रुपए करके 42 लाख रुपए विद इंटरेस्ट दैट बिल्डर इज पेइंग, पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। पॉइंट इज कि उस केस में बिल्डर को टेंशन थी कि नए कस्टमर्स के बारे में वीडियो का क्या है, एक वीडियो करेंगे, क्या पता ये लड़का 5-6 वीडियो और बनवा ले, कहीं वायरल हो गया कोई वीडियो। तो बिल्डर्स को इस चीज़ की टेंशन होती है, रेपुटेशन की। राइट। आइडियली इस केस में वी डिड नॉट नो कि ये हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह के केस में आई जस्ट वांटेड टू गेट द कंफर्मेशन, आई विल बी मेकिंग द वीडियो, बट थैंकफुली इस केस में थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट एंड द बॉय काइंड स्टार्टेड गेटिंग मनी बैक। बट दिस इज वन ऑफ केस, ऐसे बहुत से केसेस हैं। ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये एज अ सर्विस भी है कि आप इस चीज़ पे वीडियो बना दो, इस हमारा ये इशू है।
क्योंकि कोर्ट में तो हमें पता है कि डेट्स मिलती है तो टाइम लगेगा ही, हाँ एंड फिर वो आप एज अ सर्विस देते हो, और वो भी आप इतनी ऑनेस्टली देते हो, ऐसा नहीं कि किसी ने पैसे दिए कि वीडियो बना दो तो आप बना दोगे। यू मतलब आप दोनों साइड्स की सुन के अब चीजें देखो कर रहे हो। फीस कितनी है, 5,000 रुपये। वो 42 लाख रुपए के लिए वी हैव टेकन वन टाइम फी ऑफ 4,999। और ऐसा भी नहीं है कि अब उस यूजर से हम कह रहे हैं कि तो पैसा आ गया हमें दो, बिकॉज ये वो मोटिव ही नहीं 4,999 है ना। आपने वीडियो बनाने का बोला उसको? हम अगर देखो 5 लाख के बियॉन्ड जितने भी केस आते हैं ना हाँ जी। अभी के लिए, वी डोंट चार्ज मोर देन 5,000 रुपीज़। हम 500 रुपये से शुरू करते हैं। किसी के साथ अगर 15,000 रुपये का स्कैम हुआ है, 15,000 के अंदर अंदर का, वी चार्ज 499, इट गोज टिल 4,999। 500 रुपये में आई रिप्रेजेंट, मेरे लिए केस वही है, चाहे वो 50 लाख का है, चाहे वो 5,000 रुपये का है। मेरे को सेबी में रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे। बट एज अ बिजनेस फिर आपको उसकी वर्थ आती है? इतने स्कैम हैं, देयर सो Okay. मेनी, वी हैव अ टीम ऑफ 25 पीपल जस्ट फॉर दिस। और हमें लगता है वी आर अंडर एम्प्लॉयड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट सी यू नीड, इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले तुम्हें टेक्निकल पता होना चाहिए, तुम रैंडमली ले, क्योंकि ये अपने आप में स्कैम बन जाएगा। आई मीन पीपल विल राइट। गेटिंग स्टार्ट, एक नए तरह का स्कैम में लोग हाँ। फंसने शुरू हो जाएंगे कि हम आपका पैसा रिकवर करवा देंगे, और ऐसे चल रहे हैं। और दूसरा, आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए मार्केट में। ऐसे डू नॉट गिव मनी टू एनी पर्सन जो आपको कहता है कि मैं आपका रिकवर करवा दूंगा, अनलेस कि आपको उसका बैकग्राउंड पता है। वैसे अगर देखा जाए इंजीनियरिंग से स्टार्ट करके आप स्कैमिंग की तरफ आए, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो आई थिंक बड़ा कारण होगा कि आपको लगा कि इसको प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट लोग थोड़ा अवेयर रहें। क्या स्टोरी थी ऐसी? सी स्टोरी या एज फिर इट you इज, use या कोई business in this? कोई, हाँ मतलब आपको एज अ बिजनेस आपको लगा कि ये चीज है, इस ये गैप है, या फिर कुछ पर्सनल स्टोरी है कि यार ये प्रॉब्लम है? हम देखो, इस स्कैम वाली चीज़ हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं, हम रिकवरी करवा के दे रहे थे, हम पैसे चार्ज नहीं कर रहे थे, और हम स्केल में भी नहीं थे। 2 लोग ऑफिस के इस चीज़ के लिए एम्प्लॉयड थे जिनकी सैलरी जाती थी ऑब्वियसली उनको, पर ऑब्वियसली हम कोई पैसा नहीं बना रहे थे क्लाइंट से। इट वाज गोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। फिर भी असीम जी ऐसा आता है माइंड में कि हम कोई अगर काम कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिली होती है कि हाँ यार ये गलत हुआ था, शायद मुझे मेरे को नॉलेज है तो क्यों ना मैं किसी की हेल्प करूं। दैट इज़ दी ओनली रीज़न। मेरे साथ खुद, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ कोई बड़ा स्कैम हो फिर मैं जाके लोगों के खिलाफ कुछ करूँगा कि किसी के साथ ना हो। आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट स्कैम टू हैपन। थैंकफुली मैं थोड़ा अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो इन तरह की चीज़ों, और मैंने रिटेल मार्केट स्पेस को बढ़ते हुए देखा है 2015-16 से। आई हैव सीन कि किस तरह से ग्रो हुई है, स्कैम होते हुए देखे हैं, स्कैमर सामने से आए हैं। तो इन चीज़ों को खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस करने की भगवान की दया से ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड, कोई सैड स्टोरी नहीं है, बट देयर इज़ अ डेफिनेट मोटिव बिहाइंड दिस। हम पहले रिटेल ट्रेडर्स के बारे में पहले भी बात करते थे इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे मार्जिन। 2019-20 में आया था रूल, एक कुछ था जिसके लिए हम सेबी के ऑफिस में जाके बैठ गए थे सब लोग। चंडीगढ़ ऑफिस के गए, दिल्ली ऑफिस में गए थे, एम्प्लॉयज़ गए थे सारे लोग। हमें पैसा थोड़ी मिल रहा है वहाँ पे कुछ, बट दिस वाज अ रीज़न, एक मोटिव था कि हमें रिटेल स्पेस में इसको बिजनेस एंगल से देखो। हम अपने आप को एक बिजनेस में पोजीशनिंग दे रहे हैं कि रिटेल मार्केट में इफ़ यू वांट टू हैव अ क्रेडिबल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रेडिबल नेम, जहाँ पे आपको सब कुछ साफ ही मिलेगा, और अगर आप खुद फंसे हुए हैं तो भी हम असिस्ट करने को तैयार हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी हम असिस्ट करने को तैयार हैं। तो एक मार्केट में पोजीशनिंग होती है कि राइट। आप क्यों हो मार्केट में, आपके होने से मार्केट में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आप सब्स्टिट्यूटेबल हो, मतलब आपकी जगह कोई और आ सकता है। मार्केट में अगर आपको एक बिजनेस क्रिएट करना है, आपको डिफरेंशिएशन लेके आनी पड़ेगी। आप अलग होने पड़ोगे, आप दूसरों की रेस पे लड़ोगे, लड़ सकते हो लंबी देर तक, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत एग्जॉस्टिव चीज़ है। मार्जिन्स छोटे हो जाते हैं, टीम आप बड़ा सोच नहीं पाते उस केस में, आप कमोडिटी बन जाते हो, आटा चावल हो जाते हो। अगर देसी घी बनना है, यू नीड टू क्रिएट ए ब्रांड, और ब्रांड बनती है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ अलग काम करने पड़ते हैं, जिसके लिए तभी के तभी पैसा नहीं चाहिए होता है कि मेरे को अभी करूँ मैं और अभी पैसा मिल जाए। वो डिफरेंशिएशन कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको जी तोड़ लगातार एक मोटिव को लेकर, जब मैं माइक्रोनिश की बात कर रहा था, आपको पकड़ना पड़ेगा उसको। पता होना चाहिए 2 चीज़ें, पहला तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट है, दूसरा उसमें स्पेस है, मतलब मार्केट में लोग हैं आपको कल को इवेंचुअली बिजनेस क्रिएट करने के लिए। कल को मैं कुछ और लॉन्च करता हूँ विच इज़ अराउंड रिटेल ट्रेडर, लेट्स से, बट विद क्लीन इंटेंशन, जैसे कि स्टॉक पार्सला है या फ्रॉड फ्री है। एटलीस्ट इंटेंशन क्लियर है, पैसा 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 कमाना नहीं है। अगर हम 500 रुपये के लिए किसी को सेबी के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेबी के आगे एक बार रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, 3-4 काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हर बार प्रिपेयर करना पड़ता है वकील की तरह, रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते हैं, सबूत देखने पड़ते हैं, रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती हैं, 6 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है हमेशा, जो कि मैं ज़्यादातर केसेस में खुद बनाता हूँ, प्राइमरी रिसर्च। फिर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये 500 रुपये में हो रहा है, 5,000 में भी हो रहा है,
मोर और लेस, बट इट डिपेंड्स। तो यू नीड टू हैव अ रीज़न। पैसा आएगा। 2018-19 में सोचा नहीं था कि आज इतना कर रहे होंगे, आज नहीं सोचा है कि पता नहीं आगे चल के क्या कर रहे होंगे। आज के लिए नहीं जीना है बिजनेस में, बिजनेस में लॉन्ग टर्म ही है। आज ऐसा कर जाओ कि आप खुद फेस अगर बिजनेस में नहीं भी हो, बिजनेस चलना चाहिए। बिजनेस शुड बी ऑलवेज उस जनरेशंस, इट कैन नॉट बी वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है कि आप एक यूट्यूबर बन गए और कुछ कमा लिया। दैट्स जस्ट यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपने लिए काम कर रहे हो, अभी कमाओगे, अभी करोगे, दैट्स प्रीटी मच इट। बिजनेस मतलब मैं अगर यहाँ ऑफिस में, मैं यहाँ पे अगर पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, ऑफिस में टीम है, बिजनेस उतना ही है, मैं ऑफिस में हूँ नहीं हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट। तो दैट इज द मेजर सॉर्ट ऑफ रीजन ऑफ व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू एट व्हाट कॉस्ट। आपने एक केस बताया जिसमें वीडियो बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही सेटलमेंट हो गया। ऐसा कोई केस है जिसमें आपने वीडियो बनाई एंड देन इट हेल्प्ड द अदर ऐसे पर्सन? बहुत से केस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो 2-4 केस हैं, बट सबसे बड़ा केस इन टर्म्स ऑफ मनी इज बाप ऑफ चाट। बाप ऑफ चाट एक यूट्यूबर रहे हैं। सो दिस गाय प्रॉपर वायलेशंस, तो हमने सेबी में शिकायत कर दी इसकी, ठीक है। और सेबी ने उसी शिकायत के बेस पे 18 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया उसके ऊपर। ये 1-1.5 साल पहले की बात है। जनाब ने पैसे नहीं दिए, तो सेबी का भी फिर से फरमान आया है, ऑर्डर आया है कि हम 4-5 चीज़ें करेंगे, आप पैसे दे दीजिए। और मैं एक एंगल और भी डालूंगा इसमें। 18 करोड़ के साथ इस बार कहा है कि आपको इतने करोड़ का इंटरेस्ट भी देना है, 2.25 करोड़ रुपए का। ओके। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड गाड़ी, पहले तो वो सील करेंगे। अगर वहाँ से भी पैसा रिकवर नहीं होता है, फिर आपके घर आ जाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल योर घर, उसको भी नीलाम किया जा सकता है, वट एवर इट इज़ योर नेम, हम ले जाएंगे। ये सब करके भी, और उसके बाद आपकी फैमिली के नाम पे कोई घर है अगर, उसको कर देंगे। ये भी नहीं होता है तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, जो कि मुझे इस केस में लगता है कि होगा। क्यों? क्योंकि वो जनाब पैसे इसलिए शायद नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शायद है नहीं, स्कैम किया है, पता नहीं कहाँ है। एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में लेटेस्ट बाप ऑफ चार्ट के खिलाफ नए स्कैम्स फिर से आ रहे हैं हमारे पास। ऐसे 50-60 लाख रुपए के स्कैम सिर्फ हमारे को ही रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले 1-1.5 महीने में। तो वो वीडियो तब बनाया था उस केस में। अब सेबी की तरफ से ऑर्डर आया है, अब जाके उसको पैसा देना ही पड़ेगा जिससे उसने लिया है। ऐसे कम से कम 5-7 केस और हैं जहाँ पे पैसे की रिकवरी जस्ट बिकॉज ऑफ अ वीडियो और मल्टीपल टाइम्स ऑफ हाईलाइटिंग। हम तो सेबी के जो आईए आ रहे होते हैं, एज ऑफ नाउ हमारी नज़र तो उन पे भी है। मतलब क्यों है? क्योंकि जब से हमने फ्रॉड फ्री शुरू किया है ना, बहुत सारे केसेस इसमें आते हैं कि सर सेबी आ रहा था, मैंने विश्वास कर लिया और उसने मुझे कहा कि एश्योर्ड रिटर्न्स हैं, आपको गारंटी इतना पैसा आएगा, आप अकाउंट हमें दे दो, हैंडल हम कर लेंगे, या आप पैसे मत दो, प्रॉफिट करवाएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग में आप दे देना। सब वायलेशंस हैं, अकाउंट हेल्डिंग, प्रॉफिट ओके। शेयरिंग, या इस तरह से इंड्यूस करना, ये सब वायलेशंस होती हैं। नाउ व्हेन आई सिट इन द हियरिंग्स, जिस हिसाब से द पार्टी रिस्पॉन्स, मैं देखता हूँ कि उनको समझ भी नहीं है शायद किस तरह से लाइसेंस मिला है, आई डोंट नो। फ्रॉम दैट एंगल अपने केस को प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रूफ्स काउंटर करने के लिए प्रूफ्स नहीं है उनके पास। मतलब अगर मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ जहाँ पे कहा है एक बंदे ने, अभी पंजाब का एक लड़का है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, 22 साल का लड़का है, पापा का कारपेंट्री का काम है, और पापा के अकाउंट से 14 लाख रुपया उसने ट्रांसफ़र कर दिया और नुकसान कर दिया। उसमें से 8 लाख फीस है और 5-6 लाख रुपए का लॉस है। अब हम एक सेबी रजिस्टर्ड आईए के खिलाफ ये केस लड़ रहे हैं। 2-3 काउंसलिंग मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब उस केस में हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं जहाँ पे क्लियरली उनका एम्प्लॉय कह रहा है कि रोज़ का 25,000 का प्रॉफिट करवाएंगे और 192 ट्रेड्स करवाएंगे, 20 दिन मार्केट में, महीने में चलती है मार्केट, और आप 1 महीने में 48 लाख रुपए कमा लोगे। उसमें से हमारी फीस है 10-15 लाख रुपए की, वो दे देना, 33 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट है। अब ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग है हमारे पास। द अदर पर्सन काउंटर क्या कर रहा है कि ये रिकॉर्डिंग एडिटेड है, डॉक्टर्ड है, तो हमने कहा कि आप दे दीजिए, यू कैन ऑल्सो शेयर द एक्चुअल प्रूफ। तो स्टैंडर्ड दिख जाता है कि आईए और आरए का लेवल, सारे नहीं, काफ़ी ज़्यादातर अच्छे भी हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना हर इंडस्ट्री में जो कि पूरी इंडस्ट्री का नाम ख़राब करते हैं। जैसे यूट्यूबर स्पेस में कुछ लोग हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग हैं जो कि बाकी के ट्रेडिंग स्पेस का नाम ख़राब करते हैं। सेम गोज़ हेयर एज वेल। तो इस तरह के केसेस में हम ऐसे कुछ केस लड़ रहे हैं जहाँ पे हम खुद लड़ रहे हैं क्लाइंट बन के, और हम कह रहे हैं कि हम विसल ब्लोअर हैं। विसल ब्लोअर मतलब हमें कुछ फीस नहीं चाहिए वापस अपनी, हमें चाहिए कि इसने इतनी वायलेशंस की हैं, इसको सस्पेंड करो आप, या इसको निकालो मार्केट से। अब मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। सेबी ने पिछले 1 साल में ऐसे 2-3
हमारे कहने पे नहीं, मतलब अपने आप से सुओ मोटो बेसिस पे 2-3 आरएस का लाइसेंस कैंसिल किया है। दैट्स ए गुड मूव, क्योंकि अगर सेबी रजिस्टर्ड लोग ही ये सब तरह के स्कैम करेंगे तो व्हाट्स द पॉइंट। और आप सोचो कि वो लड़का 22-25 साल का, जिसके पापा को अभी भी नहीं पता है कि ओके। उनके पैसे नेट बैंकिंग से जा चुके हैं, आज की तारीख में भी नहीं पता है। दे आर ट्राइंग हार्ड कि हम उसको भी कह रहे हैं कि बता दो कितनी देर तक छुपाओगे, दैट्स गोना हैपन। बट इस तरह से अगर मार्केट में वेलकम होगा एक नए राइट। लड़के का, तो क्या कह सकते हैं फिर। जैसे आप जो ये केसेस लड़ते हो इनके बिहाफ पे, ये भी वैसे ही लाइक जो हम नॉर्मली केसेस के बारे में जानते हैं कि वो कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ पे सुनवाई होती है, लेकिन उसमें भी फिर डेट्स मिलती रहती है आगे आगे। जनरली तो कोई केस जल्दी सॉल्व भी नहीं होता, तो ये भी वैसे टाइप के केसेस होते हैं या इनका अलग प्रोसेस होता है? सेबी ने इस काम में अच्छा इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो जनरली इस तरह के केस में 1.5-2 महीने मैक्सिमम लगते हैं। ओके। एज गुड एज 15-20 दिन में भी आ जाती है रूलिंग। अब इसमें स्टेजेस होते हैं। स्कोर्स करके एक पोर्टल होता है, लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा जो ट्रेडिंग स्पेस में है। स्कोर्स करके एक पोर्टल होता है, उसमें जाएं, शिकायत डालें और प्रूफ्स डालें, और जिनको नहीं आता है उनको हम हेल्प कर देते हैं। और उसके बाद स्कोर्स की सेबी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, उसको कहा जाता है पार्टी को कि आप रिस्पॉन्स कीजिए, कंप्लेंट ने जवाब दिया है। नहीं होता है सॉल्व तो एक अलग पोर्टल है स्मार्ट ODR, उस पोर्टल पे फिर काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग मतलब एक्सचेंज की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो सुनता है दोनों पार्टी को और कोशिश करता है कि कुछ सुलझाया जा सके, अरेंजमेंट हो जाए। कहते हैं ना जैसे पंचायत में होता है कि हाँ। ऑर्डर नहीं सुनाना, बट चलो आपस में देख लो आप कैसे हो सकता है। दोनों पार्टीज आती है उसमें, अगर कोई पार्टी हाँ, आए ना जो जिसने फ्रॉड किया वो बोले वो भी मैं आता नहीं है, अच्छा क्योंकि आते सेबी हैं। रजिस्टर्ड है ना, उसको आना ही पड़ेगा। वो नहीं ओके। आएगा तो ये ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है। तो वो आता है, हम आते हैं, जो मैं आपको कह रहा था प्रूफ देते हैं ऑल दैट, ये सब वहाँ पे होता है। अब मान लो कि यहाँ पे राजीनामा नहीं होता है, तो उस केस में देयर इज आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि लास्ट स्टेप है। आर्बिट्रेशन में सेबी की तरफ से प्रॉपर अच्छे बैकग्राउंड के फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के लोग, कई बार एडवोकेट्स भी वो आते हैं, और उस केस में सुलझाया नहीं जाता। उस केस में होता है कि एक्चुअल हुआ क्या है बताओ, और जो गलत है उसके खिलाफ ऑर्डर पास किया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस मैक्सिमम 2 महीने में, 2-2.5 महीनों में ख़त्म हो जाता है। ये कोर्ट केसेस की तरह नहीं है कि जो सालों साल अटकते रहते हैं। यहाँ पे प्रॉपर डेज हैं। पहला रिस्पॉन्स 21 दिन के अंदर आना चाहिए, नहीं दे रहा है तो बार बार आता रहता है, तो ऑर्डर पास कर देते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। स्मार्ट ODR पिछले 6-8 महीने से ही आया है। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। सेबी अडानी के केस में कैसे खराब काम कर रहा है? ओह माय गॉड! ये तो क्योंकि बहुत उसमें अच्छा हो अपने गया। आपकी वीडियो देखी, वो आपकी ये बाकी वीडियो से बहुत अलग है। यू जस्ट हम्म, लाफिंग इन दैट वीडियो कि सी सेबी इसमें। रिसर्च है, रिसर्च इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव। मैं जब कोई भी वीडियो में हम बात करते हैं ना, तो मेरा कोई सब्जेक्टिविटी बायस है ही, आ ही नहीं सकता है। अदरवाइज आई एम जस्ट चीटिंग पीपल। तो या ऑब्जेक्टिव जो भी मार्केट में अवेलेबल है रिसर्च, हम प्राइमरी रिसर्च करते हैं। अब जैसे कि अदानी के केस में US के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने 2021 में अपनी अदानी ग्रीन और एज्योर करके एक US में कंपनी है जहाँ पे अदानी का देयर इज अ स्टेक देयर। तो उन्होंने मिलके 5 स्टेट्स हैं इंडिया की, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे करके 5 स्टेट्स में उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है। और ब्राइब करने के साथ कहा है कि अब आप हमें प्रोजेक्ट दीजिए और इस प्राइस पे दीजिए। पहले SEC आई करके इंडिया में होता है, जो कि इस तरह के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब उन्होंने जब रीच आउट किया था इन स्टेट्स को, तो उन्होंने मना कर दिया था कि इस प्राइस पे हम नहीं लेंगे। फिर अदानी और जो भी उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने पर्सनल मीटिंग्स की इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और 2100 करोड़ रुपए का अलेजिडली ब्राइब दिया है इन सब लोगों को मिलके, और उस प्राइस पॉइंट भी मनाया जिस प्राइस पॉइंट पे इन्होंने कहा था कि हमें बेचना है। अब देखो, अब इंडिया में ये सब हो रहा है, तो US को प्रॉब्लम क्या है इसमें? या US को प्रॉब्लम इसलिए है कि जो एज्योर है या जो अदानी ग्रीन है, उन्होंने US मार्केट से एक तो लोन उठाया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और साथ में एक बॉन्ड दिया हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स US के उनको, और करीब $2 बिलियन वहाँ से उठाए हुए हैं इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। US की मार्केट में लिस्टेड है एज्योर, ठीक है। तो उनको उनकी तरफ से FCPA करके कुछ होता है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, इसका वायलेशन हुआ है। वायलेशन क्या है कि इन्होंने जब भी कोई काम करना होता है, कोई प्रोजेक्ट लेना होता है, तो इनको एक जगह पे साइन करना होता है कि हमारा एंटी ब्राइबरी तरीके से हम काम करते हैं, मतलब हमने अपने बिजनेस प्रोजेक्ट लेने के लिए किसी को कोई रिश्वत नहीं दी है। उन्होंने यहाँ पे ओके। यस किया हुआ था कि जी हाँ, हमने नहीं दी हुई है,
लेकिन जो भी चीज़ें निकली हैं उसमें इन्होंने दी हुई थी उस एक वायलेशन को लेके, जहाँ पे इंडिया में करो वायलेशन जहाँ मर्जी करो, डज नॉट मैटर, बट आप यूएस की मार्केट से पैसा उठा रहे हो, वो चीज़ गलत है। और यूएस की मार्केट में आप साइन कर रहे हो कि आपने एंटी ब्राइबरी का आपने ध्यान रखा हुआ है, उससे उनको प्रॉब्लम है। ऐसे ये अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस इंटरनेशनल कंपनीज के भी हुए हैं, वॉलमार्ट का हो चुका है, अमेजोन का हो चुका है। ये चीज़, दीज आर प्रीटी कॉमन काइंड ऑफ थिंग्स जो कि अपने अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कंट्रीज़ के लोग करते हैं। इंडिया की कंपनीज जो यूएस में लिस्टेड हैं, पहले वहाँ पे भी उनके साथ भी हो चुका है, आज की तारीख में ये अदानी के साथ चल रहा है। सो दिस इज़ द ओवरऑल केस। अभी लेटेस्ट ये है कि जो SEC है, यूएस की जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन नाम है उसका, उन्होंने पिटीशन डाल दिया है कोर्ट में। ये कल की खबर है कि जो अदानी का केस है और जो एज्योर का केस है उनको इकट्ठा लिया जाए और इकट्ठे हैंडल किया जाए, अलग अलग केसेस ना दिए जाएं, और इन दोनों केसेस को एक ही कोर्ट में एक ही जज के सामने प्रेजेंट किया जाए। वो एज ऑफ नाउ गौतम अदानी के शायद भांजे हैं या भतीजे हैं उनके खिलाफ, और गौतम अदानी की जो कंपनी है अदानी ग्रीन के जो उनके CEO हैं, इन तीनों के खिलाफ डायरेक्ट केस है, जहाँ पे SEC का कहना है, FBI का कहना है कि इन सबको पता था कि हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, इन्होंने इंडियन मार्केट्स में भी नहीं बताया, और इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी गलत झूठ बोला है और हमें भी झूठ बोला है, और इन्होंने ब्राइबरी दी है। दिस इज द ओवरऑल केस राइट नाउ। अब इसमें मेरा रिसर्च कुछ नहीं है, दिस इज व्हाट इज रिटन आउट देयर। बट आप इसमें ऐसा कुछ कह रहे थे ना कि सेबी शायद इनकी साइड से आया, ऐसा कुछ सेबी इनकी साइड से नहीं इनके है। फेवर में। सी दैट गोज टू अनदर कंसर्न दैट वाज रेज्ड, ओके। जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी बुच। अपेरेंटली उन्होंने अदानी के किसी फंड में जो कि किसी और कंट्री में रन होता है, मॉरिशस, साइशलिस, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कुछ फंड्स रन होते हैं। वो फंड्स अपेरेंटली एलिजिडली कुछ शेल कंपनीज़ हैं, वो फंड के थ्रू पैसा आता है। अब इन फंड्स में जो भी एलिगेशन लगाई गई है हिंडनबर्ग के द्वारा, हिंडनबर्ग एक अलग एजेंसी है जो कि ये काम करती है, उन्होंने कहा है कि इस कंपनी में जो कि अदानी की कंपनी है अपेरेंटली, उसमें महदवीपुरी बुच का पैसा लगा हुआ है, और ये जो फंड है, ये फंड इंडिया के मार्केट में अदानी के स्टॉक खरीदता है। ओके। गेटिंग? तो देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि अगर महदवीपुरी बुच को इन्वेस्टिगेशन खुद करना पड़ेगा, तो ये तो खुद इन्वॉल्व हैं इसमें, राइट। तो वो कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को सॉल्व? ओके। तो अगर सॉल्व करना है तो या तो कोई थर्ड पार्टी हो। अब सेबी के ही डॉक्यूमेंट कहते हैं कि अगर आप COI कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट कहता है कि अगर आप किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाने अनजाने आपने इन्वेस्ट कर भी दिया, आपको नहीं पता था, लेट्स से, तो उस केस में आप उस कमेटी का पार्ट नहीं बन सकते हैं, प्रिसाइडिंग भी नहीं हो सकते हैं, आप आसपास भी नहीं हो सकते हैं जो कि इसका फाइनल डिसीजन ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ एज ऑफ नाउ जो कमेटी चल रही है, वो प्रेजेंट जो कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, वो खुद महदवीपुरी बुच है। दैट्स द कंसर्न। तो तो इसलिए इसलिए हवा ये है कि महदवी जी खुद इन्वॉल्व, मतलब हाउ वुड Got शी it. डू दैट ऑब्जेक्टिवली। ओके, लेट्स सी। इसके अब हमें भी थोड़ा केस समझ में आ गया है, तो अभी हम भी इसका अपडेट्स देखते रहेंगे। होपफुली इट वर्क्स आउट इन द राइट वे, जो कि होना चाहिए, बिल्कुल। जो भी राइट है, क्योंकि एलिगेशंस महदवी जी के ऊपर सिर्फ ये नहीं है, 50 हैं, बट वो एक अलग टेंजेंट है फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव इटसेल्फ। एक जैसे आपने अभी एक यूट्यूबर का केस बताया कि उस पे सेबी ने पेनल्टी लगा दी है, तो वो अगर नहीं पे करता तो उसको जेल भी हो सकती है, अदर थिंग्स भी हो सकती है। अगर ऐसे केसेस में बंदा इंडिया से बाहर ही चला जाता है, तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट या कुछ कर सकती है? तब चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे कि गुजरात के एक क्रेडिट बुल्स करके कंपनी थी, अब उसका केस जब हमारे पास आया तब चल रहा था, उनके ही एम्प्लॉय ने हमें रीच आउट किया था ओके। कि हमारी कंपनी में ये सब चल रहा है। क्या सब चल रहा है? पॉन्जी स्कैम, कि आप हमें इतना पैसा दो, महीने का इतना रिटर्न देंगे आपको, जो कि अलाउड नहीं है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। आप गारंटी रिटर्न्स नहीं दे सकते कि महीने का इतना मिलेगा ही मिलेगा, नॉट अलाउड। हमने एम्प्लॉय से बात की, हमने इन्वेस्टर से बात की, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ था, लेकिन विद इन फ्यू डेज इटसेल्फ, शायद वो लास्ट के टाइम ही था जब एम्प्लॉय ने बोला हमें, वो बंदा मोरक्को भाग गया। तो अभी इट डिपेंड्स ऑन इंडिया का एक्सट्रैक्शन पॉलिसी कि क्या उस कंट्री के साथ है जहाँ से वो बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी, क्रेडिट बुल्स के केस में कुछ खास नहीं हो रहा है, बट हम अपने आप को इन्वॉल्व उन चीज़ों में कर लेते हैं जहाँ पे अभी चल रहा है, और
स्कैम है, पॉन्जी है, बंदा भागा नहीं है, तो उस केस में हम ईडी को, ईओडब्ल्यू को, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, पीएमओ को, जहाँ जहाँ भी शिकायत, साइबर को, जहाँ जहाँ भी शिकायत की जा सकती है, हम अपनी तरफ से अपना काम कर देते हैं। उसके बाद उधर से उन्होंने कुछ करना है नहीं करना है, दैट इज़ देयर लुकआउट। तो ऐसे 2-4 केसेस भी हम कर चुके हैं जहाँ पे आज की तारीख में पार्टी बैठी है, ग्रो हो रहा है, महाराष्ट्र में हो गया या पंजाब में, यूपी में चल रहा है आजकल, एक व्यू नाउ करके कंपनी है। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट अगर वो भाग गया इंडिया से। व्यू नाउ किस चीज़ के लिए बोला आपने? व्यू नाउ एक बीएससी लिस्टेड स्टॉक मार्केट कंपनी हाँ है। जी। अब ये पंजाब में भी ऑपरेट करती है, मोहाली हाँ, में क्योंकि भी। एक्चुअली मैंने इनके कई ऑफिसेज देखे हैं यहाँ पे, तो इसलिए आई आस्क यू। ओके, सो यूपी से नोएडा से भी इनके ऑफिस रन होते हैं। अब मैं इनके बारे में इतना इजीली क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ ईडी ने इनके ऊपर रेड डाल दिया है, और 24 अक्टूबर को रेड डाला है, और इनके अक्रॉस 13-15 ऑफिसेज हैं, उनमें सब में रेड डाला है। यहाँ पे भी एश्योर रिटर्न्स चल रहा था। अब जब हमारे पास फ्रॉड फ्री के ज़रिए ये इशू आया, तब एक अंकल हैं, उन्होंने 7 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। एक 23 साल का लड़का है जो कि देहरादून में पढ़ाई कर रहा है, पापा से 3.5 लाख रुपए लिया है, वो लगाया हुआ। ये 2 केस आए हमारे पास। अब इन केसेस में हमें समझने को क्या मिला, अब केसेस आ जाते हैं ना, तो हमें अंदर की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब इनकी प्राइवेट इन्वेस्टर मीटिंग्स के लिंक होते हैं जूम के, हम बैठ जाते हैं उसमें। इनकी B2B आपस में जो लोग फंसाने वाले हैं, आपस में जब मीटिंग करते हैं, उनके लिंक मिल जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तो हमें इनका मोडस ऑपरेंडी समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली ये बाहर बोलने के वाले हैं। उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं हम, और उसका ओके। वीडियो बना के सॉर्ट ऑफ डाल देते हैं। अब व्यू नाउ को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे ही रैंडम बोल रहे हैं कि सर्वर कुछ है, उसके कुछ क्लाउड पार्टिकल्स, ऐसी चीज़ बोल दो जो डेटा किसी को समझ में ना सर्वर्स है, आए। उसका ही MLM करके कुछ हाँ, उनकी कंपनी है। कि हाँ कुछ जी। समझ ना आए ऐसी चीज़ बोल दो। आप लगाओ 1,65,000 रुपया, और आपको महीने का 5,500 रुपये मिलेगा हर महीने अगले 10 साल तक, ओके, एश्योर्ड। ठीक है। अब कोई भी लालची नॉर्मल इंसान भी लालच में आ जाएगा, और वो देता रहेगा पैसे। अब एक अंकल है 7 करोड़ रुपए दे चुके हैं, एक लड़के ने 3.5 लाख रुपए दे दिया है। ऐसे पता नहीं 10,000 इन्वेस्टर्स हैं, उनके ही उन्होंने ही कहा है, क्योंकि जूम मीटिंग्स में इतने लोग आते हैं अपेरेंटली, और उन सब का पैसा फंसा हुआ है। बीएससी पे लिस्टेड है ये, उससे विश्वास लेके आती है कि हम तो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है। राइट। कंपनी का रोज़, मैं टेक्निकल हो जाऊंगा थोड़ा सा, बट अपर सर्किट लगता है। अपर सर्किट मतलब रोज़ 5% स्टॉक ऊपर लगता है पिछले 3-4-5 महीनों से। अब लोग कहेंगे यार 3.5 रुपये का स्टॉक एकदम से 194 रुपये पहुंच गया। 3.5 रुपये पे था, 194 का हाई देखा है इसने 6 महीने के अंदर। मतलब अगर आप खुद मैथ कर लो, मेरे को इतनी मैथ शायद आएगी भी नहीं। 194 पे जिस टाइम पे पहुंचा है, वो 24 अक्टूबर का दिन था, वहाँ पे रेट पड़ी है ईडी की। आज की तारीख में स्टॉक प्राइस 106 रुपये पे, 103 रुपये पे आ चुका है। रोज़ लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब क्या कर रही है कंपनी, प्राइवेट मीटिंग्स कर रही है इन्वेस्टर्स के साथ, उनको कह रही है नए लोग लेके आओ। ये क्या करते हैं, वहाँ से पैसा उठाएंगे, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। उस स्टॉक मार्केट में किस में लगाएंगे, अपनी स्टॉक में। उसको जब बाय करेगा बार बार हाई ऑर्डर पे, तो उसको ऊपर वैल्यू जाएगा, बढ़ेगी। और उनका बाय करवा के खुद सेल करना शुरू कर देंगे जो उनके स्टेक पे है। इसको कहते हैं प्रॉपर पंप एंड डंप। मतलब तुम अपने स्टॉक को 3-4 रुपये 5 रुपये पे रखो, 200 रुपये तक ले जाओ, फिर वहाँ पे बेचना शुरू कर दो, और नए खरीदार को खरीदवाना शुरू कर दो। लोगों को लगेगा कि अरे बहती गंगा है, सब अच्छा स्टॉक है, और मीटिंग्स हो रही हैं, और कंपनी पता नहीं क्या क्लाउड कर रही है एंड ऑल दैट, और इसमें लगाते रहो पैसे। बट जिस प्राइस पे वो खुद निकल चुके होंगे, उस प्राइस पे उनको बायर नहीं मिलने वाला आगे चल के, क्योंकि बायर तो ये नॉर्मल लोग ही हैं। राइट। एंड देन ये भाग जाएंगे अपेरेंटली। इनके केस में पता नहीं क्या होता है, ईडी ने छापा मारा है, इतना मैं कह सकता हूँ बस। ईडी छापा अपनी मर्जी से मारते हैं, या उनके पास भी कोई कंप्लेंट जाती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? समझदार लोग और भी हैं तो और भी कंप्लेंट कर देते हैं। तो देखो, इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगता है। अगर नॉर्मल इंसान को दिख रहा है कि रोज़ इतना अपर सर्किट स्टॉक जा रहा है, या कुछ अजीब हाँ, बिहेवियर हो रहा है, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको पता है कि गारंटी रिटर्न्स नहीं बोल सकते और मीटिंग में बोल रहे हैं, वो एक मेल लिखेगा, ओके। और ऐसे मान लो 50 लोगों ने लिख दी। अब अजीब बात यहाँ पे ये हो जाती है कि बीएसई जिसके एक्सचेंज पे ये कंपनी लिस्टेड है, उसको तो दिख रहा है ना इस हाँ। कंपनी का रेवेन्यू क्या है, 37 करोड़ रुपए, प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ रुपए। और मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल जाऊँ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी एसेट्स में एक चीज़ होती है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि तुम्हें पैसा मार्केट से आना कितना है। तुम्हारा मार्केट में पैसा पड़ा है, तुम्हारे पास है नहीं। 70% पैसा ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा है, मतलब इनके पास पैसा है ही नहीं, ऐसे बिल काटे हुए हैं मोस्ट लाइकली। अब उस केस में बीएससी को एटलीस्ट ये तो दिख रहा है ना कि अपर सर्किट हिट कर रहा है,
पूछ तो लो, कंपनी का इंस्पेक्शन तो कर लो कम से कम। अब लोअर सर्कल हिट कर रहे हैं, अब पूछ लो। बीएससी की तरफ से हम लिख चुके हैं, बीएससी को, बीएससी की तरफ से कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन। और ऐसे बहुत सी लिस्टेड कंपनी हैं, पता नहीं, अजीब बात यह है कि ज़्यादातर बीएससी पे ही होता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनके बारे में हम लिख चुके हैं। सेबी का एक मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल होता है अलग से, MI, उस पर लिख सकते हो आप भी, कोई भी लिख सकता है, उसमें कंपनी लिस्टेड होती है, वहाँ पे लिखो, स्क्रीनशॉट्स डालो। ऐसे कम से कम 8-9 कंपनीज के बारे में तो हम लिख के जा चुके हैं, जहाँ पे प्रॉपर पता है पंप एंड डंप हो रहा है, टेलीग्राम पे वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को क्लिक करते हैं, यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियो खुलता है, मतलब जैसे आप यूट्यूब डालते हो पब्लिक कर देते हो, अच्छी सब देख सकते हैं। पर अगर मैं उसको अनलिस्टेड कर दूं तो जिसके पास लिंक है वही देख पाएगा, लेकिन उसी अनलिस्टेड लिंक को अगर मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू पैसे दे के भिजवा दूं और 2-3 मिलियन व्यूज़ करवा दूं उसके, और वो सारे ट्रेडिंग वाले टेलीग्राम हो, तो कुछ लोग पैसे लगाना शुरू कर देंगे, लगाएंगे ही, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसकी बात ही हो रही है। ये है पंप करने का तरीका। और पंप के बाद जिसके पास मार्केट में पैसा पड़ा है, आप अपनी कंपनी के 100% हिस्सेदार हैं, आप बेच देंगे 100%, क्योंकि कंपनी तो कुछ कर ही नहीं रही है, निकल जाएगी उसके बाद। ऐसे काफी तो यू अंदर हैव की टू बी बातें श्योर। हैं। जो न्यू पर्सन आ रहा है वो तो नहीं जज कर सकता, दे जस्ट इन्वेस्ट कर सकता है, बेसिक सेंस है कि आप देखो कि कंपनी करती क्या है, राइट। कंपटीशन कौन है, खुद के कितने रेवेन्यू है, कितने साल से कर रही है, लगातार प्रॉफिट कमा रही है, ये बेसिक चीज़ें हैं। चाय वाला कितना अच्छा काम करेगा पता लग जाएगा ना, बना पा रहा है चाय उतने लोगों के लिए। अगर रेगिस्तान में किसी चाय वाले को खड़ा कर दूं तो कोई कस्टमर ही नहीं है वहाँ पे तो, लेकिन मॉल के बाहर खड़ा कर दूं तो कस्टमर है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। इतनी चीज़ तो देखो ना कि कंपनी में रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, 5 चीज़ें। मैं तो रेशियोज़ की बात भी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा पी रेशियो देखो या ROE देखो या कुछ देखो, ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एटलीस्ट इन तरह की चीज़ों के लिए एटलीस्ट कंपनी का बेस तो देख ही सकते हैं। बेस देखो, बैकग्राउंड देखो। राइट। आपका पैसा तो मेहनत से कमाया हुआ है ना, आप क्यों लगा रहे हो उस कंपनी में जिसके बारे में आपको रिसर्च खुद ही नहीं किया है? दैट्स अ बेसिक रिसर्च वैल्यू। सो मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ कि एक अच्छे यूट्यूबर को कैसे देखें या अच्छे कंपनी को कैसे देखें। आप कॉमन सेंस लगाएं, लालच मत करें, इंड्यूस वो करेंगे, तरीके हैं। स्टॉक देखो ऊपर जा रहा है, ये देखो प्रॉफिट है, ये तरीके हैं। आप मत फंसो, आप देखो एक्चुअल क्या है, बैकग्राउंड क्या है। यू विल नॉट बी फूल्ड फॉर श्योर। मेक सेंस। अभी जैसे काफ़ी टाइम से हम पेटीएम सुनते भी आ रहे हैं और यूज़ भी करते हैं, रेगुलर लाइफ में हमेशा पेटीएम यूज़ करते हैं। पेटीएम ने भी अपना एक पेटीएम मनी स्टार्ट किया हुआ है और हमें ट्रस्ट भी होता है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, गुड है। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम पेटीएम मनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मोबीक्विक करके ऐप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर दे गुड? इन्वेस्ट मत को मैंने सुना था, मेरे को पता नहीं 100%, बट मेरे को सुना था कि मोबीक्विक या ऐसी कुछ कंपनीज है जो कह रही हैं कि आप इन्वेस्ट करो और हम आपको रिटर्न्स 12%, देंगे, 12% या 12%, हाँ 10% जी। देंगे। आज कल नहीं तो पक्का परसों स्कैम हो जाएगा आपके साथ। तो देखो, RBI सेबी के अंडर नहीं आता है श्योर रिटर्न्स, RBI के अंडर आता है। बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो कर सकते हैं, ओके, आपको 7% बोल दिया हाँ तो जी, हाँ मिलेगा। जी, बिल्कुल। सरकार के कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो सरकार के द्वारा ही बैक्ड होते हैं, वो आपको देगा। जी। बट अगर आपको कोई भी ऐप कह रही है, कोई भी आपको कंपनी कह रही है, जितनी मर्जी पुरानी हो, अगर पेटीएम बैंक कह रहा है कि इतना है, तो क्या वो FD के थ्रू कह रहा है या कोई अलग उसका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है? आपको चेक करना चाहिए। मोस्ट लाइकली मोबीक्विक के बारे में तो मैंने बहुत सुना है कि उनके कुछ केसेस आए हैं हमारे पास, जो कि मैंने पहली बार सुना, मुझे लगा कि मोबीक्विक का नाम स्पेलिंग चेंज करके किसने स्कैम कर दिया होगा, लेकिन एक्चुअली वही थी। तो उन तरह के केसेस में गारंटी रिटर्न्स कहीं नहीं आएंगे। यार, काम क्यों नहीं करती दुनिया? मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों हम एश्योरेंसेस के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी काम किया है, हमारे उससे पहले की जनरेशन से भी मेहनत की है। उस समय इतना पैसे कमाने को होता नहीं था, क्योंकि फिजिकल मेहनत होती थी ज़्यादातर केसेस में। आजकल हम क्रिएटिव लेवल पे हैं, या हमें पता है कि हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे तो वी कैन मेक मोर मनी विथ लेस टाइम इन्वॉल्व इनटू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एश्योरिटी और गारंटी एक ही तरीके से आ सकती है अगर आप खुद से मेहनत करें, जो मर्जी करें, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसमें कहते हैं कि सपने बड़े देखो, हाँ, है ना? बड़े सपने देखोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। आपकी एक वीडियो है जिसमें आपने लिखा है कि बड़े सपने, अगर कोई कह रहा है कि बड़े सपने देखो तो वो अनएथिकल है, तो बड़े सपने देखना अनएथिकल कैसे हो गया? बड़े सपने दिखाना शायद कहा होगा मैंने, देखना तो अनएथिकल नहीं हो सकता है। बड़े सपने दिखाना इज अनएथिकल। वो कैसे? जो इसी को ही सिंपल भाषा में टेक्निकली इंड्यूसमेंट इसी को कहते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्कैम आते हैं, तो हमारे ऑफिस में हम एक टर्म रखा हुआ है, हम स्कैमर नहीं बोलते हैं,
हम बोलते हैं चोर। हम कहते हैं कि ये जो अच्छा हम कहते हैं कि किसने शिकायत की है, इसने शिकायत की है। अच्छा चोर का नाम क्या है? तो चोर का नाम ये है, सॉरी हर बार ऐसा नहीं होता है, बट लेट्स से यूट्यूबर है या ये इंस्टाग्रामर है, तो हमने चोर कीवर्ड रखा हुआ है क्या है, और हमने इसके लिए भी कैटेगरीज रखी हुई हैं ओके कि अगर पहली बार किसी ने कुछ किया है तो वो फ्रॉडलेंट पार्टी है। अच्छा प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर वो दूसरी तीसरी बार कर रहा है तो हम उसको स्कैमर कहते हैं। अगर वो रिपीट ऑफेंडर है कि इसका काम ही है, उसको हम चोर की श्रेणी में डाल देते हैं, तो उसको हम चोर ही कहते हैं। मतलब 3 तरह के हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं फॉर पीपल हु डू दीज काइंड ऑफ स्कैम्स। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि चोर की कैटेगरी में आ चुके हैं। फेयर एंड लवली गोरा बना देंगे, नहीं बनाया, आप क्लेम कर सकते हो ना। एक्स ऐसे तो सर डिओड्रेंट काफी सारी चीजें बड़ा चल रही कुछ है है यार। ऐसे तो बहुत सारा कुछ ही चल रहा है इंटरनेट पे नहीं बट दिस एड्स इज में। बट उसके खिलाफ जो एडवर्टाइजिंग फोरम है वो बोलते हैं ना, अब बोलना शुरू किया है ना उन लोगों ने भी ओके कि यू कांट से इट लाइक दैट। पहले चलता था, लेकिन जो हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ASCI है, उन्होंने इस चीज़ को अब ध्यान से देखना शुरू कर दिया है। तभी नेम चेंज हुआ है, फेयर एंड लवली का ग्लो एंड लवली भी किया उन्होंने। या आई मीन ब्रांड्स आल्सो हैव टू सी कि वो किस तरह से, ये भी इंड्यूसमेंट ही है किसी तरीके की। बट हर जगह scam बन रहे हो चल ना। रहा है। मैंने सारी उम्र फेयर एंड लवली लगाई है। छोटे होते से कॉलेज आता था और मैं ऐसे ऐसे लगाता था कि गोरा हो गया। कुछ समय के लिए मुझे लगता भी था मैं गोरा हो गया हूँ, मुझे लगता था कि यार मेरा रंग क्लीन हो गया है। लेकिन कॉलेज पहुंच के शाम तक पता रहता है डस्ट चिपकती है यहाँ पर, कुछ नहीं होता है। दिस इज ऑल अ शैम। एक्स डिओड्रेंट से लड़कियां आ जाएंगी आपके आसपास। कौन सी आती, कोई नहीं। दिस इज ऑल अ सेलिंग वे, बेचने का तरीका है। जैसे इस तरीके के स्कैम्स है, ये भी स्कैम ही बोलेंगे। आपने खुद कहा कि फेयर एंड लवली की हम हाँ मतलब फी इंड्यूसमेंट अप्लाई, है। हाँ, और रेड बुल है, रेड बुल गिव यू विंग्स विंग्स और ये सब करके। तो ऐसे हम सच में वो कर सकते हैं कि केस फाइल की, यार ये इन्होंने ये चीज़ बोली और ये करते नहीं हैं, हुई। लोग करते हैं। अभी कंज्यूमर फोरम का एक केस हुआ था पिछले कुछ टाइम पहले। स्विगी का स्विगी वन करके एक सर्विस होता है जहाँ पे 10 किलोमीटर के अंदर आपको फ्री में डिलीवरी मिलती है। ओके अब एक कस्टमर ने कहा कि स्विगी ने मुझसे एक रेस्टोरेंट जो कि 9.7 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, उसने अपनी ऐप में 14.3 किलोमीटर दिखाया और मेरे को उसके लिए डिलीवरी के अलग से पैसे लिए। अब मेरे को 300 रुपये का मेरा ऑर्डर था, इतने रुपए की मेरी डिलीवरी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने कंज्यूमर फोरम में डाल दिया। कंज्यूमर फोरम ने कहा कि यू आर राइट, उन्होंने चेक किया डिस्टेंस फ्रॉम हेयर एंड 9.7 किलोमीटर था। स्विगी को कहा कि जो खाने का पैसा था वो वापस दो, डिलीवरी का पैसा था वो वापस दो, स्विगी वन का सब्सक्रिप्शन पैसा वो वापस दो, और साथ में 5,000 रुपये इनको अलग से दो मेंटल हरासमेंट के, और साथ में 25,000 रुपये आप हमें दो ताकि आपको याद रहे कि आपको ये दोबारा से नहीं करना। दिस इज इन द रिकॉर्ड, मतलब ऑन पेपर्स। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो विल फाइंड इट। तो अवेयरनेस चाहिए ना। आपके साथ बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं, बिजनेस को अनएथिकली रन करने वाले बहुत बैठे हैं। यू हैव टू बी समझदार इनफ एंड टेक ए स्टेप। उसने सिर्फ डिस्टेंस देखा, कुछ नहीं किया। ऑनलाइन फॉर्म होता है, समझ नहीं आता है खुद, समझ आता है खुद भर लो, नहीं तो किसी से पूछ लो। फॉर्म भरना है, कंज्यूमर कोर्ट काम करता है इस मामले में। So, ये ऐसा जैसे नहीं है कि कुछ भी चलता है। अभी ऑनलाइन के टाइम पे कुछ भी नहीं चलना अलाउड है। और ये जैसे मेंटल हरासमेंट, इसमें तो 5,000 है, इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं कि मेरे को मेंटल हरासमेंट का इतना चाहिए, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। एक केस था जिसने कहा कि पता नहीं 2-2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने मैकडॉनल्ड्स पे डाल दिया था, तो उन्होंने हटा दिया कि टाइम नहीं है इतनी चीज़। मतलब रैंडम केसेस भी आते हैं। यू हैव टू बी, लालची नहीं होना चाहिए आपको, समझदार होना सेंसिबल चाहिए होना कि चाहिए। आप क्या सेंस पे बना रहे हो। कि बर्गर में बोला ये था, उसमें एक ये कम था मेरा। सो ये चीज़ें भी होती हैं, ओके तो ज़्यादा समझदारी भी खराब करती है कई बार। ओके। एक आपने अभी बताया जब कि ऐसे केसेस भी होते हैं कि बच्चे लोन वाली ऐप से लोन लेके फिर आगे या तो कोर्सेज बाय कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये लोन ऐप्स हैं, फिर ये कैसे वर्क करती हैं? और ये लोन ऐप से, एक तो ये क्वेश्चन है कि क्या लोन ऐप से लोन लेना सही है हमारे लिए, एंड सेकेंडली फिर वो कैसे, अगर उसने लोन ले लिया फिर वो नहीं चुका पाया तो वो क्या करेंगी इस केस में? बहुत कुछ करते हैं। सी, जब लोन लेते हैं नॉर्मल अपन लोग, तो अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि गाड़ी के लिए ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, नॉर्मल तरीके के जो लोन हमने देखे हैं अपने टाइम पे, मतलब मेरे टाइम पे, आज व्हाटएवर। आज के लोन्स ना कैपिटलिज्म की तरफ है, मतलब कंजम्पशन की तरफ है कि मेरे को एप्पल का आईफोन लेना है, मेरे को घड़ी लेनी है, मेरे को, मतलब मैं कंज्यूमर बन के कंज्यूमरिज्म की तरफ देख रहा हूँ कि मेरे को कुछ खरीदना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए या मुझे ट्रेडिंग में डालना है, समथिंग और अदर। मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि मैं चुकाऊंगा कैसे। चुकाने के लिए नया लोन ले लेते हैं। सो दिस इज़ अ विशियस साइकिल, वो चलता रहता है।
एंड इससे आप वापस नहीं आ सकते हो। पहले तो आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। अगेन दिस गोज़ बैक टू नॉर्मल फायर वाला जो कॉन्सेप्ट हम याद कर रहे थे कि बस जल्दी-जल्दी पैसा कमाओ एंड ऑल दैट। एक बार आप इस चक्कर में फँस गए एंड आपको भी पता है कि आप नहीं चुका पाएँगे, फैमिली की हेल्प लेके भी चुका नहीं पाएँगे, दोज़ पीपल विल हैव उनकी ना ऐप्स में ना जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप ना अलाउ करते हो कुछ परमिशंस को। उसमें कॉन्टैक्ट्स की परमिशन भी होती है, मीडिया की परमिशन, गैलरी की परमिशन भी होती है। इसमें उस ऐप के पास आपके फ़ोन के अंदर की फ़ोटोग्राफ्स और आपके फ़ोन के अंदर के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अब वो चाहें तो क्या करते हैं, मैं आपके पापा, मम्मी, दादा-दादी सबके नंबर हैं मेरे पास, मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ। मेरे पास ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, मैं ये कर रहा हूँ। इल्लीगल तरीके से अगर आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स कभी सुनेंगे, उस बंदे को इतना हरास किया जाता है कि वो सोचता है कि मैं कहीं से पैसा अरेंज कर लूँ, फिर वो गलत तरीके से चाहे लूँ या कैसे भी लूँ। दिस इज़ नॉट गोना एंड अप नाइस। एक गलत तरीके से ही ख़त्म होने वाला है कंक्लूजन इसका। शुरू कहाँ से हुआ था? किसी को देख के या किसी का फोमो इफ़ेक्ट करके या सोशल सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए कि मेरे पास आईफ़ोन हो जाए या लोग मुझे गलत ना बोलें, इस चीज़ के लिए मैंने लोन लिया था। शुरू वहाँ से हुआ था और एंड अप कहाँ पे होएगा, वो स्टोरी के बारे में जहाँ पे कंक्लूजन हो रही है ना, किसी को आप बता भी नहीं पाएँगे, अब बताना चाहेंगे भी नहीं, आप छुपाएँगे कि किसी को पता ना लग जाए ये चीज़, मेरे घर पे ना पता लग जाए। मतलब मैं वापस थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट में आना चाहूँगा। एक एक लड़का था 27-28 साल का, न्यूली मैरिड लड़का है, न्यूली मैरिड एंड उसके फादर ने पुराना घर बेचा अपना 80 लाख रुपए में। वो घर बेच के जो पैसा पड़ा था वो एक जॉइंट अकाउंट में डाल दिया। उस लड़के ने किसी इंस्टाग्रामर को देखा, उसने कहा कि पैसा है और ये कोर्स वोर्स पैसा हो जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसमें ये हो जाता है। उस बंदे ने 2-4 लाख रुपए डाल दिया, लॉस हो गया। फिर और लोगों के पास गया, अरे रिकवरी करवा देते हैं हम, डोंट वरी। उनको पैसे दिए, फिर लॉस और बढ़ा, उसको वापस लाने के लिए और बढ़ा, 80 लाख का 80 लाख। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये केस हमारे पास है, ज़ीरो हो चुका। वो केस एज़ ऑफ नाउ हम 4-5 लोगों के खिलाफ वो केस लड़ रहे हैं, क्योंकि 4-5 लोग थे जिन्होंने इंड्यूस किया उसको, इंस्टाग्रामर था या कोई था या व्हाटएवर। एज़ ऑफ नाउ उसके फादर को आज की तारीख में भी नहीं पता है कि उनके अकाउंट में से वो पैसा जा चुका है। ये केस महीना सवा महीना पुराना है और इसमें हम साइबर भी कर रहे हैं, इसमें हम सेबी भी कर रहे हैं, अकाउंट्स ब्लॉक करवा रहे हैं। कोशिश ये होती है कि हम अकाउंट्स ब्लॉक करवा दें स्कैमर के और फिर उसके बाद वी ट्राई एंड गेट इट रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन। तो इस तरह के फोमो इफेक्ट में या सोशल मीडिया के कारण या इन लोन ऐप्स के कारण, क्योंकि अब वो लोन लेने की तरफ भी चला गया था वो बंदा, टू गेट मोर मनी आउटसाइड इट, ही टुक 5-7 लाख का और लोन एज वेल, वो भी ख़त्म हो गया। तो ओके। जितनी उसके फादर ने सारी उम्र में बनाया होगा, वो बंदा उसको ज़ीरो कर चुका है और अपने ऊपर भी नई लायबिलिटी ले चुका है। और एज़ ऑफ नाउ जब हमें अप्रोच किया उसने, तो उसका सुसाइड मोड था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। नहीं, अभी इस तरफ नहीं गया है, तो हम काउंसलिंग भी देते हैं थोड़ी बहुत। बट दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल ऑफ द सोसाइटी। ऐसे ऐसी अनकही स्टोरीज़, ऐसी अनसुनी स्टोरीज़ बहुत हैं, जो हमें भी नहीं बता पाते लोग। ये इसमें से एक्चुअली हुआ है। मतलब कुछ केसेज़ मेरे पास भी आ जाते हैं, कुछ केसेज़ तो टीम अपने आप से हैंडल कर लेती है। कुछ आउटलायर केस होते हैं, जो डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, फर्स्ट ड्राफ्टिंग के बाद, एंड देन आई कॉल एंड टॉक, 15-20 मिनट का एक डिस्कशन होता है। 2 सुसाइड्स हम देख चुके हैं और 2 उस सुसाइड्स। सुसाइड्स भगवान की दया से, पता नहीं सिर्फ हमने एक बार बात की है, और भी लोगों ने बात की होगी उनसे, तो उन्होंने नहीं वो स्टेप लिया। बिकॉज़ मैंने कहा ना कि आप ऐसी जगह पे पहुँच जाएँगे, आप वापस नहीं आ पाएँगे वहाँ से। शुरू में आप लालच में आओगे कि मेरा वाह-वाह बन जाएगा। जब पैसा जाएगा ना, फिर आप रिकवरी मोड में चले जाओगे कि मेरा उतना वापस आ जाए जितना गया था। फिर आपको प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, फिर आपको कैपिटल चाहिए प्रिंसिपल। बट ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आपके साथ जब पहली बार हो जाए, प्लीज़ स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ। आगे खाई है, आप खड्डे में गिरे हो बस। जैसे आपने कहा कि लोन वाली जो ये ऐप्स है फिर इस तरीके से भी करते हैं कि आपके घर पे कॉल कर रही है, आपकी फोटोज को ऐसे वो करते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ इट्स इलीगल ना। हाँ, बट करती हैं, मेंटल हरासमेंट है प्रॉपर। अब सोचो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं 25-26 साल, 27 साल के ब्रैकेट के ऊपर। उसके बाद तो बंदा जॉब वॉब करता है, कमाने लग जाता है, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है दुनियादारी की। तो उस बच्चे ने कुछ देखा ही नहीं है प्रेशर लाइफ में, इस तरह का तो नहीं देखा है। और मम्मी पापा का डर तो होता ही है ज़्यादातर केसेस में, और स्पेशली पैसा जब इन्वॉल्व हो और पैसा भी जब बड़ा हो, तो उस तरह के केस में फोटोग्राफ्स हैं, अब फोटोग्राफ्स को वो क्या करने वाले हैं, द पर्सन डज नॉट नो, इंटरनेट पे डाल देंगे या कुछ ऐसा ब्ला ब्ला। सो इस तरह का प्रेशर में भी हमें पता नहीं, बट ज़्यादातर केसेस में, कई केसेस में होता होगा कि कुछ
एक्सट्रीम स्टेप हो जाए, बट ये चीज़ें होती हैं एंड दीज पीपल आर हार्टलेस। जो ये जिनको रिकवरी करवानी होती है, टारगेट्स करवाने होते हैं, जो ये ऐप्स के थ्रू पैसे कॉल करते हैं, उनको एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिंपैथी कुछ नहीं होता है, दिल नहीं होता है, सोल नहीं होती है। दे ओनली हैव द टारगेट्स टू कंप्लीट कि महीने के अंदर मुझे 50 लाख का रिकवरी करवाना है, मैं जो मर्जी बोलूँ, मेरे को ओपन हैंड दिया गया है। उसमें उसका सीनियर भी उसको कुछ नहीं बोलता है, जो हेड होता है, बेटा पैसा आना चाहिए शाम तक, इतना मुझे नहीं पता है, कैसे मर्जी कर, तेरे पास ये सब एक्सेस है, उसके पास ये लेके आना, तेरा यही काम है। अब वो अपनी कमाई, वो भी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है शायद, इसलिए वो काम कर रहा है। अब अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उसको ये सब काम करना पड़ता है, और उसकी ज़िंदगी खराब कर रहा है जिसने शायद किसी और को देख के। सो दिस इज ऑल हाउ इट इज़ कनेक्टेड। अगर हम एक एजुकेटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ने चाहिए आइडियली, अगर हम इतने 140, 45, 50 करोड़ की जनरेशन है या पॉपुलेशन है, अगर हम सब एजुकेशन की तरफ जाएं, समझ की तरफ जाएं, कॉमन सेंस की तरफ जाएं, we can be a different country at GDP level, at intellectual level in 10 years. बट हम कहाँ जा रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, हम स्कैम्स में फंस रहे हैं, हम लालच कर रहे हैं, हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शायद पढ़ाई अच्छी नहीं है, शायद सिचुएशन अच्छी नहीं है, शायद पैसा है ही नहीं। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव शेड ऑफ एनी कंट्री that it can ever be. आपको लगता है वैसे कभी इंडिया फाइनेंशियली लिटरेट ऐसे बनेगा? I hope it does, but at the same time ये हम सरकार पे पॉइंट करके कह दें कि वो नहीं करवाते हैं, हमें खुद ही उस तरफ जाना पड़ेगा। एटलीस्ट द पीपल जिस सर्कल में हम हैं, जिन लोगों के साथ हम कांटेक्ट में हैं, वो जिस मर्जी एज ग्रुप के हैं, वो कज़न्स हैं, कज़न्स के आगे फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ हैं, जिसको भी हम जानते हैं, अगर हम इस तरह की बात उनसे करने की कोशिश करें, उस तरह से, चाहे हम वीडियोज़ के थ्रू कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, एटलीस्ट वी ट्राई टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन द सोसाइटी कि देयर इज़ नथिंग्स गोना हैपन, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। आप समझाओ एग्जांपल्स देके, आप समझाओ प्रैक्टिकली, दैट इज़ वन थिंग। आपने सोच चेंज कर दी, आपकी खुद की सोच चेंज हो गई, आपने एजुकेशन को, मैं कह रहा हूँ ना, जब हम बड़े होते तो IIT, IIM या ये तरह की चीज़ें हैं, बाहर जाना है। अभी इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, या ये इस तरह की चीज़ें हैं, विच इज़, मैं नहीं कह रहा बुरा है, बट यार एजुकेशन भी ज़रूरी है ऑफ एनीथिंग। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे अच्छा लग, इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू स्टे इन्फॉर्म्ड ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं जो भी जब भी कर रहा हूँ, मैं उस तरह से इन्फॉर्म्ड रहना चाहता हूँ। वो बन गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रैंडम बुक्स पढ़ ली कुछ भी, बट आपको जो अच्छा लगता है आप पढ़ो, आप करो, उसी से ही कुछ होना है। ये ऐप्स, ये कुछ, ये गारंटी, ये आपका नुकसान ही है इवेंचुअली। जो सेम हुआ ऐसा वो भाग गेमिंग गया, एप्स जिसने में भागा। भी बहुत ज़्यादा चलता है। गेमिंग एप्स में इन्वेस्ट करो, फिर पैसा आएगा, और उसमें भी हाँ, कलर ट्रेडिंग है, गेमिंग एप्स आदत हैं, लगने के बाद इज़ वेरी हार्ड कि रिकवर कर पाना, या पैसे कैसे वापस आ रहा है। कुछ नहीं आता। देखो वो बैठे ही बाहर है ना, देखो इंडियन अकाउंट्स में पैसा ले लेंगे, लेकिन साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा बाहर जा रहा है। एट देखो, जो मैं हाईबॉक्स का केस बता रहा हूँ, उसमें इंडियन पेमेंट गेटवेज का यूज़ किया गया, लेकिन पेमेंट गेटवेज फ़ोनपे का यूज़ किया गया था फॉर एग्जांपल, ऐसे 2-3 और थे, लेकिन पैसा इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा था 2-3 दिन के गैप के अंदर। वो पैसा जैसे ही यहाँ ट्रांसफ़र होता, वो पैसा वो अपने ओरिजिनल कंट्री में भेज देते थे। ओके। तो जब वो भागे, इंडिया में इनका कोई खास पैसा पड़ा नहीं था कैश में, लिक्विड में, जो उनको छोड़ के भागना पड़ना था। 150-200 करोड़ रुपए का स्कैम करके भागे। अब कहाँ कुछ करेगा कोई, गया, और इंडिया के लोग बैठे हैं। अच्छा, अब कुछ ही सोचो महीनों में कि मतलब आगे किसी change यूट्यूबर ने करके। कह दिया क्यूमुलेटिवली उनको अगर 100 मिलियन व्यूज आ गए, तो कितने लोगों के इंप्रेशन मिल गए, उनको ट्रस्ट मिल गया। अब ट्रस्ट मिल गया तो पैसे डालेंगे लोग। अब इतना पैसा आया, शुरू में दे दिया गिफ्ट में, ट्रस्ट हो भी गया कि आता है जी, लोगों ने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। अब जब उनके पास एक लमसम हो गया, उनको तो पता नहीं कब भागना है। 2 चीज़ें होंगी, उनकी लालच खत्म हो जाएगा, या ईडी का रेड का छापा पड़ सकता है, इसका कोई नोटिफिकेशन अंदर से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। इन दोनों में से कोई चीज़ पहले हो गई, इन्होंने भाग जाना है। इंडिया में स्कैम्स एज ऑफ नाउ, जनवरी से लेके अगस्त तक 11,269 करोड़ रुपीस के स्कैम इंडियन साइबर सेल को रिपोर्ट हो चुके हैं, और हमारी रिसर्च कहती है कि 80% स्कैम्स रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। वी थिंक इंडिया में एज ऑफ नाउ 50,000 करोड़ के स्कैम इस साल हो चुके हैं। पिछले साल ये नंबर 7,400 करोड़ था, 700 गुना बढ़ चुका है। बट अगर मैं सिर्फ नंबर्स, रिपोर्टेड नंबर्स की बात करूं, तो डबल ट्रिपल हो चुका है। US मार्केट में भी स्कैम हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट नंबर, बट
इंडियन मार्केट इज़ नॉट फार बिहाइंड। यूएस में तो द नंबर इज़ समवेयर अराउंड $12 बिलियन। सो एक कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, एंड दोनों ही बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत अच्छी पर्सनालिटीज है। तो एक तो एज अ ऑडियंस हम समझ ही नहीं पाए कि किस पे ट्रस्ट करें। सो उनका था कि वो एक कोर्स बेच रहे थे एमबीए करके, कुछ दिनों की एमबीए, 10 days एमबीए, 9 day एमबीए ऐसे करके। तो फिर लोगों ने बोला कि उनको वो रिजल्ट्स मिले नहीं, और फिर ये एमएलएम काइंड ऑफ चीज़ निकली। एंड फिर संदीप महेश्वरी ने इस पे वीडियो बनाया। तो अभी उस केस का एंड क्या हुआ हमें ये नहीं पता। और जो विवेक बिंद्रा ने किया कि आप ऐसे कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ, तो क्या वो भी इलीगल है? ओके, अब मुझे थोड़ा सा केस प्रॉपर्ली याद भी आ गया बात करते। उस केस में उन्होंने कहा था शायद 10 डे या 20 डे एमबीए प्रोग्राम, और उन्होंने कहा था कि इसमें आपको हम सिखाएंगे और आपके एमबीए के बराबर इसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं, जहाँ पे आपको बिजनेस की सेंस हो जाएगी। और जब लोगों को रिजल्ट नहीं आए तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने पैसे रिकवर करने हैं तो आप अपने जैसा एक और ले आइए या इतने लोग और ले यस। आइए, तो आपका पैसे का रिकवरी उसमें कट मिल जाएगा, तो इसमें एफिलिएट हो जाएगा। अब लोग, और यही बिजनेस है, मतलब आपको हमने यही बिजनेस सिखाना था। तो इन अ सेंस एक तरीके से ये क्लोज टू एन एमएलएम ही है, जहाँ पे आपसे इनिशियली, जैसे एमएलएम में क्या होता है, जैसे कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं, तो आपने कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट खुद खरीदा पहले 5,000 या जो भी वैल्यू देके, फिर आपको कहा गया कि वही आप आगे बेचिए। दिस इज़ हाउ मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्क्स मोर और लेस। अब इस केस में भी यही हुआ कि जहाँ पे पहले आपको कोर्स बेचा गया, और अच्छा था बुरा था समझ आया नहीं आया, अगर आपको अपने पैसे रिकवर करवाने हैं और आपको बिजनेस ही करना है, जो हमने कहा था आपको बिजनेसमैन बना देंगे या वट, तो उस केस में आप यही कोर्स आके बेचिए। दिस इज़ अ प्रॉपर मल्टीपल लेवल मार्केटिंग स्कीम। बट अगर इसको एमएलएम कह के ही बेचा जाता तब ये एथिकल था ओके। कि ये एमएलएम ही है। जैसे कि एमवे बोलता है या बाकी के लोग बोलते हैं कि दिस इज़ एन एमएलएम काइंड ऑफ स्कीम, बट इस केस में ऐसा नहीं बोला गया। इसमें बोला गया एमबीए के इक्विवेलेंट है। तो ये गारंटी दी गई कि आपको बिजनेसमैन, मेरे को लगता है, मतलब ऐसे जहाँ तक मैंने जी। वीडियोस देखे हैं, जैसे भी आप कह रहे हैं कि गारंटी दी गई है, तो वो गारंटी इन दिस केस वाज नॉट रिक्वायर्ड, बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये सेम चीज़ें ही हैं सारी घुमा फिरा के, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग इस तरह से बात करके, चाहे वो लोन ऐप्स हैं, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे बिजनेस कोच हैं, जैसे भी हैं, अनएथिकली एथिकल के लाइंस को बहुत ज़ोर से पुश करते हैं वो, और जानबूझ के चैलेंज करते हैं कि इस लाइन को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। लोग उस लाइन को क्रॉस करने वाले को डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं कि बाकी लोग भी कोच हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले रहा है, और ये एमबीए स्कीम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात कर दूं कि मैं आपको सिखाऊंगा, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाऊंगा, इसमें हम ऑपरेशन सिखाएंगे, एचआर सिखाएंगे, कंसल्टिंग सिखाएंगे, जो भी है सेल्स मार्केटिंग सिखाएंगे एंड ऑल दैट, अगर मैं ये बातें करूँगा तो मैं आटा चावल हूँ, बोरिंग हूँ। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँगा कि आपने 30 लाख की 25 लाख की एमबीए करनी थी, मैं आपको बस 10 दिन में सिखा रहा हूँ और आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग ए क्लेम, नाउ आई एम टेकिंग ए स्टैंड, नाउ आई एम टेकिंग ए डिफरेंशिएशन। तो इस चक्कर में लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए बातें बोली जाती हैं। आप नहीं बोलो, आपको मार्केट नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ लाइक अ कॉमन प्रॉब्लम फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स को समझना ज़रूरी है। तो वीडियो में तो उन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर किया था, बट वो लीगली बात उसमें क्या हुआ फिर? वो तो बात की बात है। नाउ सी, अगर वो वीडियो नहीं बनती हाँ तो जी। इसी चीज़ पे चलता रहता गेम। तो somebody asks you and challenges you of the claims that you're trying to make, now आप डिफेंड कर रहे हो, अब आप आंसर दे रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब तो ये था। तो आपको यही तो बोलना चाहिए था ना फिर पहले, आपने वो क्यों बोला? इसी चीज़ का दिक्कत है, यही चीज़ का कंसर्न है एवरीवेयर। तो अभी लीगली दोनों की साइड से केसेस चल रहे हैं? लीगली हाँ, जहाँ तक मुझे याद है संदीप महेश्वरी की तरफ से जिनके साथ ये जो भी कहीं स्कैम या फ्रॉड या इलीगल जो भी हुआ है, उन सब ने मिलकर एक ग्रुप पिटिशन डाला था, और इधर से संदीप महेश्वरी के खिलाफ भी विवेक बिंद्रा ने शायद मानहानि का केस डाला हुआ है। ओके। अब हम थोड़ा फ्रेगमेंटेड हो रहे हाँ। हैं। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स की आप ऐसे ओपनली पोल खोल देते हो कि देखो इसने ऐसे किया, है ना? और फिर जाके कुछ केसेस में तो आप बहुत एक्सट्रीम एंड पे भी चले जाते हो कि उसके ऑफिस में चले गए, जैसे एक स्पाई होता है वैसे उस तरीके से भी काम करते हो। वो अपना आपका रिसर्च करने का तरीका है। तो मेरा सवाल है कि कभी कोई ऐसे आपको धमकी नहीं आई कि भाई बंद कर दे, मेरी वीडियो डिलीट कर दे, ऐसा कुछ हुआ? धमकी आती है। हाँ। मेरे को पहली धमकी आई थी 2016 या 17 में आई थी, ब्रोकर की तरफ से। ओके। और हमने कोई वीडियो बनाया था और हमने अपना रिव्यू दिया था तब, ठीक है? तो ब्रोकर ने लीगल नोटिस भेजा था, पहली थी वो। उस समय मैं डर गया था। तो माय ब्रदर इज़ अ सीए एंड आई हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्कल विद एडवोकेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे-धीरे ये डर थोड़ा कम हुआ।
ये पहली धमकी थी। ये बात अलग है कि 3 साल बाद वही ब्रोकर हमारा क्लाइंट बन गया और हमने उस बारे में डिस्कस भी किया। ओके। अभी धमकी आती है, लीगल नोटिस आते हैं कई बार। कई बार कुछ लोग ईमेल भी करते हैं। एक केस था जब हमने किसी यूट्यूबर के खिलाफ केस वीडियो बनाया था, तो जो उनके सब्सक्राइबर्स थे, तो हमारा ऑफिस का एक नंबर था पब्लिकली अवेलेबल, तो उस नंबर पे फ़ोन आके हमें नाइस अच्छे वर्ड्स भी बोले गए थे, प्यार मोहब्बत वाले। तो वी डोंट गिव अ शिट ऑनेस्टली। जब हम कोई वीडियो करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, हम प्राइमरी रिसर्च को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब प्राइमरी रिसर्च मतलब हमें अपने काम पे अपनी रिसर्च के ऊपर भी हमने जो बोला है उस पे है, किसी के कहने के ऊपर या कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही है। दिस इज सीरियस रिसर्च वी आर ट्राइंग टू डू, एंड हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी के पीछे पड़ गए हैं कि इसके खिलाफ मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे को क्या, हु आर यू, मैं क्यों, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट माई लाइफ। बट अगर कोई स्कैम या कोई वायलेशन, अगर हम रिटेल ट्रेडर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आप भी आते हो क्योंकि आप रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस कर रहे हो, तो उस केस में हम करेंगे। अब उस केस में आज की तारीख में अगर कोई लीगल नोटिस आता है, अगर फिजिकल कॉपी आए ग्रेट, अगर सॉफ्ट कॉपी आती है तो उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है हमें। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उस- दोनों कॉपीज़ को, फिजिकल जो कॉपीज़ होती हैं, हमें डस्टबिन में फेंकने में आसानी हो जाती है। तो ओके। सी ऐसा नहीं कि हमें डर नहीं लगता है, बट हम अब लीगली प्रोटेक्टेड हैं। वी नो वी आर वेयर वी आर गोइंग, एंड यस, कुछ चीज़ें हैं जो हम 5 बार सोचते हैं। कुछ किस केसेस में जब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, हम वी गो बियॉन्ड द लेवल दैट वी आर, अपनी औकात से बाहर जब जाने की कोशिश करते हैं हम, बट देन वी इवेंचुअली टेक दैट स्टेप। ऐसा कभी आज की तारीख में भगवान की दया से हुआ नहीं है कि हमने रिसर्च किया हो, डर लगा हो शायद, बट हमने वीडियो ना किया हो। वीडियो इवेंचुअली कम्स आउट सम वे और द अदर। और ऐसा मैं कुछ किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ व्हाइल आई से दैट, हाँ हाँ। बट ये भी कह रहा हूँ कि अगर कुछ होता है हम नहीं हटेंगे। मतलब अगर कोई शिकायत आती है, विल नॉट टेक अ स्टेप बैक। कभी ऐसे भी हुआ है कि आपने रिसर्च की, वीडियो बनाई, फिर बाद में ये रियलाइज कि आपकी रिसर्च में भी कोई कमी थी या फिर कुछ चेंज हो गया, तो फिर आपने कुछ एक्शन लिया हो, या फिर आप 100% आपकी अब तक की रिसर्च ऑलवेज एक अप एक टू द मार्क रही है? एक एक शॉर्ट वीडियो थी ओके। 8-9 महीने पहले। अब वो शॉर्ट वीडियो में लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं कोई, सो देयर इज अ पर्सन जो कि लाइव ट्रेडिंग करवाते थे। नाउ वीडियो बना दिया, हमने पब्लिश कर दिया, बट काफ़ी लोगों ने कहा कि अब ये लाइव ट्रेडिंग नहीं करवाते हैं, दिस इज़ मच, कुछ सालों पहले की बात है, मोर और लेस। वी चेक द चैनल, तो हमारे पास जो कंप्लेंट आती है, तो शॉर्ट का वीडियो आ गया या रील का आ गया, तो हम उस केस में हमने सिर्फ उतना ही देखा था या 4-5 देखे थे। बट अगर हम लेटेस्ट से जाएंगे, तो उस केस में पिछले 4-5 साल से उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ओके। तो दैट पर्टिकुलर वीडियो वी मेड प्राइवेट, कि बंदा अब जब कर ही नहीं रहा है गलत, तो ज़बरदस्ती क्यों कहना है? दुश्मनी अगेन गोज बैक टू द पॉइंट कि अगर कोई सही कर रहा है, पहले शायद गलत कर रहा था, शायद उसको पता नहीं था कि वो गलत कर रहा है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि वो वायलेशन कर रहे हैं। मतलब आज मैं अगर कोई बोल दूं कि सेबी आर्य कहता है मैं बेस्ट एडवाइज़र हूँ, अब उसको पता नहीं है, लेकिन वो सेबी का एक रेगुलेशन है, सेबी आर्य रेगुलेशन 2014, जिसमें कहता है कि वो अपने आप को सुपर, बेस्ट, ग्रेट, टॉप, नंबर 1 नहीं बोल सकता है। तो आज की ओके। तारीख में शायद उसको ना पता हो, तो शायद उस केस में वी गेव बेनिफिट ऑफ डाउट कि नहीं पता होगा, 4-5 साल से नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमने अपनी वीडियो को प्राइवेट किया था। लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ऐसा कभी नहीं हुआ है भगवान की दया से। शॉर्ट का एक एग्जांपल मुझे याद है, क्योंकि पब्लिशिंग की स्पेस में मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना दिया और पब्लिशिंग हो गया और रिसर्च कोई और कर रहा है। आई एम एवरीवेयर एक्सेप्ट द एडिट पार्ट। एडिटिंग में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके। वैसे आप कितने लोगों के लिए वीडियोस बना चुके हैं? कभी डर नहीं लगता ऐसे किसी के लिए वीडियो बनाते हुए? लगता है जैसे कि बताया मैंने कि शुरू में लग रहा था मेरे को, और अभी भी जब हम कोई बड़े यूट्यूबर के खिलाफ बनाते हैं, तो उस केस में कई बार आता है शक कि यार यू डोंट नो हाउ इट कैन रिएक्ट, बट हमें अपना मोटिव पता है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी वीडियो को, प्राइवेट वीडियो को वो करके ना अनलिस्ट करके, अनलिस्ट नहीं, एक और ऑप्शन होता है जहाँ पे हम किसी को शेयर कर सकते हैं वीडियो। तो वो वीडियो को हम, जो लॉयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ फ्रेंड सर्कल, उनको दिखाते हैं कि दोस्त यार बताओ ये है या नहीं, इसमें कुछ है। तो इफ़ दैट पर्सन हैज़ एन इनपुट, तो वी टेक दैट एंड मेक द एडिट। और अगर वो कहते हैं कि बिंदास जाइए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में वो यही कहते हैं, तो हम कर देते हैं। तो डर आना भी रिलेटिवली कम हो गया है, बट जैसे मैंने कहा कि जैसे हम थोड़ा सा औकात से बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। लगना भी चाहिए, लगना चाहिए। लगना भी चाहिए। ऐसे मैं झूठ बोलूँ, नहीं कुछ भी नहीं आप नहीं एक्सपीरियंस डरते किसी से, आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है।
बट डरना किसको चाहिए? ये भी एक सवाल ये बनता है, एक्चुअल में डर किसको लगना चाहिए? जिसने कुछ एक्चुअल में डर गलत लगना किया है? चाहिए उस स्कैमर को हाँ। जो कि कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली हम्म। हमारा छोड़ो, उनका आउटपुट, उनका एंड रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल, दिस इज शॉर्ट टर्म थिंग। आप जो जी रहे हो ये कुछ समय की चांदी है या चांदी रात है। उसके बाद इवेंचुअली जब आप किसी के घर का पैसा नुकसान कर रहे हो, किसी की रोजी रोटी पे आप नुकसान पहुंचा रहे हो, आपको हाई भी लगेगी, शिकायत भी होएगी, और जब वहाँ पे सोशल लेवल पे आउटकास्टिंग होएगा, जिल्लत आएगी, ऑर्डर निकलेंगे आपके खिलाफ, लोग आपके ऊपर बोलेंगे, आपके घर परिवार में आपके खिलाफ। सिर्फ ऑनलाइन पे हेट नहीं मिलेगा। तब ऑनलाइन हेट तो बहुत ईजी अवॉइड करना, कमेंट्स बंद कर दो, ऑनलाइन हेट नहीं आएगा। लेकिन आपके घर परिवार में, आपके गली मोहल्ले में जब आपके खिलाफ सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया, सेबी सरकारी संस्था है ना, आपके खिलाफ सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया है, आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, सरकार ने लिख के दिया है कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, सरकार ने किया आपका घर जब्त कर लेंगे। ये 2 ऑर्डर पिछले हफ्ते आए हैं। एक सैनबर्न इन्वेस्टमेंट करके दिल्ली का एक लड़का था, वो उसके खिलाफ 17 करोड़ का 16 करोड़ का निकला है, और बापू चार्ट का मैंने जिसको बताया। अब इस केस में क्या 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 कमाया आपने? क्यों किया था ये सारा कुछ? इतना सारा कमाया था, वो सारा ही तो वापस ले रहे हैं, ऊपर से पेनल्टी 2.25 करोड़ की अलग से लग रही है। तो डरना आपको चाहिए जो ये स्कैम कर रहे हैं। हम वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये तो एक मेरा डिसीजन है, या कोई भी टीम में हम डिसाइड करते हैं मिलके, चॉइस है। मतलब इसमें फैलेसी नहीं है, कोई मेरा नुकसान क्या है, नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा, अगर हमें डर लग रहा हो तो नहीं बनाएंगे शायद आगे चल के। लेकिन आपका इवेंचुअल फ्यूचर मैं ये लिख के दे रहा हूँ, गारंटेड, ब्राइट तो नहीं है। और ये इम्पैक्ट ना सिर्फ आपको नहीं करेगा, आपके आगे जनरेशन्स को भी करेगा, क्योंकि आपका जो कागज़ों में नाम आ गया है ना, वो ताउम्र के लिए है। तो आप डरिए प्लीज़ जो स्कैम कर रहे हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, और आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात। जैसे अभी स्टॉक पाठशाला में भी आप सब चीज़ें ट्रेडिंग एंड स्टॉक्स सिखाते हैं, तो वहाँ पे मेन एंड वुमेन की रेशो कितनी है? That's a tough one. ये तो मेरे लिए भी टफ है। So we have one lady who's heading the whole thing. She's managing the whole, she's orchestrating the whole thing. She doesn't sit here. वो जैसे बाकी लोग हैं जो सभी पढ़ाते हैं ना, वो सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मतलब ठीक है। आप कर्नाटका के ट्यूटर से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी, एंड देन देयर इज वन पर्सन हु इज मैनेजिंग द होल थिंग, शी इज आल्सो ऑनलाइन। अब बाकी के ट्यूटर्स में से 2 ट्यूटर्स फीमेल हैं आज की तारीख में, एंड अराउंड 14-15 जो हैं वो मेल हैं। अब इसका बैक स्टोरी ये होता है कि ट्रेडिंग स्पेस में भी अगर आप हमारे यूट्यूब के एनालिटिक्स भी देखेंगे ना, तो 97% मेल हैं और 3-4% फीमेल हैं। और शायद उसमें भी 3-4% ज़्यादातर किसी ने अपने मम्मी के नाम पे अकाउंट खोला हुआ है, या डीमेट अकाउंट भी आप देखेंगे नॉर्मल इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी, वहाँ भी पेनिट्रेशन ज़्यादातर मेल की ही है। 80% मेल, 20% फीमेल। कई लोग सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं अपनी बीवी के नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं, ऑल दैट, वो भी चलता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ मेजरली डोमिनेटेड बाय मेन, एंड दैट इज़ वाई ट्यूटर स्पेस में भी जो हम पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर मेन ही हैं, क्योंकि ज़्यादा फीमेल की तरफ से हमें इनपुट्स या वो एप्लीकेशंस भी नहीं आती हैं। ओके। इससे एक ये भी वैसे मैं पूछना चाह रही थी स्टूडेंट्स की ज़्यादा स्टूडेंट्स गर्ल्स आते हैं बॉयज़ सिमिलर रेशियो, सिमिलर आते हैं? मतलब आप लगाइए कि 85-87% मेल है, 12-13%। और जो फीमेल हैं वो कौन है? वो हाउस वाइफ्स हैं, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, या वो जॉब कर रही हैं, उनको पार्ट टाइम कुछ पैसे इन्वेस्टिंग करनी है। जो घर बैठे हैं उनके पास जैसे खुद का सेविंग होता है, तो दे वांट टू लर्न, इतनी समझदार हो गए हैं कि सीख के करेंगे, चाहे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे। कुछ फीमेल्स हैं जो कि कॉलेज गोइंग हैं या व्हाट यू कॉल जॉब कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग भी करती हैं। वैसे So माना from that जा angle, this space is getting a bit bigger, but it is slowly getting bigger. बहुत धीरे धीरे ऐसे बढ़ा। माना जाता है कि अगर गर्ल्स फाइनेंस में आए, पैसा संभालने में आए, तो बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। बट गर्ल्स स्टॉक में क्यों नहीं जाती, ट्रेडिंग में क्यों नहीं जाती? इनहेरेंटली देखो, आप यूएस मार्केट में जाओगे ना, तो यूएस मार्केट में 55% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेड्स या इन्वेस्ट्स स्टॉक मार्केट में है। वो लोग ओके। किसी ना किसी, मतलब 2 में से 1 बंदे से भी ज़्यादा, उसमें भी फीमेल का एंगल अच्छा खासा परसेंटेज है। अगर वहाँ पे कट जाएगा, प्रिटी श्योर 35% होगा फीमेल का आउट ऑफ 100%। इंडिया में मेंटालिटी देखो, हमारे मम्मी या वाइफ जो घर पे होते हैं, ज़्यादातर फैमिली का फाइनेंस वही संभालते हैं ज़्यादातर, तो दे डू प्रिटी वेल, इनफैक्ट वो सेव भी कर लेते हैं।
बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस देमसेल्व्स, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको प्रेशराइज किया जाता है और बहुत पेट्रियार्की है और उनको अलाउ नहीं किया जाता है, दैट कुड बी वन रीज़न। बट मेरा जो रीज़न जो मुझे लगता है कि होगा कि प्रोबेबली दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एज ऑफ नाउ, कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने किया तो कुछ गलत हो गया अगर, तो उनको पॉइंटिंग फिर से की जाएगी, जो कि ऑलरेडी बहुत तरीके से की जाती है। मतलब उनके पास सुनने को और शायद बहुत तरीके से सुनने को मिलता है। इंडिया में फीमेल का जो होता है स्टैंडिंग, हम चाहे अर्बन लेडीज़ की बात करें, चाहे हम गांव के लोगों की बात करें, हमें पता है कि फीमेल को पॉइंटिंग की जाती है। तो शायद उनको ये इनसिक्योरिटी है। मेरे को श्योरली लगता है, एंड आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, दे शुड कम आउट। दे आर अर्निंग टुडे। आजकल की लेडीज़ दे आर डूइंग देयर इंडिपेंडेंटली, अपना कमा रहे हैं। ट्रेडिंग देखो आपकी चॉइस है, बट इन्वेस्टिंग इज समथिंग आप जितनी जल्दी करना चाहोगे, आप चाहे बड़े कंपनी, जिन कंपनीज के आप सामान खरीदते हो, सर्विसेज लेते हो, उनमें इन्वेस्ट करो, खुद सीखो। जैसे कि मैंने कहा कि सीखते हैं हमारे यहाँ भी, आप सीख के करो, आप रेशियोज चेक करो फंडामेंटल लेवल पे, व्हाटएवर दैट नीड्स टू बी डन, सब करो, वो आएंगी। आई 100% एग्री विद यू that if we have a proper breakup of men and women in the society in terms of finance and investing, they will be far better than men, क्योंकि men ऑप्शन ट्रेडिंग में 91% लॉस कर रहे हैं। उनको तो समझ में नहीं आया, वो इंड्यूस भी जल्दी हो जाते हैं, राज भी जल्दी खा लेते हैं। ये तो प्रूवन डेटा पॉइंट है। अगर वुमेन अपना डेटा पॉइंट दिखाएं तो आई एम प्रीटी श्योर के, हालांकि बाइफर्केशन है रिपोर्ट में, बट अगेन उस डेटा को ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स मैन ही रन करते हैं जो वुमेन के नाम पे होते हैं। सो दैट्स वाई। तो यहाँ से जब हम स्कैम्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्कैम हमें आता है जो मूवी देख के ही आया था 1992, हाँ, हर्षद मेहता स्कैम। सो वो अगर आप सिंपल शब्दों में समझा पाए कि वो हर्षद मेहता स्कैम क्या था? सी हर्षद मेहता के केस में ना देयर आर 2-3 गैप्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट एट दैट पॉइंट इन टाइम। देखो 1992 से पहले सेबी एज इट इज़ नहीं था। देयर आर समथिंग कॉल्ड CCI, वो रन करता था स्टॉक मार्केट, और उसके पास भी बहुत सारी पावर्स नहीं होती थी। सेबी भी जब 92 में आया है, तभी सेबी का 92 एक्ट बना है, और वो इसी तरह के गैप के लिए पोटेंशियली लाया गया था। धीरे धीरे उसको और पावर्स दी गई आज की तारीख में। पहले तो पावर्स थी भी नहीं सेबी के पास, धीरे धीरे मिली है। अब जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ है, उस केस में देयर वाज कपल ऑफ गैप्स। वन गैप वाज कि आप मार्केट में बैंक से पैसा उठा रहे हैं, BR करके होती थी, रिसिप्ट्स होती थी, और रिसिप्ट्स के बेस पे एक बैंक से दिखाया और दूसरे बैंक से लोन उठाया, एंड दिस कीप्स ऑन सर्कलिंग, और जितना मर्जी लोन उठा सकते हो। विश्वास की गाड़ी चल रही थी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेटवर्किंग इफेक्ट के साथ हर्षद मेहता का नाम भी मार्केट में बढ़ता गया। उनके नाम पर ही पैसा मिल जाता था। अब जब उनके पास पैसा है इतना, जिसके बेस पे वो किसी भी स्टॉक में अगर वो एज इट इज़ डालेंगे, ही वॉज अ बायर, मतलब ही वॉज ए बुल, बिग बुल कहते थे उनको। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, बिग बुल एंड देर आर बेरिश पीपल, जो कि मार्केट में बेचने की कोशिश करते थे, शॉर्टिंग करते थे, जो स्टॉक को गिराने की कोशिश करते थे। ये जो हर्षद मेहता थे, ही वॉज ट्राइंग टू टेक द मार्केट अप, स्पेसिफिकली स्टॉक लेवल। अब इसमें बहुत सारे स्टॉक्स थे, कुछ सीमेंट के कंपनीज थी, कुछ भी। ये पिक्स अप द स्टॉक, वो कहते थे जिस स्टॉक में हाथ लगा दिया वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि बैंक से इलीगल तरीके से, या उस गैप, उस टाइम के गैप के कारण पैसा उठा लिया जाता था। वो पैसा आ गया इनके हाथ में, उस स्टॉक में डाला। अब स्टॉक में अगर स्टॉक की डिमांड ही नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बायर नहीं है, उसमें एकदम से इतनी डिमांड आ जाए कि उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। नॉर्मल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कहता है सप्लाई डिमांड इफेक्ट, जहाँ जिस चीज़ की सप्लाई कम होएगी, डिमांड अपने आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगी, प्राइस भी उसका उस हिसाब से होता है। एंड द अदर वे अराउंड, सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम, सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम हो जाता है चीज़ का। सेम गोज विद दैट। उस केस में उन्होंने बाइंग इफेक्ट से इतना वैल्यू क्रिएट कर दिया कि उस स्टॉक में इतनी खरीदारी कैसे हो रही है। खरीदारी शुरू हो गई तो लोगों में उस चीज़ का बज़ फैलना शुरू हो जाता था। हर्षद मेहता का स्टॉक है, हर्षद मेहता ने खरीदा है, हर्षद मेहता ने कौन कौन से स्टॉक्स पे पैसा खरीदा है। ये चीज़ें की बातें चलती थी उस टाइम पे, जो दराज स्ट्रीट होती थी। एंड अदर पीपल, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स, उस समय इंड्यूसमेंट नहीं होता था इंस्टाग्राम पे, क्या ये हर्षद मेहता नहीं बता रहा था कि मैंने स्टॉक में पैसा लगाया है, आप भी लगा दीजिए। ही डिड नॉट, बट जानबूझ के ये चीज़ें लीक की जाती थी कि उसमें इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। क्यों लीक कर दो? ताकि नॉर्मल लोग भी उस स्टॉक में पैसा लगाएंगे, बिकॉज बड़े भैया ने, हर्षद मेहता ने, बिग बुल ने पैसा लगाया हुआ है। अब कंपनी का एक पॉइंट इन टाइम पे स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट इज द टाइम जहां पे उस स्टॉक को डंप कर दिया जाता था। ज़्यादातर केसेस में कुछ अच्छी कंपनीज होती थी, जैसे सीमेंट की मैंने आपको कुछ बताया, उस केसेस में उसको स्टॉक को ऐसे रखा जाता था। मैनेजमेंट के साथ सेटिंग होती थी उस केस में कि आपकी स्टॉक प्राइस को, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को, क्योंकि उनकी खुद की भी इक्विटी थी, जिस क्या कंपनी का मालिक है उसकी इक्विटी का वैल्यू भी बढ़ता है। तो इन तरह के केसेस में मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होता था। कुछ केसेस में प्योर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, सस्ते स्टॉक्स 10 रुपए से कम वाले, उन स्टॉक्स में पंप करके लोगों का पैसा लगवा के
वो पैसा कहाँ से लगवाते थे? खुद का बैंक से उठाया हुआ है। जब पैसा अपना रिटर्न निकाल लिया, बैंक को पैसा वापस दे दिया, बैंक भी खुश कि हमें अपना रिटर्न मिल गया, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, इनका पैसा भी वापस आ गया। अब फंस कौन गया? वही कॉमन लोग पर्सन। जिन्होंने हर्षद मेहता के नाम पे स्टॉक पे पैसा लगाया। तो दैट वाज द जनरल मोडस ऑपरेंडी उस केस में, मतलब काम करने का तरीका। उस केस के बाद, उन सिचुएशन के बाद इन चीज़ों को किया गया है। प्रॉब्लम इज कि पंप एंड डम अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में चल रहा है, प्रॉपरली चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम के थ्रू और कुछ कंपनीज हैव यू नाउ के थ्रू, दीज पीपल टेक द स्टॉक अप एंड देन दे, ये यही तरीका है। बिजनेस कुछ नहीं होता। अगर आप उनके ऑफिस में जाओगे ना, आपको शायद ऑफिस में एक एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, एक बंदा नहीं मिलेगा, ऑफिस का बोर्ड लगा रहेगा शायद बाहर, वो भी मिल गया तो अच्छी बात है, एंड दैट इज इट। उस कंपनी के कोई ऑपरेशंस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है, सब कागजी लोन, बिल काटा हुआ है, इनवॉइस काटे हुए हैं, और बस कैश में पैसा लेने की रिसीट काटी हुई है। एक्चुअल बैंक अकाउंट ट्रांसफर है भी नहीं, और है तो शेल कंपनीज के थ्रू किया हुआ है। शेल कंपनीज भी बेसिकली इन्वॉल्व हो सकती है इन केस में, कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा पैसा इन्वॉल्व होता रहेगा, एंड दिस कम्स लाइक अ सर्कलिंग इफेक्ट अगेन। पंपिंग एंड डंपिंग टुडे ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर, मतलब कि कंपनी का मालिक खुद इन्वॉल्व होता है, प्रमोटर भी इन्वॉल्व होता है, आज भी कर रहा है। और दिस इज ऑनेस्टली वेरी वेरी नॉर्मल। तो हर्षद मेहता आज भी है। वैसे हर्षद मेहता ने जो किया वो इलीगल नहीं था, बस वो गैप्स हाँ, को, लूपहोल्स थे जो उसको Correct. यूटिलाइज किया। करेक्ट। हाँ, मतलब देखो, मैं कोई साइड नहीं लूंगा, मैं नहीं कहूंगा, Okay. क्योंकि आज नॉट देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम। हाँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ जो बोलने वाला है? बट ओपिनियन दे सकते हैं कि सी, इफ देयर इज अ गैप एंड यू नो देयर इज अ गैप, एंड जो आप कर रहे हैं वो शायद एथिकल नहीं है, इलीगल हो ना हो, तो उस चीज़ को कोई अगर चैलेंज नहीं कर रहा है तो फाइन है, उनकी चॉइस है। बट नो बडी कैन, कोई कॉलर पकड़ के नहीं कह सकता है, उनको घसीट नहीं सकता है कि आपने गलत किया। प्लस कुछ लोग ये भी कहते हैं, थ्योरी ये भी है कि जो बड़े बड़े लोग थे उस टाइम पे, जो शॉटिंग करते थे, उन सब ने मिलकर हर्षद मेहता के खिलाफ एक केस क्रिएट किया, और जो हम ये सब बात कर रहे हैं ये एक थ्योरी है, एक्चुअल कहानी कुछ और है। दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। राइट। डेली काफ़ी सारे स्कैम के केसेस देखते हैं। अगर ऐसा जानना चाहें स्कैमिंग से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सी, डिपेंड्स उनके किस तरह का स्कैम है। सो ऑनलाइन स्कैम में ट्रेडिंग ऐप स्कैम आ जाते हैं, साइबर स्कैम आ जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट आ जाता है, आजकल बड़ा कुछ चल रहा है इसमें। देन आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, उसमें बैंकिंग स्कैम हो जाते हैं, मतलब फ़ोन हैक हो जाता है पूरा प्रॉपर? एज इट इज़। सो जैसे मैं हिमाचल का एक केस बताता हूँ, हिमाचल की साइबर पुलिस ने ये चीज़ रिपोर्ट किया था। व्हाट वाज हैपनिंग देयर, कि हिमाचल के लोगों को व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से ना वेडिंग कार्ड्स आ रहे थे, पीडीएफ फाइल। अब लोगों को लग रहा है कि शादी का इनविटेशन है, न्योता है, बुलाया है, और भेजते भी थोड़े उम्र दराज लोगों को थे। अब उनके फ़ोन में उनको लगता है पीडीएफ आया है, क्लिक करेंगे, वो एक्चुअल में एक एपीके फाइल है। एपीके फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी जैसे आप टैप करेंगे, और एक दो बटन दबाएगा, लोगों को लगता है कि पीडीएफ खुल रहा है, ऑल दैट। अब वो एपीके फाइल जैसे ही इंस्टॉल हो गई है, उसने अपने फ़ोन को, आपके फ़ोन को मिरर कर लेना है, क्लोन कर लेना है, आपका फ़ोन उनके कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब वो देख पाएंगे कि आपके फ़ोन पे जब तक वो ऑन है क्या चल रहा है, स्पेशली जब इंटरनेट भी ऑन है उसका। तो फ्रॉम दैट एंगल, इंटरनेट ऑफ हो गया तो शायद रिलेटिवली चांसेस कम हो सकते हैं, बट इंटरनेट ऑन है तो उस केस में उनके पास सर्वर के थ्रू एक्सेस है आपके फ़ोन में क्या हो रहा है। अब जब लेट्स से कि आप फ़ोन में आपका बैंकिंग ऐप है, तो आप लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, ओटीपी, यही तरीका है। ट्रांसफ़र करेंगे तो भी यही होता है। तो उस केस में अगर आप कर रहे हैं ये चीज़, तो उन्होंने यूज़र नेम पता कर लिया आपसे। जब आप पासवर्ड डालते हैं तो माइक्रो सेकंड के लिए आपका पासवर्ड का कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, वो है। अब वो फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सोचिए आप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहा है, उसको पता लग गया पासवर्ड क्या है। साइन इन करने के बाद एक ओटीपी दूर है वो अगली ट्रांज़ैक्शन खुद करने से। तो इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि वो खुद ट्रांज़ैक्शन कर पाए, क्योंकि क्रेडेंशियल्स तो उसके पास आ गए। अब लॉगिन करेगा, आपके फ़ोन पे ओटीपी तो आएगा, ओटीपी तो आने से आप रोक नहीं सकते ट्रांज़ैक्शन का। बैंक का पेई भी ऐड होगा, सब कुछ होगा। जैसे ही ट्रांज़ैक्शन हुआ, जैसे ही ओटीपी आया, उन्होंने ओटीपी देखना है, ट्रांसफर्ड। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे मल्टीपल ट्रांसफर्स हो जा रहे हैं, एंड यूज़र को पता ही नहीं कि उसके फ़ोन से एसएमएस क्यों आ रहा है ट्रांसफ़र का, मैं तो कर भी नहीं रहा हूँ। बट जब तक वो बैंक में करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तब तक काफ़ी केसेस में देर हो चुकी होती है। यूज़र क्या करते हैं ये लोग, इनका तरीका क्या होता है, ये बैंक के एटीएम के बाहर खड़े होंगे, उसी बैंक में उन्होंने आपका अपना पैसा जो है आपके अकाउंट के थ्रू अपने अकाउंट में डाल लिया है, और अपने अकाउंट का एटीएम के बाहर खड़े होके उन्होंने वो पैसा कैश में निकाल लेना है। अब बैंक चाहेगा भी कि मैं रिवर्स कर दूं ट्रांजैक्शन, वो जहाँ पैसा चुका कहाँ है है। रिवर्स करने को। तो इट्स जो
पक्का चोर होता है वो कुछ इस तरीके से करता है, बट मोर और लेस आपके कंट्रोल से गेम चला गया। ये वेडिंग कार्ड एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके फ़ोन को क्लोन करने के। ज़्यादातर केसेस में आप देखिएगा या तो यंगस्टर्स या थोड़े जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जैसे फैमिली में मदर फादर, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके फ़ोन पे बैंकिंग ऐप ना हो। प्लस उनको प्लीज़ बोल के रखिए कि जो भी फेसबुक या कभी कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया करते हैं तो वहाँ पे कोई फाइल ऐप, कोई भी ऐप इंस्टॉलेशन का ऐड आ जाता है, एनी अट्रैक्टिव थिंग दैट दे लुक एंड दे क्लिक ऑन एंड इंस्टॉल कर लिया, उसमें आप उनको पहले से बोल के रखिए कि इन तरह की चीज़ें मत करें। फिर भी आप अपनी तरफ से हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद उनके फ़ोन को एक बार चेक कर लें कि कोई ऐसी अजीब ऐप तो नहीं पड़ी जिसके बेस पे उनके फ़ोन से पैसा या किसी भी तरह का स्कैम हो सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। जैसे कि आपने कहा कि जी। फ़ोन हैक हो जाएगा, तो ये बहुत ईजी है। बस तरीका बताना है यूज़र को कि जिससे तरीके से स्कैम हो सकता है। हैक से कैसे बच सकते हैं? हैक से टफ़ है बचना, क्योंकि हैक आजकल की तारीख में करना बहुत आसान हो गया है और हैकिंग के कोर्स चल रहे हैं, हैकिंग के डिग्रीज़ चल रही हैं। अब इसमें एथिकल हैकिंग भी होती है, तो ऑब्वियसली डार्क वेब की हैकिंग भी होती है। एथिकल हैकिंग बचाने वाले लोग होते हैं, फँसाने वाले लोग डार्क वेब पे बैठे हैं। आप अपने जीमेल अकाउंट पे जाएँगे अगर, तो आपको ना मैनेज माय अकाउंट में सिक्योरिटी के अंदर पासवर्ड्स में दिख जाएगा कि आपका डार्क वेब के अंदर कहाँ कौन-सी ऐप, कौन-सी वेबसाइट के थ्रू आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ लीक हो चुका है। आपको गूगल सिर्फ नोटिफ़ाई करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। मतलब इस केस में गूगल कांट डू, इट्स जस्ट टेलिंग यू दैट योर फ़ोन नंबर हैज़ बीन सॉरी योर हुँ। क्रेडेंशियल्स हैव बीन एवरीथिंग दैट गूगल हैज़ बीन शेयर्ड विद दैट पर्टिकुलर एंटिटी या कोई भी हो वेबसाइट है। अब आइडियली जो आपका बैंक का ईमेल आईडी होना चाहिए, वो बिल्कुल कहीं भी स्पैम ईमेल या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें। कहीं भी उसको रजिस्टर मत कीजिए, कहीं पे उसको न्यूज़लेटर वगैरह, कहीं भी उस ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए कि किसी को दुनिया में पता नहीं है। और जैसे ही डार्क वेब पे पहला कोई रिज़ल्ट आ जाए जहाँ पे ये ईमेल आईडी हैक हो गई है या लीक हो हुँ। गई है रादर, आपको अपने बैंकिंग ऐप में जाके अपने नया ईमेल आईडी, पहले तो ये नया ईमेल आईडी बनाइए, उस ईमेल आईडी को आप अपनी बैंकिंग ऐप में जाके अपडेट करें। Always make sure that your email ID and your phone number are the ones that nobody in the world knows about, जो कि बैंकिंग ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि once they get out, then you are just few steps away from getting scammed। उसके बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने स्कैम करना है वो शुरुआत ऐसे ही करेगा। आपका डेटा जो कि सस्ते में बिक रहा है, 100,000 रुपए में आप जैसे हज़ारों करोड़ों लोगों का डेटा फ्री में, मतलब इतने प्राइस में मिल जाएगा। उसने ईमेल कैंपेन रन करना है या एसएमएस कैंपेन रन करना है, जितने लोग फंस गए हुँ। उतने फंस जाएंगे, उतनी कमाई है। दैट इज़ द वे इट वर्क्स। अभी इंडिया से हो रहा है, इंडिया के बाहर से हो रहा है, नोबडी केयर्स। वो पैसा वापस आना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही समझिए। सबसे मेन ये है कि अपनी ईमेल एड्रेस अलग रखें जो बैंक के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। और फ़ोन नंबर पे भी जब कोई एसएमएस आता है अजीब, हुँ। प्लीज़ मेक श्योर दैट अगर बैंकिंग ऐप से आ रहा है तो उसको चेक करें कि वो सच में है। उसमें लिंक रहेगा, किसी भी शॉर्टेंड लिंक होते हैं, मतलब जी। कि अगर कोई कंपनी का नाम असीम जुनेजा डॉट इन है और अगर हुँ। उसको असीम डॉट इन से आ रहा है, असीम जून से आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो उस केस में आपको पता है एचडीएफसी बैंक है तो एचडीबी बैंक तो कुछ नहीं लिख दिया है। उन चीज़ों को हुँ। देखें, लिंक को राइट। देखें, उसके बाद ही क्लिक करें। कोई भी बैंकिंग ऐप जनरली आपको लिंक देती नहीं है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको इस ऐप में, हमारी ऐप में जाके ये क्लिक करना है, ये हुँ। स्टेप्स हैं हमारे। दे डोंट टेल यू दैट क्लिक ऑन दिस। इफ़ दे डू, अगर उन्होंने कर दिया, लिंक भेज दिया, तो प्लीज़ अपनी बैंक में फ़ोन करें। अगर आपका आरएम है कोई, उसको फ़ोन करें, क्योंकि जनरली आपके आरएम से को पता रहता है, वो आरएम हुँ। आपको बता देगा कि ये एसएमएस जेन्युइन है या नहीं। आपको लगेगा इतनी चीज़ करने के लिए मैं आरएम को पूछूं, बट जब आपका स्कैम हो जाएगा तब भी आप आरएम को ही फ़ोन करोगे, तो बेटर है कि पहले ही कर लो। बिल्कुल। वो वाला फ़ोन थोड़ा इजी है, जी। वो वाला थोड़ा टेंशन वाला होगा। जैसे ये तो बैंकिंग के लिए हो गया हम्म। कि हम ईमेल आईडी अलग रखें, बट हम आपके लिए और हम जैसे लोगों के लिए तो हमारा कंटेंट जो हमारे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये भी हमारे बैंकिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अभी रिसेंटली तो ऐसा हुआ था, मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी जब इंडिया का बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल का वो जो यूट्यूब चैनल है वो भी हैक हो गया था। तो इससे जो हमारे जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, इनको हैक होने से हम कैसे बचाएं? क्या टिप्स? सो ये मेरी एक पर्सनल दिल का दर्द है जो मैं शेयर करूंगा। ओके। स्टॉक पार्सला का एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, ओह! था। तो वो हैक हो गया था। ओके। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम वी कुड नॉट रिकवर, बिकॉज हमने बहुत सारी गलतियां कर रखी थी उस चीज़ को लेके। मतलब जिस ईमेल आईडी से वो जुड़ा हुआ था, आज मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन द रिसर्च वी हैव डन आफ्टर दैट, और हम बाकी के चैनल्स को भी अपने कैसे बचा के रखते हैं।
सो हमने अपना ईमेल आईडी ओपन रखा हुआ था, कुछ भी कोई भी कहीं से भी एक्सेस हम खुद करवा रहे थे, एडिटर्स टीम को एक्सेस दिया हुआ था, वो बाहर से एक्सेस कर रहे थे। सो इट वाज ऑल एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन यूज़ इट एंड डू इट व्हाट दे वांट टू डू, कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। अब ईमेल आईडी जो हमारा था वो पहले ईमेल आईडी हैक होता है, आपको नोटिफिकेशन जीमेल भेजता है। दिक्कत ये थी कि हमारा रात को 2:30 बजे हुआ जब मैं सो रहा था। ईमेल नोटिफिकेशन गूगल की तरफ से आएगा, आपको साथ के साथ वो कहता है कि कर लो जल्दी से। वो कहेगा एक बार जब आपका घर लुटने वाला होगा ये वाला, मेरा हुआ था इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो कहेगा आपको जल्दी से अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, अपना रिकवरी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर लेना है, और साथ में उसमें पास कीज़ होती हैं कुछ। अगर आप गूगल अकाउंट पे जाएँगे तो उसमें एक पास की का टेक्स्ट फाइल होता है, उसको डाउनलोड करके कहीं अलग से 4-5 सिस्टम्स में रखें। फ़ोन्स में रखें या कंप्यूटर्स में रखें जो उसके अलावा हो। एंड देन देयर इज़ समथिंग, सो उस केस में हम स्टॉक पाठशाला को नहीं बचा पाए। लेकिन हमने उसके बाद डिजिटल ब्लॉगर डॉट जो चैनल है हमारा, उसके लिए क्या किया, ये सब तो किया ही, बट हमने एक डिवाइस होता है, फिजिकल डिवाइस होता है। दैट डिवाइस इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़न। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लगाना चाहिए लगा दीजिएगा। 2-2,500 का 3,000 का आता है। उस डिवाइस को, और कोशिश कीजिए कि अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। आईफ़ोन और आपका जो मैक है या जो भी एप्पल का कंप्यूटर लैपटॉप्स होते हैं, वो हैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ना के बराबर। ओके। 99.999% पॉसिबल ही नहीं है। बट एंड्रॉयड एंड विंडोज़ ये हो सकता है स्कैम, मतलब इसमें हो जाए। आज की तारीख में हमने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। एडिटर को आज भी एक्सेस है, लेकिन एडिटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स पे है, वो विंडोज़ नहीं है। मेरा जो मशीन है वो मैक का है, लैपटॉप है एप्पल का, एंड देन द फ़ोन दैट आई यूज़ इज़ ऑल्सो आईफ़ोन, जिस पे दूसरा भी एंड्रॉयड भी है, पर उसमें मेरा वो वाला ईमेल आईडी लॉग्ड इन नहीं है। दैट इज़ वन बेसिक सैनिटेशन दैट वी हैव डन। लेकिन एक डिवाइस जो मैं आपको बता रहा था, वो डिवाइस कुछ ऐसा डिवाइस है, वो डिवाइस जिसके पास है, सिर्फ वही बंदा उस आईडी से, मेन आईडी से एक्सेस कर सकता है। मतलब वो डिवाइस मेरे पास रखा हुआ है, अगर मेरे से गुम गया तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। तो उसकी एक बैकअप भी लेके रखो, 2 खरीद के रखो हमेशा, और दोनों को अलग-अलग जगह पे रखो, तिजोरी की तरह उसको रखा हुआ है। अगर मैंने इसको इसमें इंसर्ट किया अपने मैक में या कहीं भी मशीन में, देन आई विल बी एबल टू लॉग इन एंड यूज़ माय ईमेल आईडी एंड यूट्यूब चैनल। अगर कोई और करना चाहेगा हैक, अगर मान लो कि मैं विंडोज़ में भी हूँ, तो भी करना चाहे वो हैक, उस केस में नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ उसके पास वो डिवाइस नहीं है। तो वो चीज़ जो हमने खुद फेस की है, उससे बच के खुद निकले हैं। एंड दैट इज़ वाई टुडे आई कैन सेफली से, अभी मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे, गॉट 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स। तो उनका चैनल 3-4 दिन पहले हैक हुआ था, एंड ही वाज डूइंग द सेम मिस्टेक, सेम, मतलब अपना टीम को एक्सेस दिया हुआ एंड ऑल दैट। बट सिंस मुझे पता था कि क्या क्या एग्जैक्टली करना है हर स्टेप में, तो आई वॉज टोटली इन कॉन्टैक्ट, वो आसपास ही रहते हैं, तो हम साथ में टच में थे, स्टेप बाय स्टेप जैसे मिल आ रहा था। येस्टरडे इवनिंग वी वर एबल टू रिकवर हिज अकाउंट। तो वो अभी वापस से सारे वीडियोस को देख पा रहे हैं। तरीका सेम होता है, जब चैनल जाता है तो उस केस में आपका प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाएगा, आपका हैंडल चेंज हो जाएगा, आपका यूआरएल चेंज हो जाएगा, वीडियोस डिलीट हो जाएंगे, एक्चुअली डिलीट नहीं होते हैं, प्राइवेट कर देता है हैकर। एंड देन बाकी के जो कम्युनिटी पोस्ट हैं, जो आपका आर्ट होता है चैनल का, वो सब भी चेंज हो जाएगा। गूगल को ये लगेगा कि आप और आपके चैनल पे ना कुछ ऐसे वीडियोस डाल दिए जाएंगे जो कि कॉपीराइट को अट्रैक्ट करते हैं, जिस पे कॉपीराइट का इशू आएगा। गूगल को लगेगा कि आपने कॉपीराइट कंटेंट डाला है और बार-बार डाला है, वो जल्दी-जल्दी कुछ वीडियोस डाल देगा। गूगल अपनी तरफ से उसको, चैनल को ही बंद कर देगा। हैक हुआ है, बट डिलीट गूगल करता है, हैकर नहीं करता है। गूगल कहेगा आपने किया है, ये वायलेशन हुई है, इसलिए आपका चैनल हम आपको नहीं दे रहे हैं। एक प्यारी सी मेल आएगी कि आपके लिए बड़ा दर्द वाली बात है, हम समझ सकते हैं, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं उस केस में। लेकिन अगर आपने वो स्टेप कर लिए साथ के साथ और रिकवरी करवाने की वैसी फॉलो किए स्टेप्स, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। गूगल उस केस में हेल्प भी करता है। सबसे पहला काम, जब भी ऐसा कुछ हो किसी के साथ, ट्विटर पे जाइए, वहाँ पे एक चैनल, वहाँ पे एक हैंडल है जो यूट्यूब टीम सपोर्ट का है। उस हैंडल पे जाके उनको फॉलो करके, उनको डीएम करके, उनको मैसेज करो, यूआरएल दो कि मेरे साथ ये हुआ है, प्लीज़ हेल्प। आप गूगल को रीच आउट वैसे भी करेंगे, बट आपका ईमेल तो हैक हो चुका है, तो आप ईमेल करें या कुछ और करें, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ट्विटर के थ्रू अगर आप करते हैं, तो उस केस में वो टीम आपको एक फॉर्म भेजती है, वो फॉर्म आप फिल करते हैं, उसको उनको पता लग जाता है कि आप ही ओरिजिनल हैं। बट उसके बाद बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपसे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्कैमर भी रीच आउट करे, तो गूगल हैज़ टू मेक श्योर कि आप ही हैं, और आपको चेक करने के लिए उसने 50 फॉर्मेलिटीज़ करवानी है 3 दिन के अंदर। ज़्यादा बोल गया, 50 तो नहीं, बट 10-15 करवाएंगे। उसके बाद यू विल बी एबल टू गेट योर चैनल। तो ये क्विक स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं,
और ना हो सावधानी से दुर्घटना वाली बाकी स्कैम्स के लिए के भी, चाहे वो वेडिंग कार्ड का हो, चाहे ये हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले से ये चीज़ें करके रखें, स्पेशली यूट्यूब के केस में, क्योंकि फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल बहुत कम होता है कि वो हैक हो जाए, बट यूट्यूब के केस में होता है क्योंकि उसमें जीमेल आईडी लिंक्ड होती है, और जीमेल आईडी को ऑनेस्टली हैक करना आज की तारीख में इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड देन अगर आपने स्टेप फॉलो करके रखे हुए हैं, वो डिवाइस रखा हुआ है, पास कीज भी रखी हुई हैं, तो भी आपके चैनल को कोई टच नहीं कर सकता। ओके, हैकर ने जैसे चैनल लिया, फिर उसने एक्स्ट्रा वीडियोस डाली, चैनल डिलीट करा दिया, वो करते क्यों है? ये तो कोई पर्सनल बंदा कर Fun. सकता है कि अच्छा बस ऐसे ही। सी कंपटीशन होते हैं, मज़े मज़े करते हैं। अब इमेजिन हैकिंग कम्युनिटी में, डार्क वेब की हैकिंग कम्युनिटी में किसी ने एक बड़े चैनल को हैक कर दिया, तो उसकी हवा क्या बनेगी उस कम्युनिटी के अंदर। दिस इज़ जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, मज़े के लिए करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो ये हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं, ये टेलीग्राम के स्कैम्स या ये मैनिपुलेशन के स्कैम्स, पॉन्जी स्कैम्स भी होते हैं। हमारी रिसर्च के दौरान हमें पता लगता है कि जो स्कैमर है ना, वो कोई लोअर क्लास या कोई ऐसे, वो एक्चुअल में अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, और दे डू इट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। मतलब मेरे को एक दो लोगों ने तो सामने से बताया कि सर मेरे सर्कल के लोग पॉन्जी स्कैम कर रहे हैं। द फादर ओन्स अ मॉल शॉप इन द 3-4 शॉप्स इन द मॉल, द फादर ओन्स ट्रैक्टर थिंग, उनका कुछ ट्रैक्टर का काम है, ये वो ऐसे ऐसे हैं, और मैं उस सर्कल का पार्ट हूँ, और वो 22-24 साल के लड़के हैं, लेकिन हैकिंग वैकिंग आती है। वो करते हैं क्यों, या पॉन्जी करते हैं क्यों? बिकॉज दे हैव मेक फन आउट ऑफ इट। उनको मज़ा आता है कि लोग जब सॉरी बोल रहे होते हैं, रो रहे होते हैं उनके सामने, तो उनको खुशी हो रही होती है कि हमने देखो नीचे ला दिया। इट इज़ वेरी सैड थिंग टू लिसन टू एंड टू से इट, बट एक्चुअली पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ है उनको क्या करना है। ऐसे कोई रैंडम बंदा तो कर भी नहीं सकता स्कैम। तो दिस इज़ द रीज़न। उनको कोई पैसा थोड़ी कमाना है यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करके, बट दे शो कि मैंने ये चैनल हैक किया। एंड देन हैकिंग कंपनीज में जो इस तरह के काम करवाती हैं, वो रिज्यूमे में जाता है कि हमने ये हैक किया है, एंड दिस इज़ माई पोर्टफोलियो ऑफ हैकिंग। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर। दुनिया समाज, हम सोचते हैं ना कि छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, नंबर अच्छे आ गए, जॉब अच्छी लग गई, काम अच्छा कर लिया, फैमिली बना ली। दिस इज़ वन वे ऑफ लाइफ। देयर आर टू मेनी वेज ऑफ लाइफ आउट देयर। बहुत तरीके हैं ज़िंदगी जीने के। आई एम नॉट एंजॉइंग व्हाट आई एम सेइंग, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। इट्स वेरी न्यू। या इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स के लिए भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है और ग्रो है, या एंड देन एक हमारे पास बैंकिंग ऐप्स भी हैं, सब बैंक्स की हैं, HDFC की, एक्सिस की है। तो किस पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, या फिर सारे इक्विवेलेंट है? सी देखो, अब जिनका नाम लिया आपने, दे आर द बिग गन्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट बेस। मतलब इनके पास आप टॉप 5-6 ब्रोकर उठाओगे ना, ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, HDFC सिक्योरिटीज़ एंड अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, ये 5-6 कंपनीज इंडिया के स्टॉक मार्केट का 70% क्लाइंट बेस उठा के रखी हुई है। इनके पास 70% मार्केट शेयर है। अब इसका मतलब क्या है कि ये सेफ़ हैं? ज़रूरी नहीं है। और क्या जिसके पास 1000 क्लाइंट है वो सेफ़ है? ये भी ज़रूरी नहीं है। सेफ्टी का मतलब क्या है? आपके पास 2 चीज़ें हैं सेव करने को, एक आपका पैसा, एक आपके सिक्योरिटीज़ या शेयर्स। देखो, सेबी ने बहुत कुछ चीज़ों में गैप है सेबी के, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है सेबी, कि जो आपके जो शेयर होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, जो आपने शेयर बाय किया मान लीजिए, वो ब्रोकर के पास तो है ही नहीं। वो पड़ा है डेपोजिटरी के पास। डेपोजिटरी 2 हैं इंडिया में, NSDL, CDSL। ये लिस्टेड, इसमें से एक लिस्टेड कंपनी है, बट दीज आर एक्चुअल कंपनी जो कि प्रॉपर्ली सारे स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज़ को संभाल के रखती हैं। तो अगर कल को ब्रोकर बंद हो जाता है और आपके 10 करोड़ के शेयर पड़े थे उसमें, तो उसके पास तो पड़े ही नहीं थे, वो तो बस बीच का इंटरमीडिएटर था, वो चला गया। शेयर पड़े हैं NSDL या CDSL के पास, आपने सेबी में एक कंप्लेंट डालनी है या एक रिक्वेस्ट डालनी है, दे विल आस्क यू टू ओपन अ न्यू डीमैट अकाउंट। आप नया डीमैट अकाउंट खोलिए, वो कहेंगे कि आप वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ से आपकी सिक्योरिटीज ट्रांसफर होकर आपके नए डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। दूसरा है पैसा। अब सेबी का एक नया साइकिल है जिसमें हर महीने एवरी 30 डेज अगर आपने मान लीजिए 50,000 रुपये डाले और आपने 10,000 के शेयर खरीदे, 40,000 आपका आपके एंजल वन या ब्रोकर किसी भी ब्रोकर में पड़ा है। 30 डेज के साइकिल में जितना भी पैसा अनयूज्ड है, अनयूज्ड मार्जिन कहते हैं इसको, वो ब्रोकर को अपनी ऐप से निकाल के आपके अकाउंट में डालना ही है, मैंडेटरी है। तो अनयूज्ड मार्जिन, पहले क्या होता था कि मार्जिन पड़ा रहता था ब्रोकर के पास। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती थी। पहला, ब्रोकर भाग सकता था पैसा लेके, जो कि Right. भागा भी है। कार्वी करके एक स्कैम हुआ था, भागा नहीं था, उसने पैसा कहीं और लगा दिया था उठा के। दूसरा, ब्रोकर का काम क्या होता है, ये पैसा तो पड़ा बैंक में ही है। अब ब्रोकर के ऑफिस में तो पड़ा नहीं है पैसा, है तो किसी बैंक में ही जो ब्रोकर के नाम पे है। अब ब्रोकर को वहाँ से फिक्स डिपॉजिट का ब्याज मिलता था,
जो कि ब्रोकर के लिए एक अच्छा रेवेन्यू का स्ट्रीम था। वो गलत नहीं है, पैसा पड़ा है तो उसको मिल रहा है, लेकिन वो पैसा तो आपका है ना, आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप लेंगे ना। तो राइट। इसलिए सेबी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, वो पैसा जितना भी है 500 रुपये या 5 करोड़ रुपए आप 30 दिन के साइकिल में वापस कीजिए जो अनयूज्ड है। अगर ट्रेडर को पैसा डालना होगा तो वो दोबारा डाल के ट्रेडिंग कर देगा। तो इसलिए सिक्योरिटीज आपका मनी बोथ आर सेफ्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल। तो कल को कोई भी ब्रोकर भागता है, बंद होता है, बैंकरप्ट होता है, सस्पेंड होता है, कुछ भी होता है, यू डोंट हैव टू वरी मच। किस पे इन्वेस्ट करें? लाइक हम यही पूछना चाहते हैं, बैंक्स में या फिर ज़ीरोधा ग्रो जो ऐप्स बन चुके डज हैं? नॉट मैटर, द Does आंसर not इज matter. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आइडली आपको ये देखना चाहिए कि ऐप किस तरह से है, ऐप के ग्लिचेस तो नहीं आते। ज़्यादातर ग्लिचेस आते हैं कई ऐप्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको सिर्फ बैकग्राउंड देखना है, इफ़ द बैंक हैज़ बीन और द ब्रोकर हैज़ बीन गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी इटसेल्फ, वो खुद से पैसा बना पा रहा है या नहीं। अगर बना रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, Done. फिर नाम मैटर नहीं करता। एक कभी जब निशा स्कैम्स की बात कर रही थी, आप बता रहे थे कैसे कैसे स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। एक आपने बीच में डिजिटल अरेस्ट की बात की थी। हाँ, आपने एक वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे, और उसमें एक पुलिस ऑफिसर के साथ ही वो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम कर रहा था। तो एक तो डिजिटल अरेस्ट एग्जैक्टली क्या है, एंड सेकेंडली उसी केस से पर्टिकुलरली पूछ रही हूँ कि फिर पुलिस उसमें कुछ क्यों नहीं करती? पुलिस के साथ भी स्कैम हो रहा है बट वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे, उसको हंस के बोल रहे हैं कि भाई रहने दे। हमारे पास आते हैं डिजिटल अरेस्ट के केस फ्रॉड फ्री के थ्रू। डिजिटल अरेस्ट है क्या? ऐसी टर्म है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये Okay. सरकार ने भी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन भी जारी की है कि कोई आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। अब है क्या? किसी को भी पकड़ लेंगे, मतलब किसी सीनियर सिटीजन को, किसी टीनेजर को। आजकल तो पढ़े लिखे लोग जो कि बिल्कुल यंग एज के हैं और दे आर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इस चीज़ में फंस रहे हैं। होता क्या है कि आपको एक SMS आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे वाइफ को भी आया था, पर तब तक मुझे पता था ये सब चीज़ें। तो उनको SMS, मैं ऐसे ही बताता हूँ, SMS आया उनको। उन्होंने कहा कि आपके नाम पे मुंबई में एक फेडेक्स से पार्सल हुआ है जिसमें आपका आधार कार्ड पकड़ा गया है और उसमें ड्रग्स हैं, और आपको अभी कॉल पे आना पड़ेगा, स्काइप पे, और वीडियो कॉल रहेगा। माई वाइफ गॉट अ बिट टेंजी के क्या है, तो शी केम टू मी एंड ऑब्वियसली रेडी हो रहा था, मुझे याद है। तो उसमें लिखा था ये वो, तो मैंने कहा ये छोड़ दो, ऐसे ही है। तो ये लाइक फेडेक्स है तो फेडेक्स पे पूछते हैं ना एक बार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फेडेक्स पे हमने फ़ोन किया। तो वहाँ पे उनको कहा कि ये नंबर जो है, जो हमें हमारा जो कुरियर नंबर है, आप बताएंगे कि आपका ही है, क्योंकि हमने तो भेजा नहीं है। तो सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारा ये नंबर नहीं होता और हम आपको SMS से कभी नहीं कहते हैं ऐसा कुछ। अगर आएगा तो पुलिस का आएगा, मतलब Okay. हमारे थ्रू भी जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब टेंशन फ्री हो गए। बट मैंने कहा कि काम करते हैं, तो उस नंबर पे फ़ोन करके देखते हैं। मेरे को तो था कि मेरे को तो मज़े लेने। स्ट्रेंजली, वेरी स्ट्रेंजली, जो फ़ोन नंबर से फ़ोन, मतलब जो SMS आया था, वो फ़ोन नंबर, अगर मैं मुंबई, जिसने उन्होंने बताया कि मुंबई के इस पुलिस स्टेशन से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं गूगल पे जाऊँ तो मुंबई पुलिस स्टेशन फ़ोन नंबर में उस एरिया का ना लिखूँ, सेम था। नाउ एनीबडी हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस वुड थिंक कि यार ये तो एक्चुअल पुलिस है, ये तो रियल पुलिस से आएगा, क्योंकि नंबर तो वही है। क्योंकि अगर मैं इनको करूँगा तो यही तो उठाने वाले हैं। तो एनीबडी इन जनरल वुड गेट स्कैर्ड। अब इसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं स्कैम, मतलब इस केस में लिंक आता है, स्काइप कॉल लगती है, स्काइप कॉल या व्हाट्सएप कॉल होता है। देयर वाज अ केस जिसमें 7 दिन, अब आप विश्वास नहीं करोगे, 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहा है। 7 दिन कैसे? लेडी थी अराउंड 65 ईयर ओल्ड, उनको सेम चीज़ हुआ। उनको कहा कि आप या तो वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे हमारे साथ रहेंगे, और आपको इस अकाउंट नंबर पे इस बैंक में जाना है, इस अकाउंट नंबर से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। वो लेडी गई, उन्होंने 13 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, वापस आई, तब जाके उन्होंने हमें अप्रोच किया। बट तब तक तो मोरलेस काफ़ी देर हो चुकी थी। इस तरह के केस में लोगों को फंसा लिया जाता है। वो पूरा ऐसे पुलिस के कपड़े पहन के बैठा रहेगा, बात भी ऐसे ही करेगा जैसे कि उसको पता है सारा कुछ, और ही विल शो यू कि तुम्हारा ये डिटेल है हमारे पास एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जनरली नॉर्मल पर्सन वुड, पुलिस को देख के अपन लोग डर जाते हैं, एंड दैट मेंटालिटी कम्स इनटू द प्ले जब ये सब चीज़ें होती हैं, और लोग डर के जो वो कह रहे हैं। नॉर्मली 5, 10, 50, 70, 80 लाख ये वैल्यू अपर लिमिट कोई नहीं है, बट हज़ारों वाला केस का स्कैम नहीं है ये लाखों में ही शुरू होता है। एल्डरली कपल्स होते हैं। कई बार तो एक स्कैम, एक केस ऐसा भी था डिजिटल अरेस्ट में, जहाँ पे कहा गया था कि दोनों कपल पहुँचे बैंक में,
बैंक के कैशियर को लगा कि कुछ अजीब बात हो रही है। कैशियर ने मैनेजर के साथ बात करवाया, तो मैनेजर ने कहा कि आप बताइए कि क्या केस है। वो कह रहे हैं कि बाहर 3 लोग खड़े हैं पुलिस वाले, वो कह रहे हैं कि पैसा लाओ, कैश में दो मुझे और कैश में हम लेके जाएंगे। तो उन्होंने असली पुलिस को बुलाया है, बैंक वालों ने। असली पुलिस ने कहा कौन है और फिर अरेस्ट किया गया है। ये तो मीडिया में मिल जाएगा आपको। दैट इतना, वो कहते हैं ना कि वश में कर लेना, वो वश में कर लेते हैं एंड यू फील दैट यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। उस केस में स्काइप कॉल बात हम कर नहीं पाए, नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर करता। जो मेरे साथ हमारी वाइफ के साथ हुआ ना, उस केस में स्काइप कॉल हो नहीं पाई फॉर सम रीज़न। मतलब मैंने छोड़ दिया, ऐसे इग्नोर कर दिया हमने। वाइफ आया होगा या नहीं आया होगा, व्हाटएवर। बट जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता, पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है कि आपने फेडेक्स का कुछ यूज़ किया ही नहीं है, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। इन केस हुआ भी है तो उसको पता रहेगा उसने किया है। उसके सच में उसके सच में ड्रग्स पकड़े गए हैं। जनरली 99% केसेस में ये झूठी होता है। तो डोंट गेट, डरना नहीं है बस। ये डर पे खेलते हैं आपके। जो होता है ना कि किसी और तरह से नहीं फंसा सकते, तो डर चलता है। काम दाम क्या होता है, साम दाम दंड। तो बस तो आपको डरना नहीं है, तभी हम नहीं डरते हैं। और जो पुलिस वाले के साथ हो, उन्होंने बड़ा फन में डाल दिया, उसकी वीडियो देखी हमने। हाँ, तो वो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया फिर कि वो उनके साथ भी स्कैम कर रहे थे। और जो साइबर क्राइम है ना हमारा, I4C कहते हैं शायद इसको। ओके, इस I4C को होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। होम मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को स्टेट लेवल पे बाइफरकेट किया हुआ है। हर स्टेट अपने लेवल पे आज की तारीख में हायरिंग मोड में चल रही है। मतलब अभी पंजाब में भी 800,000 साइबर पुलिस ऑफिसर्स का ज्वाइनिंग हुआ है एंड एवरी स्टेट इज़ डूइंग इट। मेजरली अच्छा काम कौन कर रही हैं स्टेट्स? हैदराबाद में आप आंध्र प्रदेश या तेलंगाना लगा लीजिए, कर्नाटका अच्छा कर रही है, साउथ की 3-4 स्टेट्स, केरला अच्छा कर रही है। मतलब इन लोगों के केस में अगर साइबर स्कैम हो भी जाता है ना, वी हैव सीन इंस्टेंसेस वेयर 80, 90 एंड इवन इन सम केसेस 100% ऑफ द अमाउंट इज रिकवर्ड। जब हमारे पास साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है ना, हम सबसे पहले पूछते हैं कि स्टेट कौन सा है। उससे हेल्प ये हो जाता है कि हम कितने श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि चांस है। अब इस केस में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि दिस इज अ स्टेट ड्रिवन थिंग। मतलब नेशनल लेवल पे कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि अगर कर्नाटका में इशू हुआ है और स्कैमर पंजाब में बैठा है, तो अब कर्नाटका पुलिस को पता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा मैनेज फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेकिंग दोनों साइड से करनी पड़ेगी और एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ है। सेंट्रल अथॉरिटी होती तो एक सेंट्रलाइज कर्नाटका पुलिस अगर इसको सेंट्रल अथॉरिटी को कहती, इधर से ये लोग इनको कहते पंजाब वालों को, things would have been much easier to manage. But अभी के लिए this is a very new thing for cyber police as well to do. उनको भी नहीं पता था कि इतने स्केल में इतना कुछ हो जाएगा। मेरे को ऑनेस्टली ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में नॉर्मल पुलिस मैन जितने होते हैं किसी भी स्टेट में, उससे कितने ही ज़्यादा लोग साइबर पुलिस में होंगे। उनका बैकग्राउंड चेक भी उस हिसाब से होगा, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उस हिसाब से होगी एंड देन उनका काम भी मच मोर क्विकली करना पड़ता है बिकॉज इन दिस केसेस जितना जल्दी आप अकाउंट में कर पाएंगे, इनको अकाउंट फ्रीज करना होता है सबसे पहला, और एक अकाउंट फ्रीज नहीं करना होता है। चोर किस तरह से काम करते हैं? चोर एक अकाउंट में पैसे डालेगा, अभी अकाउंट भी किराए पे होता है, उसका खुद के नाम पे नहीं होता है। मतलब जो नॉर्मल जैसे लोअर क्लास के, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, उनके नाम पे अकाउंट खोल लेंगे। 1000 अकाउंट खोल लिए, 500 अकाउंट खोल लिए, कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन, सबके अकाउंट खोलिए और सबको कहा ये कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आया तो 100 रुपया आपको मिलेगा। ओके, अच्छा है, बढ़िया है। अब किराए पे ले लिया, यूजर नेम, फ़ोन, पासवर्ड ले लिया, फ़ोन नंबर उसका, सब कुछ अपने नाम पे। अब मान लीजिए कि किसी का 1 लाख का स्कैम हुआ है, आगे 5 अकाउंट और रखे होंगे, एक नेटवर्क होता है, 20 हज़ार 5 अकाउंट्स में जाएंगे, फिर आगे 10 अकाउंट्स और रखे हैं, 10 हज़ार करके और जाएंगे। इवेंचुअली ये एक 8-10 चेन का साइकिल बनता है। लास्ट स्टेज होती है, उसमें पैसा ATM के थ्रू कैश में निकाल लिया जाता है इवेंचुअली। अब साइबर पुलिस का काम, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको ये देखना है कि ये वाला ट्रांजैक्शन आईडी जो 10,000 रुपये का था, बट 10,000 नहीं पड़ा, इसमें तो 1 करोड़ पड़ा है, क्योंकि स्कैमर ने तो स्कैम बहुत सारे किए हैं। तो ये पैसा कहाँ है और कौन से अकाउंट हैं? तो इनको इस सारे अकाउंट को एक बार में ही फ्रीज करना पड़ता है। और ये अकाउंट ज़रूरी नहीं कि एक ही बैंक के हों, अलग अलग बैंक्स के होते हैं, तो अलग अलग बैंक्स को नोटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले फ्रीज करो, फ्रीज करो, फ्रीज करो, ये फ्रीज करवाते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि हाँ जी अब बताओ कि क्या है। तब तक शायद ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, इट इज़ वेरी क्विक, यू डोंट हैव टू डू मच ऑफ वर्क इन दिस। 1 घंटे के अंदर पता नहीं कि एक अकाउंट से कौन से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो चुका है और वो कैश निकल चुका है। इस चीज़ से बचना ऑलमोस्ट टफ हो जाता है। जितनी जल्दी किसी के साथ स्कैम हो
जल्दी से जल्दी साइबर पुलिस को रिपोर्ट करें। नहीं पता, जैसे हम असिस्ट करते हैं कुछ लोगों को, आप अपने हिसाब से कीजिए, किसी को जानते हैं उससे हेल्प कीजिए, बट इसका इंतज़ार मत कीजिए कि कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। बैंक में फ़ोन मत करें, बैंक वाले आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाले जब तक पुलिस नहीं कहती है। सबसे पहले 1930 1930 पुलिस का फ़ोन नंबर है साइबर का, उनको फ़ोन करें, उनको केस बताएं, समझाएं, प्रूफ भेजें, वो आपको रिटर्न में भी शिकायत करवाएंगे। जैसे ही उनको ये चीज़ मिल गया, दे विल फ्रीज दैट अकाउंट, एंड अकाउंट जैसे फ्रीज होता है उसके कुछ पॉइंट इन टाइम के बाद आपके पैसे की रिकवरी आ सकती है। आस में मत बैठें, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। मतलब ऑनेस्टली 2-3 महीने अगर हो गए हैं, फिर 10% चांस ही है शायद कि रिकवर आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखो, आपको अगर कहीं गलती से 2500-50 रुपये अपने यूपीआई में आ जाते हैं, हाँ, प्लीज़ मेक श्योर करें कि बैंक को मेल लिख दो हाँ, कि मेरा पैसा नहीं है। कई बार ये स्कैमर आपके अकाउंट में पैसा फेंक देते हैं जब उनको, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर तो एक्सपोज्ड है, जिस फ़ोन नंबर पे यूपीआई चल रहा है वो एक्सपोज्ड है, वो आपके फ़ोन नंबर पे पैसा फेंक देंगे। जब फ्रीज का वो तांडव चल रहा होगा ना, तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज़, जिस अकाउंट में यूपीआई चल रहा है, मैं डरा रहा हूँ यार, जिस अकाउंट में यूपीआई चल रहा है उस अकाउंट में पैसा कम से कम रखें। फ्रीज हो गया टफ है। ओह, अनफ्रीजिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब। बट वो हमारे अकाउंट में क्यों फेंकेगा ऐसे पैसे यूपीआई? भाग रहा है, पता नहीं है, अपना अकाउंट नहीं लेके आना, आगे कैसे ट्रांसफर करूं। मेरे को खुद आए हैं 25 रुपये आए हैं, एक पर 39 रुपये आए हैं। मैंने साथ के साथ बैंक को मेल लिखा है, मेरे नहीं है, रखो अपने पास। अब जब देखो फ्रीज तो भी होएगा, लेकिन आप अनफ्रीज करवाने के लिए आपके पास प्रूफ है। हमारे पास एक केस आया था, वो कह रहा है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया सर, मेरा अनफ्रीज करवाओ। अब फ्रीज तो स्कैमर का होता है, तो हमने कहा कि तुमने स्कैम किया होगा। कहते नहीं सर, मुझे ना पिछले महीने ₹1,00,000 आया था। मैंने कहा ₹1,00,000 आया था, तुमने बताया नहीं किसी को? कहता नहीं सर। वो अंदर वो हो गया लालच। तो फिर हाँ, अब ₹1,00,000 आया तो बैठा रहा वो। अब उस केस में वो पकड़ा गया है, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब उसके अकाउंट में तो उसका पैसा भी पड़ा था। एवरीथिंग गोज। अब आप स्कैमर ही हो, उसके बाद आप स्कैमर बन जाते हो, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपने पैसा तो आया है ना। हाउ वुड यू प्रूव दैट मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ? मेरे अकाउंट में वैसे पैसे आए हैं लास्ट मंथ, आई डोंट नो किसके हैं वो। आई थिंक मुझे भी एक्शन लेना चाहिए। आपको सिर्फ एक मेल करनी। देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जैसे आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा आया ना, आपको 1 लाइन ईमेल लिखनी है अपने बैंक को सपोर्ट में कि देखो जी, ये पैसा ये अकाउंट नंबर में इस तारीख को इतने बजे आया है, इस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ। दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू मी, प्लीज टेक द नीडफुल एक्शन, थैंक यू, योर नेम। बस बैंक के एक्शन लेता है फिर इस पे? वैसे बैंक लेगा, उसकी आपकी चॉइस है, उसकी चॉइस है। Okay. बैंक ले ना ले, पैसा रिवर्ट करता है वापस ओरिजिनल अकाउंट में हमारी डालता है। सेफ्टी हो जाती है बेसिकली। कल को इन केस भगवान ना करे बट अकाउंट अगर फ्रीज हो गया, तो उस केस में आपने वो ईमेल दिखानी है, आपका अकाउंट साथ के साथ अनफ्रीज है। ये केस आने लगे हमें फ्रीज अकाउंट के, तो ही मैं बता रहा हूँ कि भाई फ्रीज के क्यों आएंगे एक नॉर्मल इंसान को, बट ऐसा होता है, तो इस तरह के स्टेप लेने जरूरी हो जाते हैं। तुम्हारे पास भी कॉल आई थी? मेरे को ना भी एक और आपको बताना था, एक और तरीके का स्कैम चल रहा है, बट पैसे आते हैं इससे। मुझे अपना एक वो याद आ रहा है, जब हमने एक न्यू अकाउंट खोला था देवीगढ़ वाला। हाँ, उसमें 50,000 तो आए उसमें थे। क्या हर मंथ 50,000 आ रहे थे। 50,000। तो और उस पे लिखा होता था सैलरी, और हमने आई थिंक बैंक में बताया भी कि यार ये ना ऐसा हो सकता है यार किसी गरीब की सैलरी आ रही हो, या किसी कंपनी की बंदे ने छोड़ दिया हो और फिर वो अकाउंट ऐसे हो गए। हमने सोचा यार 50 हज़ार आ रहा है, तो ही सेड कि मैम आ ही रहा है, जा तो रहा नहीं है, छोड़ो परे आप। मतलब हमने ऐसे ऑफिशियली इतना रिटर्न में नहीं जाके किया, जस्ट ऐसे जैसे होते हैं जो अकाउंट खोलते ही हैं, मतलब मैनेजर नहीं, जो नॉर्मली अकाउंट खोलते हैं, वो कहते हैं मैम आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हमने कहा ठीक है, अभी हम क्या बट एक कर रिटर्न सकते हैं। प्रूफ होना चाहिए, एज यू आर रिटर्न ही होना चाहिए जी। अगर मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ तो आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन एज वेल राइट अवे, कि आपको अगर आप क्लीन हो, आपको आइडियली क्या करना चाहिए साथ के साथ। अदरवाइज अगर जो क्लीन नहीं है उसका तो पता ही है, फिर वो प्रूव भी नहीं कर पाएगा अपने आप को। राइट। एक और स्कैम कैसा चल रहा है अभी, मेरे हस्बैंड के पास वीडियो कॉल आई व्हाट्सएप पे, उन्होंने पिक कर ली। कई बार ऐसे होता है, हमारे रिलेटिव्स भी कर देते हैं, किसी ने नंबर चेंज किया है फैमिली ने, तो उन्होंने हेलो हेलो किया, हाँ जी कौन बोल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कैमरा पे। फिर उसके बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप पे एक वीडियो आती है, ऊपर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं हेलो हाँ जी, और वो उस टाइम पे ना नींद में थे, उन्होंने ऐसी कॉल उठाई, नींद में शक्ल भी ऐसी होती है, और नीचे एक ऐसे फोन साइड से कुछ उठा के लगाया हुआ है। और फिर हमारे पास एक कॉल आता है, ट्रू कॉलर पे उनका नंबर आता है, रोहिणी सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन, पूरी वो लगी होती है। कॉल करके बोल रहे हैं कि आप
कौन बोल रहे हो? फ़ोन मैंने उठाया उस टाइम, उनका फ़ोन मेरे पास है। मैंने कहा मैं उनकी वाइफ़ बोल रही हूँ। कहते हैं आपके हस्बैंड के खिलाफ़ कंप्लेन है कि वो लड़कियों को गलत-गलत कॉल्स करते हैं, हमारे पास प्रूफ़ है। ऐसे पहले तो उन्होंने ये बताया भी नहीं, कहते उनसे बात कराओ अभी। मैंने कहा वो अभी है नहीं। कहते और उन्होंने बहुत ऐसे बोला, मैं बात खुद भी भी ऐसे डर करेंगे गई वो। हाँ, कि फालतू बकवास ना करो, ये पुलिस स्टेशन है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट बात कराओ। मैंने कहा यार हाँ, पुलिस वाले होते तो रूड हो सकते हैं, मतलब हमें क्या पता, मूवीज़ में देखते भी हाँ। हैं। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने कुछ किया है, किसी के पैसे-वैसे लिए हैं, दिए हैं, मतलब मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है बंदा? कि नहीं यार ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर उसका दोबारा फ़ोन आया, कहते अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, लड़की को इसी टाइम 50,000 रुपए डाल दो। मैं कहा यार क्या किया है? फिर मैंने कहा मुझे केस तो बताओ। फिर मुझे डांट रहा, बहुत रूडली बात कर रहा है। और मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, सच में ऐसे लग रहा था उस टाइम पे कि भी वो सच बोल रहा है, पक्का इसने कुछ किया है जो मुझे बता नहीं रहा किसी के साथ, या फिर मतलब या किसी मतलब ऐसे हो जाता है कि किसी को पैसे दे दिए, ले लिए ऐसे। फिर मैंने कहा तुम सच बताओ। मैं कहा सर आप मुझे पूरा केस बताओ, अभी वो है ही नहीं। कहते उन्होंने एक लड़की के साथ वीडियो कॉल करी है ऐसे करके, और नहीं तो हम केस डाल देंगे, अंदर कर देंगे। फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने बताया ये केस था ऐसे करके। अदरवाइज मतलब मैं इतनी अपने आप को सोचती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, टेक हूँ, मैं भी फंस गई थी उसमें। और बंदा, ये तो चलो हमें पता ही है कि बंदा क्या करेगा, तुम ऑनलाइन डाल दोगे, साफ पता लग रहा है, एडिट है नीचे, मेरी वीडियो के नीचे छोटा सा तो कुछ भी क्लिप आप लगा दो, उसमें क्लिप करके रेक्टेंगल में। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये हमारे पेरेंट्स एज के होते, वो तो हाँ, डर जाते करेक्ट। कि यार हम मतलब, है ना, करते ही अंकल हैं। अंकल वगैरह होते हैं जैसे। ऐसे स्कैम होते हैं जहाँ पे कहते हैं कि आपका बेटा ड्रग्स में पकड़ा गया है हाँ जी। और अगर आपको छुड़वाना है तो आपको इस अकाउंट में डाल दीजिए, या आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आप इस हॉस्पिटल में हैं, आप कीजिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत तरीके हैं। देखो, इनसिक्योरिटी क्रिएट करना है। अब इसमें कोई ज्ञान नहीं दिया सकता कि ये कर दो तो ये हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ऐसा हुआ है तो एटलीस्ट अपने बेटे को फ़ोन कर लो। और इस तरह के केस में देखो, प्रॉपर स्कैम होता है ये। यू जस्ट आस्क के सर 2 चीज़ें कीजिए। एक तो मुझे आईपीसी का कौन-सा सेक्शन लगा रहे हैं आप वो बता दीजिए, अभी बता दीजिए। और दूसरा रिटन कंप्लेंट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम करते हैं सर, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा वकील भी बात कर लेगा आपसे। गलती से डर में आके किसी को कोई पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस कहीं पे भी किस तरह से ऐसे पैसे माँग के आपको फ़ोन पे रिकॉर्डेड लाइन पे कह के कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, इतने पैसे दे, कोई पुलिस वाला, चाहे देखो सब सही होते हैं और कुछ होते हैं चलो, बट वो फ़ोन पे नहीं बोलेगा। इतनी सेंस तो है। तो किसी भी तरह से इम्पर्सनेशन करके कोई ऐसे बोल रहा है, ना तो वो आईपीसी को सेक्शन बता पाएँगे। और जेन्युइन पुलिस आपको कभी भी इस तरह से पैसे माँगेगी नहीं कि कह के कि आप ये कर दीजिए तो केस सही हो जाएगा। तो बस आपको ना उस टाइम पे अपनी इमोशंस को, ये कहना आसान है, करना मुश्किल, बट अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ना तो लालच आए इस तरह के केस में, ना कोई डर आए, ना कोई फ़ियर, कुछ भी नहीं आना चाहिए। यू जस्ट हैव टू आस्क सम सेंसिबल क्वेश्चंस। मैं कहूँगा कि आप अपने एल्डर्स को बता के रखें हमेशा, जो भी देख रहे हैं या व्हाटएवर, कि इस तरह के फ़ोन से, किस तरह से भी चीज़ से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई फ़ोन पे आपसे पैसा माँग रहा है, 100% स्कैम है। मैं 99.9 भी नहीं बोलूँगा इस केस में। तो यू डोंट हैव यू आप सिर्फ फ़ोन काट भी देंगे, ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। फ़ोन काट के ब्लॉक भी कर देंगे ना आप, क्या हो जाएगा? अगर सच की पुलिस है तो घर पे आएगी ना, नहीं है तो झूठा है। राइट। आप ब्लॉक कर दीजिए। ऑनेस्टली इस चीज़ से बचे रहने के लिए और अपनी एनर्जी और अपना टाइम और अपने फ़ोकस को चेंज, मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों में, मैं आपको फ़ोन दिखाऊँगा अभी बाहर जाके। पिछले 1 साल से अननोन नंबर अगर मेरे को आ रहा है कोई, मैं फ़ोन उठाता ही नहीं। अगर मेरे पास नंबर सेव्ड है तो फ़ोन उठाता हूँ। अगर अननोन से आता है, अगर उसको सच में बहुत जल्दी होगी तो मुझे व्हाट्सएप करेगा। अदरवाइज़ आई डोंट पिक अप फ़ोन्स। मैं आपको दिखा दूँगा, लाइन से रेड है। मैंने अननोन नंबर पिछले 1 साल से उठाया ही नहीं। क्यों? मुझे पता है देखो स्कैम वैम तो चलो नहीं होगा, बट मेरा टाइम वेस्ट भी होएगा फालतू में इन तरह के लोगों से। तो वी स्टॉप डूइंग दैट। तो आइडियली इफ़ इट अलाउज़, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, मत उठाइए अननोन नंबर्स। फ़ोन नंबर नहीं उठाएँगे अननोन, 100% स्कैम नहीं होगा। बट उससे कुछ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी या कुछ और चीज़ों की हो सकते लूज़ आउट कर सकते हैं आप। बट जो सीरियस है वही दे कैन रीच आउट वाया ईमेल, व्हाट्सएप, और और भी वेज है। हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड डू इट फॉर श्योर। राइट। ये चीज़ तो मैं खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ। कितना कुछ है दुनिया में, देखो कुछ लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं और कुछ बस उनका पैसा कैसे हड़पना है उस पे भी काम कर रहे हैं ना। ज़्यादातर यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। ज़्यादातर यही हो रहा है कि पैसा, वो भी है ना, फायर उनमें भी है, हाँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली उस स्कैमर में भी है। मुझे भी जल्दी से पैसा कैसे मर्जी कमाऊँ।
भाग जाना है। और जब बाहर भाग गए इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कौन सी मूवी आजकल लकी भास्कर सब कोई देख रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी दैट लकी भास्कर। या एक और क्वेश्चन है, ये आई थिंक स्टॉक प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस स्कैम सबसे रिलेटेड ही है। आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो सेफ है या उसमें उसमें भी स्कैम्स होते हैं? लाइक सी, अब मैं सिंस आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आई कांट टेल यू कि इसमें करो या उसमें करो, बट मैं खुद नहीं करता हूँ आईपीओ में इन्वेस्ट, बिकॉज आई थिंक कि चलो वॉट एवर दी केसेस मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। अब देखो आईपीओ में भी यू हैव टू बी अवेयर कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि बीएसई ने केस पकड़ा है, हर जगह मुझे स्कैम ही दिखते हैं स्ट्रेंजली। बीएसई ने केस पकड़ा है जहाँ पे ट्रैफिक सोल नाम की एक कंपनी है, उसने अपना आईपीओ डाला। अब वो कंपनी कहती है कि उन्हें एक टेक आईटी का ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसके लिए उनको 17 करोड़ रुपए लगेंगे, तो 44 करोड़ रुपए का आईपीओ रेज करना है उनको। उसके लिए बीएसई पे एक फाइलिंग करनी होती है, डीआरएचपी। उन्होंने किया, सब कुछ अप्रूव, लोगों ने अप्लाई कर दिया, लोगों के पैसे एक अलग अकाउंट में आ गए, एक एस्क्रो Okay. अकाउंट होता है, सब कुछ ठीक होने के बाद वो मिल जाते हैं उसको। जब ये हो रहा था उस टाइम पे कुछ समझदार लोगों ने शिकायत कर दी कि ये कंपनी एक्चुअली में कुछ काम करती नहीं है, और सॉफ्टवेयर तो ये हवा है, दिस नथिंग ऑलरेडी देयर। से देखो ऐसे चीज़ों को छोटे आईपीओ होते हैं 45 50 100 करोड़ या एसएमई आईपीओ होते हैं, उनको सेबी नहीं देखता, उनको एक्सचेंज देखते हैं, बीएसई एनएसई। इस केस में काम देखना था बीएसई को। बीएसई सेबी को शिकायत आई तो सेबी ने बीएसई को कहा कि देखो, से बीएसई ने इन्वेस्टिगेशन किया, ऑफिस गए, खाली ऑफिस, कुछ भी नहीं था। कंपनी से पूछा आपने आईपीओ अप्लाई किया है, आपको क्यों चाहिए? दे वर नॉट एबल टू गिव द राइट आंसर। आईपीओ एप्लीकेशन जो सारी की सारी थी उसको होल्ड कर दिया गया, जो सारे 44 करोड़ रुपए, और लोगों ने भी देखो 44 करोड़ रुपए रेज करना था, डबल ट्रिपल पैसा लगाया हुआ था उसमें, और लोग भी बस लगा ही जा रहे हैं विदाउट चेकिंग एनीथिंग। तो उस केस में आईपीओ का जो पैसा था होल्ड करवाया गया, और कुछ दिन के बाद सेबी ने कहा कि सारा का सारा पैसा रिफंड करो, जो भी इन्वेस्टर्स थे, रिफंड आ गया है सबके पास, और अभी ऑडिटिंग चल रहा है, तो अगर सही निकला तो दोबारा रेज कर सकते हैं। बट पॉइंट हियर इज कि बीएसई के केस में, अगेन मैं पहले भी बीएसई बोल रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे इट इज, बीएसई के केस में कुछ चीज़ों का गैप है जहाँ पे उनको आईपीओ के लेवल पे कुछ ना कुछ, एटलीस्ट एसएमई आईपीओ जो छोटे आईपीओ होते हैं वहाँ पे चेकिंग करनी चाहिए कि क्या कंपनी है, क्या बैकग्राउंड है। जैसे व्यू नाउ का मैंने आंसर दिया, तो इन चीज़ों में आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बस आईपीओ आ रहा है लगा दो हर जगह, कहाँ लग गया तुक्का, तो लॉटरी खेल रहे हो आप। अगर एक अच्छी समझी बूझी कंपनी जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उसका डॉक्यूमेंट देखें, खुद रिसर्च कर लें, पढ़ाई वाला काम है ना, जो होता नहीं है लोगों से मुश्किल, वो कर लें। डॉक्यूमेंट आप भी पढ़ सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं, किसी को पूछ लीजिए आसपास। अगर आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगाना है तो 5,000 रुपया देके किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो आपके एरिया में रहता है, आपके विश्वास का बंदा है, उसको देके पूछ लीजिए कि भाई इसमें मैं लगाऊं या नहीं। अगर वो बंदा कहता है कि दिस कंपनी लुक्स फाइन, अगर आपको नहीं आता वो कर देगा, देन डू दैट, अदरवाइज डोंट। यूट्यूब पे किसी ने कह दिया आपको, इंस्टाग्राम पे कह दिया इस पे लगा दो, यू डोंट नो कि क्या डील हो रखी है दोनों पार्टीज के बीच में। बिल्कुल। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कंपनी ने पे किया हो एक वीडियो के लिए कि आप पैसा ले लीजिए हमसे इतना, और आप आईपीओ का वीडियो कर दीजिए, आपके जितने लोगों ने देखा उसमें से कुछ तो अप्लाई करेंगे, बट इवेंचुअली क्या है पता नहीं। तो जो भी डिसीजन लें, देखो ये पुराने जो होते थे ना तरीके, वही तरीके हैं आज, हम यूज़ नहीं करते हैं। हम आगे हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल, इस एज में चेंज कुछ नहीं हुआ है। The actual way of applying an IPO to applying in a company to do anything in life is actual research। या नहीं आती तो उसका पैसा देके किसी से करवा लो। तो मैं ये नहीं कहूँगा आईपीओ में अप्लाई करो ना करो, पूछ के करो जिससे भी करना है। ओके। अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी अच्छे अच्छे, मतलब जिनके ना सिर्फ नंबर्स अच्छे हैं, मिलियंस में है, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो काम भी अच्छा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और ये सब। बट आफ्टर ग्रोथ दे स्टार्ट प्रमोटिंग दिस Various brands। एप्स, ट्रेडिंग एप्स और एक ओपिनियन बेस्ड एप्स। वो कहते हैं तो ट्रेडिंग भी नहीं है, तो बहुत इजी, आपको बस ओपिनियन देना, यू कैन अर्न। तो जो एप्स ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? देखो, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई ऑब्वियसली से कि किसी पे ऐसे अपने पैसे को लेके किसी पे विश्वास नहीं करना है। सिंपल है, चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, कोई भी हो, किसी की बेस पे भी। जब शाहरुख खान की मूवी अच्छी लगती है, आप बाहर आके कहते हो ना पैसे वेस्ट करती है मैंने, अगली बार आप जाओगे ना मूवी देखने उसकी, तो सोचोगे कि यार पहले मैं एक दिन रुक जाता हूँ, रिव्यू देख लेता हूँ। सिमिलरली इफ़ यू आर ट्रस्टिंग कि किसी ने कहा ओपिनियन, वो बात भी वैसे कर रहा है। शाहरुख खान तो कह भी नहीं रहा कि मेरी मूवी देख के आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप इस काम में आइए, इस ट्रेडिंग ऐप को कीजिए, बहुत ईजी है। वो तो कह भी रहे हैं ना, वो गारंटी ले रहे हैं इस चीज़ की अपने फेस के साथ।
तो हाउ कैन यू ट्रस्ट? इवेंचुअली ये तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश है ना. दे आर आस्किंग यू टू पुट मनी देयर. तो देखो ऐसा कुछ नहीं है. ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप्स हो या नॉर्मल ऐप्स हो या क्रिप्टो हो या कुछ हो, कुछ भी आसान नहीं है. ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप से कुछ होता भी नहीं है. बस ऐसे बना दिया गया है सिचुएशन ताकि लोग जल्दी आ जाएं, मास मार्केट को एड्रेस कर दिया जाए, और लोग जो बस 10 का 20 या ड्रीम 11 वाले होते हैं वो करना चाहते हैं. एक 10 गेम खेलेंगे, एक में जीत गए तो पैसे पूरे और 2 में जीत गए तो प्रॉफिट आ गया. दैट इफ अगर ये चलता तो ये सारे ही करते ना. पैसा तो कोई नहीं, हर एक को नहीं बना के जाता ना. ओनली लिमिटेड सेट ऑफ पीपल. जो पहले ना लॉटरी बिकती थी ना, वो बड़ी बड़ी होती थी. ये सेम चीज़ें हैं. इफ़ यू आस्क मी कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर एल्विश यादव आके आपको कह रहा है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, बैकग्राउंड चेक कर लो कि क्या वो फाइनेंस की बात कर सकता है. अगर कर सकता है तो शायद कर लीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए. कॉमन सेंस है. मैं तो कुछ अलग पे भी नहीं रहा हूँ आपको. बट वो इसलिए आप कर रहे हो ज्वाइन क्योंकि उसने कहा है, फिर सर आप खुद बेवकूफ़ हैं. आप कंटेंट क्रिएशन में भी आप इसमें ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग आपकी कंपनी है, बेसिकली आप नहीं करते. तो कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन पे हम वैसे ट्रस्ट कर सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे, एंड वो जो अगर कुछ प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे मैं हैं किसी की कुछ? गारंटी नहीं लेता हूँ. Honestly speaking, you never know हाँ. what changes when. See, क्योंकि जो जेन्युइन भी होगा शायद गलती वो भी कर दे कभी, जाने में या अनजाने में. तो मैं आज कह दूं कि ये अच्छा है, इसको देख लो, तो ऐसे लोग आ जाएंगे 5 कि इन्होंने हमारा करवाया था नुकसान या वट एवर. तो यार आप जिसको पसंद करते हो आप करो. कोई आपको कहे कि उसको देखो, जो आप कर रहे हो करो, बट उसको ना कंटेंट की तरफ से ही देखो बस. ओके. उस चीज़ को अगर आप बिजनेस एंगल से देख रहे हो तो बिजनेस एंगल या पैसे के एंगल पे जब कैपिटल आ जाता है ना, वहाँ पे आपको उसकी बैकग्राउंड चेक करनी है. तब आपको ये नहीं देखना कि बंदा कैसा है. तब पहले आप कंटेंट देख रहे थे, अब आपको देखना है बंदा कौन है, क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं. कोई घड़ी लॉन्च कर रहा है तो कोई टी शर्ट, कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है तो कुछ, कोई परफ्यूम लॉन्च कर रहा है. बट वाई आर दे डूइंग? आर दे जस्ट मोनेटाइजिंग देयर ऑडियंस? मतलब जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. लोग हैं जो कि इस नीश की चीज़ को पसंद करते हैं. इस नीश में अगर मैं कोई प्रोडक्ट उतारता हूँ तो क्या मैं खुद इस बैकग्राउंड से हूँ या मैं परफ्यूम कर रहा हूँ कि अर्टिस्ट ब्लॉगर का परफ्यूम ले लीजिए? डज नॉट मेक सेंस. इट हैज़ टू गो इन लाइन विद व्हाट द पर्सन इज डूइंग. इफ इट इज़ गोइंग देन प्रॉब्ली यू कैन ट्रस्ट, अगर आपको अच्छा लगता है इन्फ्लुएंसर और प्रोडक्ट भी उसी लाइन का है. अगर वो कुछ रैंडम चीज़ बेच रहा है या किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है जो कि उसकी खुद की नहीं है और उसकी पोजिशनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये पढ़ी लिखी बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है. बिल्कुल सही बात है. जैसे तो हम डिजाइनर्स हैं, अगर हम प्रमोट करें कि ऐप डाउनलोड करो, पैसे हाँ, कमाओ, तो फिर हम अपने एक तो ये दिखा रहे हैं कि भी डिजाइनिंग में पैसा नहीं है, सेकेंडली वो ऑब्वियसली हम अपने पैसे के लिए कर रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. जो कर रहा है, हम कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कर रहा है और जो उसकी पोजिशनिंग है उसके अलग चीज़ कर रहा है, हाँ. इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वो पैसे के लिए कर रहा है. वो ऑब्वियसली पैसे के लिए ही कर रहा है. बट उसने अपने आप को इतना अपनी ब्रांड को इतना लाइट हल्का कर दिया कि वो किसी भी ब्रांड के लिए कितने भी पैसे में बिकने को तैयार है और अपनी ऑडियंस को वो चीज़ मार्केट करने को तैयार है. इफ़ अ टीवी स्टार और मूवी स्टार प्रमोट्स अ पान मसाला, नॉर्मल इंसान उसको गलत ही कहेगा कि यार इतना पैसा कमाया, इतना ऑडियंस है तुम्हारे पास, तुम्हारा भूख खत्म होगा कभी? तुम्हारा लालच कभी खत्म होगा कि तुम इस लेवल पे आ गए हो कि तुम्हें पान मसाला बेचना पड़ रहा है जबकि तुम्हें पता है कि उससे कैंसर होता है. योर वन एड विल एक्चुअली किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर योर फैंस. हाउ, मतलब इससे दरिंदगी और क्या हो सकती है? इससे बुरा और क्या हो सकता है कि यू आर किलिंग पीपल हु लव यू, who adore you, who worship you. सेम गोज फॉर इंस्टाग्रामर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. छोटे लेवल के ही सही, लेकिन इन्फ्लुएंस तो है उनका. एंड आप उनको ट्रिप्स दे रहे हो, उनको कोर्स दे रहे हो, उनको ट्रेडर बना दूंगा कह रहे हो, या उनको गेमिंग ऐप्स बोल रहे हो, ओपिनियन ऐप्स बोल रहे हो. आपको भी पता है कि आपने खुद रिसर्च नहीं किया है जिस चीज़ को आप बेच रहे हो, तो आप क्यों किसी को प्रमोट करना चाहो? अब मैं गलत सही में ही रहूँगा यहाँ पे. इसमें मैं लीगल इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें एथिकल अनएथिकल की बात है कि आप मोनेटाइज कर रहे हो. आपने अपनी ऑडियंस को बकरी सब्जा हुआ है, इस बकरियों को इधर भेज दो, इस बकरियों को इधर भेज दो, जो मेरा पैसा आता रहे, बाकी दुनिया गई क्रूड ऑयल लेने. क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, तो हम क्रूड ऑयल बोलते हैं. That's why. So, इतना दिमाग प्लीज थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा. मैं सिर्फ स्कैमर्स को कैसे कह दूं कुछ, हम भी तो पैसे दे रहे हैं. तो जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल लोग हैं, प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करें. कोई भी कंटेंट को देखें, उसको सिर्फ कंटेंट के फॉर्म में देखें. जब अपना पैसा लगाना है तो अपनी अकल भी लगा लो थोड़ी सी, बस.
अमेजिंग। सिंपल मैसेज। अब तो सिंपल सही। मैसेज। कहीं पैसा लगाना है तो साथ में अक्ल भी लगाओ। हाँ, ज़्यादा महंगी नहीं है। आपकी अकल आपके पास नहीं है तो फिर पैसा भी आपके पास नहीं रहना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं। वेरी वाह। इंटरेस्टिंग। मुझे जो वैसे बेस समझ में आया कि चाहे स्कैम्स का केस है, चाहे इन्वेस्टमेंट का है, चाहे ट्रेडिंग का है, सब में अपना माइंड ओपन रखना, अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा उस पॉइंट पे हम लेजी हो जाते हैं, बट वो फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्टिव होकर चीज़ें करनी पड़ती है और बहुत टाइम लगता है उसमें। हर केस में ऐसे है। करेक्ट। एंड उसके बाद जो आपका एफर्ट लगेगा ना उस चीज़ से वापस आने के लिए, आपकी एग्जैक्टली ज़िंदगी ना, वहाँ देखो जिसके साथ स्कैम हुआ होता है, हम बात करते हैं ना, हमने टीम को सिखाया जब तुमने बात करनी है ना, मैं स्क्रिप्ट है एक, हम उसको ओके स्क्रिप्ट सिखाते हैं कि आपने यूजर से बात कैसी। सेल्स टीम तो है नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर टीम दैट टॉक्स टू पीपल जिनका स्कैम हुआ है। इंटरव्यू हम पूछते हैं, डिफाइन एम्पथी, दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस, कि अगर तुमने कॉल करना है, तुम्हारी कॉल ये होती है कि मैं असीम जुनेजा बोल रहा हूँ और डिजिटल ब्लॉगर फ्रॉड फ्री टीम से, आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड हुआ है सर, आप इत्मीनान के साथ प्लीज़ डिटेल में मुझे बताइए कि साथ क्या हुआ, मैं सुनने के लिए हूँ, और तुमने चुप कर जाना है और उसको बोलने देना है। अगर वो बोल नहीं पा रहा है, सर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि वो शायद ना उसकी, जिसके साथ 5 लाख का स्कैम हो गया और उसके पास शायद 2 लाख थे, उसकी ज़िंदगी रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो पीछे जाना चाहता है उस मोमेंट पे जहाँ पे उसने वो फैसला लिया था कि चेंज कर दे, वो कर नहीं पाएगा। वो शायद रियलिटी को पहले ना डिनायल होता है, सबसे पहली चीज़ डिनायल होती है कि हुआ नहीं है मेरे साथ, सबसे पहले डिनायल होता है। धीरे धीरे 8 स्टेजेस हैं जहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है। यहाँ पे इस बंदे ने किसी को नहीं बताया है कि उसका स्कैम हुआ है, घर पे नहीं बताया है, फैमिली वाइफ को नहीं बताया है, दोस्तों में आउटकास्टिंग हो जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे कि इतना समझदार बनता था बेवकूफ़ बन गया। अब यहाँ पे अगर हम भी, हाँ सर बताओ सर, अगर अजीब तरीके से बात करेंगे तो वो बंदा शायद खुलेगा ही नहीं। तो हम कहते हैं भैया आराम से टॉक टू दैट पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ प्रोबेबली नॉट ओपनड अप हिमसेल्फ टू एनीवन। वी नीड टू नो द स्कैम सो दैट वी कैन हेल्प। हमें समझना पड़ेगा, अगर हम केस नहीं लेते हैं ना, इसमें एवरीबडी इज लूजिंग आउट एक्सेप्ट द स्कैमर। केस लेना ज़रूरी है, तभी हमने 499 बोल दिया कि भाई तुम केस दो, लेट्स ट्राई एंड फाइट फॉर दिस। अब इसको हम फ्री में नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास स्केल है। 2 साल तक हम फ्री में कर रहे थे छोटे स्केल पे। नाउ वी हैव ए टीम जिसको ऑपरेट करना है, रन करना है, और पूरा पहले हम सिर्फ गाइड करते थे, ये 5 चीज़ें कर दीजिए पहले ये, अब हम खुद करके दे रहे हैं ऑपरेशनली। मतलब जिसका स्कैम हो रहा है वो खुद कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ डिटेल बताता है और हम करते हैं। अब आपको आता है, गूगल से खुद देखिए, आप खुद भी कर लीजिए। हम वेबसाइट पे लिख देते हैं asimjuneja.in पे कैसे कर सकते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया। बट करिए, क्योंकि स्कैमर तो आएंगे। अगर आपने नहीं रोका, पहले तो स्कैम मत होइए, अगर हो गए हैं तो प्लीज़ टेक एन एक्शन। तो इसलिए हम सेल्स टीम को, या इस केस में फ्रॉड फ्री टीम को भी बड़े एहतियात से बात करना समझाते हैं। मैं आपका क्वेश्चन भूल गया एक्चुअली। क्वेश्चन कोई था ही नहीं। आई वाज सेइंग कि इस पूरी कन्वर्सेशन से यही समझ आया कि चाहे हमारे साथ स्कैम्स की बात है, चाहे कुछ स्कैम्स ऐसे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं हमारे साथ स्कैम हो गया, कुछ में हम खुद जाके फंसते हैं, हाँ, खुद हमारे जाके पैसे ये कर दो। तो सबके अंदर मेन यही है कि भी लालच ना करो, जल्दीबाजी ना करो, गो स्लो एंड अपना रिसर्च करके करो। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो आज भी जायज़ है, हमेशा ही रहेगा, हमेशा। राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब हम स्टार्ट कर रहे थे मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग काफ़ी दूर रहे हैं इन सब से, बट आज इसके बारे में काफ़ी मुझे लग रहा है ऑथेंटिक नॉलेज मिली है। प्लस फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में, मतलब हमारे साथ 2-3 तरीके के हुए हैं, बट कैसे हो सकते हैं करेक्ट। और कैसे लोगों के साथ होते हैं उसके बारे में नॉलेज मिली है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ ओवरऑल। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, सीरियसली। जिस डेप्थ के साथ आप जा रहे हो, क्योंकि यू ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ। कई कोई चीज़ें हैं तो मैंने शायद किसी से डिस्कस भी नहीं की है जो यहाँ पे की है। तो मुझे लगा कि यू काइंड मेड श्योर दैट आई हिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्मल पास्ट एंड द करंट लाइफ आज की तारीख में जो जी रहे हैं। क्योंकि इस तरह की डिटेल डिस्कशंस एंड इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन, एक तो होता है ऊपर ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा, एक है क्वेश्चन है, बट देन वी गेट टू द डेप्थ ऑफ इट। मतलब आज in this kind of conversation I kind of understand about myself as well कि now we have gotten to a space जहाँ पे हम स्कैमर की मेंटालिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं, और इस डिस्कशन में वो चीज़ निकल के आई है। बट थैंक यू सो मच, यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड आप हर तरह की इंडस्ट्री को टच कर रहे हो, जिसको लेके आते हो दैट ऑल्सो इज़ हेल्पफुल, बट टू योर
जिसको पॉइंट करते हो टू द मास ऑडियंस, उनमें भी आई एम प्रीटी श्योर आप लोग अपने कंटेंट से बहुत डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। थैंक Thank यू you सो so मच, much. दैट मीन्स अ लॉट। आई होप कि इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला एंड आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड्स एंड स्कैम्स एंड ऑल्सो बी अवेयर वाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आपकी इस एपिसोड को लेके कोई भी स्पेसिफिक कमेंट्स या फीडबैक्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड ऐसे और एपिसोड्स के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल शैलोनिशा पॉडकास्ट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।